हेलो। हेलो। योगेश, आवाज सुनाई दे रही? हाँ जी सर, आ रही है आपकी आवाज़। योगेश। हेलो सर, आ रही है आवाज़। हाँ, ठीक है। ठीक है, ओके। हेलो पार्टिसिपेंट, टुडे विल बी क्लास ऑन द एचपीए रिपेयरिंग। ठीक है। द वेंडर ऑफ headset is just coming within 5 minutes. Then we will start the session. We have also recorded some video of repairing of HPO with the headset people. So meanwhile, if you would like, we can play back the glimpse of this video so that you can your time will not be get spared. तो मैं एक वीडियो आपके सामने चला देता हूँ, जब तक 5 मिनट में हम लोग सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान ये रखना चाहिए कि हम लोग अकेले काम ना करें इस पे। कभी भी कितना भी इमरजेंसी हो तो आप इक्विपमेंट ऑन करने से पहले यू शुड हैव समबडी इन योर रूम हु इज एटलीस्ट एबल टू स्विच ऑफ द एमसीबी इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी। कुछ प्रिकॉशंस है जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ आपको। पहली बात तो अकेले काम नहीं करना है। दूसरी बात, ये जो एक्स्ट्रा मेटेलिक पार्ट्स हम पहनते हैं हाथों में, जैसे घड़ी हो गई, ब्रेसलेट हो गया, रिंग्स हो गया, अगर आप इसको लेके ट्रबल शूट करना चाहें, हाथ डालें, तो ट्रबल शूट होने की बजाय आपको प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी उसमें। यू विल टच सम ऑफ द कंपोनेंट एंड देन इट विल गिव प्रॉब्लम टू योर इक्विपमेंट एनी फर्दर। तीसरी बात, वी शुड हैव हेल्दी रेस्पेक्ट फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। आपने स्विच ऑफ कर दिया, ऑफ करने के बाद सीधा हाथ डाल दिए, वो गुड प्रैक्टिस नहीं है। There are capacitors which holds voltages for long time. टॉप कवर रिमूव करने के बाद जो हम काम करने जा रहे हैं उसमें जो अहम बातें हैं प्रिकॉशन के लिए, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। किसी भी इक्विपमेंट में हम जब काम कर रहे हैं, दे आर रनिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी, सो देयर आर सर्टेन प्रिकॉशंस, दीज आर ऑल्सो मेंशन्ड इन द मैनुअल। लेकिन आपको ये पढ़ना जरूरी है कि हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी पड़ेंगी। पहली सावधानी है कि आप किसी भी चीज़ को अज्यूम करके मत चलें। हमने अपने साथी को बोला भाई जरा एमसीबी ऑफ कर देना, वो गया, क्या पता ऑफ कर पाए नहीं कर पाए, तो उसको श्योर शॉट करने के लिए आप मल्टीमीटर का इस्तेमाल करिए। देयर आर टूल्स। इसी हम जब भी ट्रबल शूटिंग करते हैं तो 3 चीज़ें होती है, एक तो अपना स्किल, दूसरा स्पेयर पार्ट्स, तीसरा है टूल्स। तो ये तीनों चीज़ें साथ होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि खाली स्किल्ड मैन को आपने बुला लिया और ट्रबल शूटिंग हो गई, ऐसा संभव नहीं है। दूसरी बात, कभी भी आप काम करें इक्विपमेंट पे, हाई वोल्टेजेस हैं, दीज आर रनिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी, कभी भी आपको माफ़ नहीं करता वो। तो नेवर एज्यूम एंड देन डोंट वर्क अलोन। कोई ना कोई एक आदमी आपके साथ होना चाहिए जो आपको हेल्प कर सके, इमरजेंसी में आपके काम आ सके। कोई भी लेमैन भी होगा तो चलेगा, एटलीस्ट कम से कम इतना हो कि इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी आपको कम से कम जाके एमसीबी तो ऑफ कर देगा। उसके बाद कुछ और प्रिकॉशंस हैं, जैसे कि आप काम कर रहे हैं तो अपने हाथ में जो एक्स्ट्रा मेटेलिक कॉन्टैक्ट्स हैं उसको इस्तेमाल ना करें, जैसे रिंग हो गया, ब्रेसलेट हो गए, रिस्ट वॉचेज हो गए। इन चीज़ों को लेके अगर आप ट्रबल शूट करने जाएंगे तो जहाँ जहाँ आप ट्रबल शूट करना चाह रहे हैं उससे प्रॉब्लम आपकी और बढ़ जाएगी। इट कैन गिव यू एक्स्ट्रा अनवांटेड कॉन्टैक्ट्स एंड देन यू एंड अप हैविंग बर्न कंपोनेंट्स और सम अदर प्रॉब्लम अराइजिंग बिकॉज ऑफ दैट। उसके बाद है कैपेसिटर का बता दिया हमने, वो वोल्टेजेस होल्ड करते हैं तो आप उसको डिस्चार्ज करके काम करें। फिर हाई वोल्टेजेस चूँकि एसी है या डीसी भी है,
हमें राइट हैंड, लेफ्ट हैंड की जगह राइट हैंड यूज़ करना चाहिए. यू ऑलवेज यूज़ राइट हैंड बिकॉज द हार्ट इज़ लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड. इलेक्ट्रिसिटी कभी भी फ्लो होती है तो वो शॉर्टेस्ट पाथ लेता है. ऐसा नहीं है कि आपके हार्ट को बाईपास करके उस तरफ से फ्लो करेगा. सो इफ़ यू यूज़ योर राइट हैंड, अगर आप दाहिना हाथ इस्तेमाल करते हैं तो रिस्क थोड़ा कम होएगा. इट्स अ मैटर ऑफ ओनली मिली सेकेंड टिल द पर्सन डाइज. तो जितना कम करंट फ्लो हो आपके बॉडी से, अगर मान लो इफ एट ऑल यू आर एक्सपोज टू इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए हमेशा राइट हैंड इस्तेमाल होना चाहिए. अजम्पशंस नहीं होने चाहिए कहीं पे भी. उसके बाद जो प्रिकॉशंस और भी हैं वो इस इक्विपमेंट में हैं कि दिस ऑल्सो जनरेट्स, अदर देन द इलेक्ट्रिसिटी, दिस ऑल्सो जनरेट्स हाई रेडिएशन. तो दो तरह के रिस्क हैं इस इक्विपमेंट में. एक तो हाई वोल्टेज का मैंने बता दिया आपको. दूसरा है कि रेडिएशंस. तो रेडिएशंस का मेरे ख्याल से आप लोग दूरदर्शन आकाशवाणी में तो पता होगा, देर आर सो मेनी रेडिएशंस ऑलरेडी प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट. सबसे पहला तो ऑल इंडिया रेडियो का रेडियो है, सब लोग एक्सपोज होते हैं. उसके बाद पुलिस वायरलेस है, पेजर है, वाकी टॉकी, और उसके बाद आज तो मोबाइल भी आ गया. तो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से जो फिक्स किया गया था, IEEE ने किया था, 10 मिलीवाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये डेंसिटी होती थी पहले, जो आदमी के लिए सेफ था. अब उसको घटा के उन्होंने 1 मिलीवाट कर दिया है. तो उसका रिपरकशंस क्या है एक्चुअली. जो इलेक्ट्रिसिटी का जो खतरा है वो इमीडिएट है, प्रॉम्प्ट है, तुरंत आपको उसका नुकसान या फ़ायदा दिख जाता है. इलेक्ट्रिसिटी अगर आप एक्सपोज हो गए तो आई मीन आइदर यू आर डेड और यू आर सर्वाइव. बट रेडिएशंस के जो इफेक्ट हैं वो पोस्ट इफेक्ट हैं. दिस इज लाइक ए स्वीट पॉइजन. इट्स कैंसरस एक्चुअली. होता Hello, friend. Now we are starting the session. Our resource person for today's session, Sri Rahul, is available. I hand over this platform to Mr. Rahul. Rahul is a director of AdSet. This is a, I think everyone is familiar with the AdSet. AdSet is a branch of CPI in India to handle the repairing of various type of the HPA, CPI, Varian, MCB, etc. If Rahul is ready, Rahul, are you ready now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now you can start. So, are we going with the video first, or I should start my lecture? You can start your lecture. Okay. Now? So I can use whiteboard. Yes, yes, yes. अच्छा, but the video का क्या होगा सर? वीडियो में बाद में प्लेबैक करूंगा आपके लेक्चर के बाद. ठीक है. ठीक है, तो क्योंकि आप चले 12:30 का अपॉइंटमेंट है ना आपका कहीं जाने का. जी जी जी. आफ्टर दैट आई विल प्ले वीडियो. हाँ, ओके ओके ओके. That's good. डेस्कटॉप से ज्वाइन करें. So, अगर किसी को आवाज नहीं जा रही तो बता दें. नहीं, आवाज आ रही है. अभी पार्टिसिपेंट भी करीब 24 ऐड हो गए हैं अप्रोक्सीमेटली. उम्मीद कितना था? Some will be add soon. I request all them to join immediately so that we can start the session. ठीक है राहुल, शुरू कर दो आप. जी जी. किन्हीं को अगर साउंड क्लियर नहीं है तो अभी बता दें ताकि बाद में. साउंड क्लियर है. मेरे एंड पे मैं चेक कर रहा हूँ आपकी साउंड क्लियर है. वो उनके एंड पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए वी कैन ओनली एडवाइस देम. So, as you all know, we are going to discuss and study about high power amplifiers used in our satellite communications. Light थोड़ा और दे देता. अरे उनको दिखता नहीं वो. नीरज सिंह जी, वेलकम. तो लैंग्वेज क्या रहेगा, हिंदी इंग्लिश या दोनों? अच्छा, मसूरी से. अच्छा, मसूरी मिक्स कर लीजिए, आप मिक्स कर लीजिए. Some people are saying in English, so primarily you may remain in English. Okay. Okay, so we have South Indian participation more, huh? Mr. GDK Chennai, Tripura, Kolkata, हाँ. ठीक है, so English will be better. So start with we are just going to give you a brief up about how the satellite communication system works.
So this is your encoder, modulator, up converter, PA. Then we give our baseband signal as mic, camera. So the input received at encoder is converted into a composite signal, right? This is basically the signals are converted, audio and videos are converted into electrical signal. And that signal is modified based on our technology requirement, technology and requirements. So that the output of the modulator is ASI, or nowadays we have got L band also. This signal is, if it is L band, the frequency will be 950 to 1650, 2150, 1750 megahertz. Or if it is ASI, then I mean, you may have the intermediate frequency. Nowadays, the signals are available even in the Ethernet LAN cable also. The output goes to the up converter. That up converter converts your frequency over up converter output is P band, or if you are using like contribution link or SNG operation, most of the time we have got KU band. So the frequency here is 5.85, 6.65 gigahertz. You should note down the units. यहाँ पे megahertz है और यहाँ पे gigahertz है. Here it is 13.75 to 14.5 gigahertz. Okay. The signal strength here itself is not strong enough to travel to the farther distance. The farther distance is, this is going to the satellite, which is far away from globe, and it has to come back to the Earth. Okay, signal here is this distance is itself is about 36,000 kilometers. So, you know, we have to use the distance velocity formula. This takes about 247 milliseconds from here to here. And from here, again, if somebody says hello, the recipient here at the transmitting end will have to spend another 247 milliseconds. So the 247 into 247, that sets about half a second, which is quite sensible time delay. That is the only disadvantage I would say that it is having. The satellite communication has that problem, but it's not a problem. With the advancement in technology, they have applied a facility like jitter, and also in case of voice calls. In voice call only we detect this delay. Otherwise, even the video, you know, video which is one way, so you don't sense that delay actually. Data itself is actually buffered and then it is passed on. So I mean that does not matter. The advantage of this satellite communication are many. First of all, you need only three things to establish a connection: transmitting station, satellite, and the receiving station. So in any network, if you have less number of components, less number of mechanism to establish a link, you will have more reliable setup. Secondly, setting up these things are not clumsy or time-taking task like laying a cable from Delhi to Jammu and then establish a connection.
Here you can simply put an antenna here and another antenna at receiving end, and then you are through. Your connections, the satellite link can be established in hours. This is cost effective also nowadays. Even the transformer fees are getting low. The capacities are more in some countries. Our nation is having still some scarcity about the cable and transponders, but that's okay. So this is the basic block diagram for a satellite communication. यार इसका कलर कैसे चेंज होगा? ये वाला देखिए डबल क्लिक करो ये होगा बस डबल क्लिक करो So we are going to focus more about this box, which is generally known as a black box. Customers hardly feel comfortable to open it and service anything. If something goes wrong, they call the service center guy or the OEM who has supplied the equipment. बट मैं समझता हूँ कि आज का डिस्कशन के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आप लोगों को भी आएगा एंड देन वी विल स्टार्ट वर्किंग अपॉन दिस एंड इन केस ऑफ एनी ट्रबल यू कैन ऑलवेज हैव ए प्रॉपर वे ऑफ कम्युनिकेशन अबाउट फॉल्ट रिपोर्टिंग भाई हमने ये देखा सो एंड सो एलईडी इज ग्लोइंग एंड दिस मींस दिस सो प्लीज कम एंड रिपेयर इट अकॉर्डिंगली सो दिस इज आवर लाइफ we come to you with the preparation of the spare parts. We come with the special tools, whichever is required, and of course we send the right person who can fix the problem. ऐसे ही नहीं कि भाई अभी जनरली क्या होता है कि भाई यूनिट वारंटी में है फोन करो यार उसको आई मीन अगर आपका एमसीबी ट्रिप हो गया आपने फोन कर दिया somebody has to run cost time and money and then the disappointment also then you feel embarrassed कि यार फालतू में बुला लिया तो प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं था. So these things are not going to happen after this discussion in the next two hours. Let us focus on this. I'm going to erase all these things. This was just a refresher for you. Okay. Oh, okay. So HPAs. सेव हो गया हाँ वो सेव अभी लास्ट में सेव कर देंगे सो द HPAs सॉरी वही है ना ब्लू आएगा ना हाँ ब्लू आएगा ब्लैक करना नहीं नहीं ठीक है ठीक है ये पतला होगा ना ज़्यादा हाँ सब मोटा हो जाएगा ये मोटा हो जाएगा हो गया ब्लैक ब्लू है ब्लू कलर हाँ ब्लू है ठीक है क्रॉस कर दो हाँ हाँ सो HPAs technology wise we have got two classifications actually there are many type of amplifiers but based on the technology these are SSPA and then the vacuum device. Vacuum we have got two classifications for commercial use, that is in television channels. One is the TWTA, second is KPA. These are based on the traveling wave tube. दूसरा है क्लस्ट्रॉन KLYSTRON. I mean, you have to apply some time common sense because handwriting whiteboard वाला नहीं आ रहा है. And this has got a looks like there is a jitter in the writing. Solid state, the SSPA stands for solid state power amplifier. Solid state is basically based on FET, field effect transistor, or MOSFET. Any technology which comes in the market has got its own advantage and disadvantage. You should not say that the SSPAs are खराब है or TWTs are good. No, depending upon your requirement, you should select the technology which you want. So I'll tell you pro and cons of both the technology. आप नोट कर सकते हो उसको. Solid state means I'll write down the features. Let us say power. इसमें लोअर है. The maximum power rated capacity
are available in the market is 400 watt, only 400 watt. Whereas in vacuum, you have got up to 3 kilowatt. So power is high. If you say efficiency is less, here it is high. You can also note down the efficiency here is maximum 15%. Efficiency means how much you are feeding the electrical energy and then how much RF energy you are getting. Output minus input. And here it is more than 25%. Then we have got size bigger. If many of you were using in northern eastern area, the equipments were supplied by us only, like places like Kohima, Aizawl. They had a 225 watt SSPA supplied by Arecom. Of course, it was CPI amplifier, but the size of that 200 watt was actually same as our CPI 400 watt TWTA. But the weight was actually double than the 400 watt SPA. So it takes a lot of heat generation to be cooled. The size is much bigger. Here the size is less. Size is lesser actually. Then we come down to Welcome to WebEx. Press 1 to be connected to your meeting. one. Okay, then we have got a special parameter called IMD. Here it is much better. Here it is lower, basically poor. This is the only parameter where a solid state seems to be better than the vacuum devices, according to technical analysis. Many of you may be knowing IMD, many of you are not knowing IMD. I'll tell you in brief that IMD stands for intermodulation distortion. So when you are putting more than one carrier, let us say you have got two carriers here. This is F1, this is F2. You will find that if you look at it, look at the spectrum analyzer, enlarge the span, you will see that here it is, and then here it is. There are notches. Okay. So here it is. I'll tell you in a practical example. If it is 70 megahertz, if it is 80, you will see that at 90 and 60, you will see that there are two notches. Now these notches are actually disturbing the people who are uplinking their signal here. आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. You will have your transmission through, no problem. But the guys who are operating at this frequency will have problem. That is why these are the regulatory issue. The government or the satellite operators don't allow you to have this notch beyond higher than defined amplitude. So amplitude कितना होना चाहिए? The amplitude between these two should be greater than or equal to 24 dB. आप नोट कर सकते हैं. So 24 dB से ये ज़्यादा होगा तो better होगा. So let us say if this is at 50, no, this is at 74. This should not be more than 50. That is how it is. It can be 40, it can be 30, even better, but it cannot be more than 50. So, बोले इसका क्या relevance है इस discussion में? Solid state versus FET, solid state versus vacuum. The
relevance is that solid state generate these notches lesser than the vacuum devices. Vacuum devices will have, if you have a 400 watt amplifier, 400 watt, then the backup that you have to maintain. Why backup? Because जितना ज़्यादा power आप लेंगे, these notches will go high and high. So you have to maintain it in such a way that this reduces. So solid state में सिर्फ 1 dB रेटेड पावर से 1 dB कम आपको लेना होगा. बट जबकि 400 वाट एम्पलीफायर में यू हैव टू डू इट -7 dB. So it means that can we calculate this? गुप्ता सर, ये इंटरेक्टिव है या ऐसे चलेगा वन साइडेड? अभी आप एक काम करो, अभी आप थोड़ा सा पढ़ा लो, हाँ. देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन. ओके, जो ठीक भी है. आपके सामने पार्टिसिपेंट दिखाई दे रहे हैं ना, उनसे आप पूछ सकते हो डायरेक्टली नाम लेके. आई होप दे आर लिसनिंग एंड दे आर नॉट स्लीपिंग. ना ना ना, ना मॉर्निंग सेशन में तो ठीक, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, मॉर्निंग वाला में इसीलिए थ्योरी रहता तो अच्छा रहता. अच्छा है. सो आप 400 वाट कंटिन्यू करिए, देन आई विल टॉक. 400 watt amplifier equates to 56 dBm. So इसका 7 dB अगर बैकअप लेना होगा, इसका मतलब 56 में से 7 घर कम करें, that becomes 49 dBm. 49 dBm is somewhere around 80 watt. 80 watt of power. So is it not foolish or funny that 400 watt का एम्पलीफायर लेके आप सिर्फ 80 watt यूज कर रहे हो उसमें से? Whereas in this case, if you have 100 watt amplifier or 125 watt for that matter, you can use up to 100 watt. You can use 100 watt output. That is 1 dB backup. So that is the only advantage that we see with in solid state amplifiers. ये राहुल जी एक बार दोबारा जरा एक्सप्लेन करोगे, ये 400 वाट में ये 7 dB बैक ऑफ ये आईएमडी की वजह से लिया क्या मतलब? जी, IMD की वजह से अगर आपने 2 कैरियर डालने हैं. हाँ, See, these things this discussion comes to picture when you are having more than one carrier. ओके. तो अगर आपका वन कैरियर सिंगल कैरियर होगा तो जा सकते हैं हम 300 वाट तक भी. carrier में you can go up to 350 watt. राइट. Okay, or basically 100%. हाँ, ओके. Again, that is for the pure carrier. If you are going with the modulated, the nature of intermodulation and nature of spectral regrowth and noise floor changes. तो आप जितना कंप्रेस करेंगे ना सर, आजकल 7/8 लेके चलते हैं या 16 समथिंग और भी है, उस जितना कंप्रेस आप करते चले जाएंगे नॉइज बढ़ता चला जाता है. दैट यू मस्ट बी नोइंग. अगर मान लो ये कंप्रेशन में मतलब अगर मॉड्यूलेट कर रहे हैं तो फिर कितना जा सकते हैं? मतलब जैसे 400 वाट है तो 350 तो फ्लैंज आउटपुट पावर हो गई आपकी. हाँ, 350 फ्लैंज आउटपुट पावर है. प्रैक्टिकली आई हैव सीन दैट यू कैन कंफर्टेबली ऑपरेट अप टू 300 वाट्स. मॉड्यूलेटेड सिग्नल. हाँ, मॉड्यूलेटेड कैरियर, सिंगल मॉड्यूलेटेड, सिंगल मॉड्यूलेटेड कैरियर. करेक्ट. ठीक. ये अशोक कुमार बिस्वाल जी का हैंड रेज्ड है, इनको पूछ लीजिए क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं. अच्छा, अनम्यूट करके आपको दिख रहा है ना आपको वर्चुअल आपका स्क्रीन पे? हाँ, स्क्रीन पे है, अशोक कुमार बिस्वाल है. तो आप उनको जरा बोल के कह दीजिए प्लीज आप अनम्यूट. बताएं. बिस्वाल जी, अशोक कुमार जी प्लीज अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेश्चन. मुझे लगता है उन्होंने रॉन्गली किया था, फिर हटा भी दिया. अच्छा. ओके. के बारे में बोला है वो 400 वाट का जो एचपीए है जी, अगर उसमें हम 2 कैरियर अपलिंक करेंगे तभी ये मेंटेन करना पड़ेगा कि कौन सा एचपीए? ये जो आपको बोला बैकअप 7 डीबी का जो बैकअप आप बोला है कि 400 वाट में 400 वाट का एचपीए जो है जी, उसमें अगर हम मल्टी कैरियर ऑपरेट करेंगे तो 7 डीबी का बैकअप लेना पड़ेगा. करेक्ट. तो उसी एचपीए में 2 कैरियर अगर आप अपलिंक करेंगे तभी ये चाहिए कि हाँ, मल्टी मतलब 2 हो गया ना सर. मोर देन वन इज हाँ मल्टी. मतलब उसी एचपीए में. उसी एचपी में, यस. ओके. तो अभी और एक चीज बताना बाकी है. ये तो 7 डीबी बैकअप हमने बता दिया, बट with the further research and further development, there is a device called
there is a device called linearizer. ठीक है, linearizer अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो देन ये 7 dB घट करके आपका दिस बिकम्स 4 dB। अगर आप linearizer लगाते हैं तो बोले linearizer कहाँ लगता है? I'll when I draw the RF diagram, I'll explain you that. That has to be installed before the TWT input. So the output of linearizer, when it is fed to the TWT, the intermodulation nature changes. So you get basically 7 minus 4, that is about 3 dB पावर आपको ज्यादा मिल जाता है। 3 dB इन लॉगरिथमिक स्केल इज एक्चुअली डबल द पावर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप लिनियराइजर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ये 80 वाट की जगह पे 160 वाट आप यूज कर सकते हैं, विच इज रफली अबाउट 200 वाट पावर आप यूज कर सकते हैं। you should keep in mind that आपको खाली your target is -24 dBc, which is most of the time we have seen that by maintaining 24 dBc you can get the usable power or the linear power up to 200 watt in 100 watt amplifiers. उसका कारण यह है कि these tubes are actually handmade and they look for the minimum aspect to be complied. उसके बाद जो better मिल जाए सो मिल जाए। So that is why by putting little bit of money, there is no additional hardware, I mean additional rack size or rack units are utilized. There is a space inside the amplifier which is meant for linearizer. So आप जब भी आप option खरीदते हैं उसको, तो you put little more money and then we install it and give it to you. What linearizer actually does is it changes the nature characteristics of the signal. The signal goes like this. But when we pass it through the linearizer, the characteristics of this is actually changed like this. So if this area जहाँ से bend होना शुरू होता है, you get this area more linear, and then you get the intermodulation reduced. So this is about 3 dB. Okay. Doordarshan has a standard practice of buying any amplifier with the linearizer. So आपका अगर ये डाउट है विश्वाल जी, तो आप एक्चुअली 200 वाट तक जा सकते हो उसमें। 160 तो गारंटेड है। आप जब आप दो कैरियर डाल रहे हैं तो उस टाइम पे इंटरमॉड्यूलेशन वॉच कीजिए। सो यू डोंट नीड एनीथिंग एक्स्ट्रा, यू डोंट नीड एनी एक्स्ट्रा टूल। ऑल यू हैव टू डू इज दैट पुट दिस सिग्नल ऑन द स्पेक्ट्रम एनालाइजर। So you have to put so much of a span on the spectrum, and then you will see that ये कितना है। So this distance between this and this, I mean the amplitude difference between this and this has to be made. अगर ये 24 dB से ऊपर है, if it is 25, 26, 25, 26, 27, you are much better in that position. Now, after IMD, there are other factors also which comes into consideration. Maintenance. इसमें मेंटेनेंस बहुत कम है, बट you have to maintain the temperature, the cooling. मेंटेनेंस TWT में थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है because this also generates heat, but because it has got only one fan, I would say that the maintenance is actually same as vacuum devices, because here you have got multiple fans, fan 1, fan 2, there are 10, 12 fans are there to cool the FETs which are mounted at the final step, the stages of the RF output. And in vacuum device you got only one fan, or at the most you got 2 fans. आपको खाली उसको maintain करना होता है. The difference between these two are that TWTs, they recommend that maintenance at every 6 months. You have to open it, clean it, tighten all the connection and put it back. This also deals with high voltages. That is why these precautions are to be taken. Otherwise, you may develop arcing. Solid state के केस में ऐसा नहीं होता है. This handles high current but not the high voltage. The voltage is somewhere around 16 volts or 12 volts at the most, but the current goes up to 100 amperes. So in that case, you have to only ensure that the jumpers and the connectors and the lugs and thimbles are mounted properly, which is more or less a electrical task. Then size बता दिया हमने. Then another thing comes to the local support. ये point manual में नहीं है.
ये है ही नहीं इंडिया में. Here we have got much better support. See, when you buy any product, whether it is a mobile, washing machine, camera, or anything, we always look for भी यार वारंटी में फेल हो गया या बाद में खराब हो गया तो we will can we get it repaired or not. Even if you buy Mercedes, you look for a service center. You buy a world-class Mercedes car and then you don't have a service center, let us say in Bhubaneswar, then you will not like to prefer that. You will say that यार अब इसको निकाल के इधर से मैं चेन्नई कैसे लेके जाऊँ सर्विस के लिए. That is the problem with this complicated technical equipment which is used in the network that is having an application of 24/7 in nature. जहाँ पे आप एक सेकंड एक मिनट भी अफोर्ड नहीं कर सकते business loss or the carrier signal loss. How can you have a service center which is not even available in India? Sending anything out of India and bringing it back again takes about 3 to 4 months. For private organizations, even government, you have got a lot many other formalities also. I've been facing this since last 20-25 years. So this local support is nil actually for solid state devices. The problem is that this requires certain skill to tune those FETs. It's not like putting a nut and bolt and taking back the faulty ones. No. When you install a FET, you have to ensure that all three parameters, gain, phase, and amplitude matches, so that it is having a sync with the rest of the field effect transistors, and then it gives you a optimum performance. Otherwise, एक का अगर gain कम है एक का ज़्यादा है, if it is not in same level, you will have loss and the noise. Whereas in TWT, the local support is available. It's not like, because I'm a service center guy, I'm appreciating this. We also do the service of solid state amplifiers. Okay, Northeast वाले अगर हैं तो उनको पता होगा. Our people are only going to repair those amplifiers in Northeast area. So, but we know what is the difficulty in servicing solid state and what is the ease in doing repairs of vacuum devices. Vacuum devices are modular actually. It has got 3-4 modules. One of them fails, you go and replace it and tune some voltages and then come back, you are through. But not in the case of TWT, solid state. Another important factor where it is another important factor is reliability. Reliability is the thing which is most important. हम कोई कार खरीद रहे हैं, ठीक से चलेगी कि नहीं चलेगी, that becomes a concern. Any device. Technically speaking, if you go with solid state, the reliability will be much lower. Here it is much higher. If you can recall the first line in my session today, I said that satellite communication itself is a more reliable system because we have only 3 components. So I'm going to the next page. Yeah, yes, sir. The reliability. Yeah. See, when the solid state devices are made with number of FETs. Let us say gain of each is 10 dB, 10 dB, 10 dB, 10 dB. Then you achieve 40 dB. Okay. Whereas in TWT, you have got only 2 devices. This has got a 40 dB. This has got 45 dB. That becomes 75 dB. तो ये तो मैंने 40 का ही बताया आपको. आपको अगर 75 जाना होगा तो you have to add somebody. However, I have given a typical example only. But still, why I have shown this block is that
reliability of anything depends on how many numbers are there, how many components are installed in the network, in the circuit. Let us say reliability of this fellow, this FET is 90%. This is also 90, 90, 90. So अगर हम total reliability को calculate करेंगे तो कैसे होगा? 90 into 90, that is 0.9 into 0.9, that becomes 0.81. Multiply by 100, that becomes 81%. If you do further calculation, the basic concept here is that multiplication of two numbers which are less than 1 will result into a number which is lesser than these two. So 90% tha. When you have taken the calculation, I mean total reliability, that becomes 81%. So like that, another 81% अगर आप calculate करेंगे, so it becomes around somewhere around 60-70% of the reliability of the whole network. यहाँ पे अगर आप calculate करेंगे, you will see that the reliability, let us say this is 90, this is 90. Actually 90 नहीं है, this becomes 95, but still. So the reliability here is 81%. The reason is, now let us see the practical aspect. हमारे एक एम्पलीफायर SSPA खराब हो जाता है, which has got this FET number 3 bad. So what will happen? You go and repair this, you remove this and change the FET, put the new one. Starts working. What is the guarantee that tomorrow this fellow will not become faulty? Quite possible, right? So like that, you have got so many components and you have to judge the reliability of each and every component every day. That is why they are less reliable than the vacuum devices, which has got only two components to contribute to the network or the RF output. Then, of course, the another factor which is comparable is the price, or you can say rupee. अच्छा देखा गया है कि जो 400 वाट एम्पलीफायर वैक्यूम डिवाइस जो TWT है 400 वाट 1+1 system is equivalent to 200 watt solid state 1+1 system. Here, cost wise, size wise also almost the same, but then other factors are like that you have to see this reliability, you have to see the weight, you have to see the cost, and of course the experience of the customer or the end user who have got the experience. Based on these things, I would go for the selection of the technology which I want to have in my network. So बोले राहुल यार इतना बोला भाई बताओ लेना कौन सा है? I would suggest as a good designer of the network that anything which is having if your network requires less than 200 watt power, then you go for SSPA. If you require anything bigger than 200 watt, then you go for vacuum. Vacuum amplifier. The amplifiers are actually quite tried and tested in the field. And the TWTs are actually more efficient. That is why the preference should be with the TWT amplifiers. We बोलेंगे many Kendras always question भाई तो जरूरत तो 50 वाट की थी इन्होंने 400 का क्यों लिया? First of all एक कारण तो पता लगा आपको मल्टी कैरियर ऑपरेशन की वजह से you are allowed to have only 80 watt of power, or even if you are using linearizer you can go for 160 watt. Second thing is that future expansion. Your system of procurement is not that simple or easy that one person can decide भाई हमें 400 वाट से काम नहीं चल रहा है और कल को 800 1000 वाट खरीद लो. That is why for future planning they go with a larger scale amplifiers. And as you can see that the selection and or the design of your directorates are not that bad that if the equipments are not running or if they are not reliable, we cannot blame that. So these are the actually comparison for solid state versus TWTA. Now we will go with the next chapter for the TWTA.
I hope that everybody is having 400 watt amplifiers or 700 watt amplifiers, most of them. So this is Tripura, Chennai, all are having 400 watt only. Gupta sir? आदेश जर्नल साहब की बात तो 1000 किलोवाट है. Okay. I will go with the 400 watt amplifier. Easy to understand, but more or less the functioning or the block diagrams are same in all the amplifiers. There are two sections which I will explain. One is the power supply, another is RF unit, fast break unit, RF unit. Let us go with the RF unit. You have got a चल कह नहीं रहा है. Go. Okay, so this is a basic block diagram. मैं थोड़ा और explain करता हूँ इसको. So this is running at 16 volts. This is known as SSIPA. This is your TWT. And this is optional linearizer जो हमने अभी बताया था. So let us start with this. We feed in RF input at N-type connector. हमारा वीडियो देखेंगे उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है नाइसली. एन टाइप कनेक्टर से आपने आरएफ इनपुट दिया. दिस इज अ सर्कुलेटर which is basically used for suppressing or the unwanted signal. This is a passive device. Then you have got a preamplifier
known as SSIPA, solid state intermediate power amplifiers. The gain of this device is, see, any amplifier will always have some gain. So this is around 35 to 40 dB. Now, the output of this is going to the linearizer, which is optional, जैसा मैंने बोला था. It is optional. If you want to have multi-carrier operation, you should go for this. Now, the output of linearizer goes to the TWT. TWT is a device which runs at DC. The voltage level required here is about 9,000 volt DC. Note down this voltage, 9,000. And then the gain of this is about 45 to 50 dB. That is why totaling the whole gain, Sir, that voltage is irrespective of the rating of the TWT, sir. irrespective of the Rating of the HPA, that 9,000 volt is. no, that is why I have given this sign. It's approximate depending upon the rating of the amplifier. Generally, the 400 watt amplifier will have a voltage of, precisely speaking, it is 8800. Okay, so that is 8.8 kV DC. But if you go with the 750 watt amplifier, we have got 11,100 volts. If you go with a 1000 watt amplifier, which your CPC is having a voltage of 15,000 volt DC. So it depends on the rating and the physical design of the system. So I mean, our objective is to get the maximum gain. So we tune it and then we find that, okay, for so much of RF power, you must have so much of voltage between anode and cathode. Now, if you look at the calculation from here to here, you will see that the gain is 75 dB. Gain is equal to less than or equal to 75, I mean more than or equal to 75 dB. You can see that the gain here is 35 and the 45. If you add these two, it's about 80 dB gain. Generally, we have seen that what we assure to the buyer is that we will give you 75 dB minimum gain. If it performs well, you are lucky, you can get at 79 dB, 81 dB also, not a problem. So with this calculation, you can see that what all other things are in the network. The TWT, as you can see that this is the main system of the main component of the system, which is very delicate. It handles high voltage and high RF also. So there are certain guidelines that we have to follow that I'll tell you in the maintenance section. But for the sake of design, what they have installed here is that magic T, or this provides you only one-way traffic. So anything which is going this way will go forward. But if anything that reflects back from the flange, it will not be passed on there, it will come here. This is called dummy load. In RF, the basics what we are supposed to know, I assume that you all know this. RF amplifier cannot be turned on without having RF output, its flange terminated at the match termination. That 50 ohm termination should be there. वो आपको एंटीना के फीड में मिल जाता है, और you have to put a dummy load which absorbs the RF energy. Without that, if you are turning it on, you are doing a blunder. The equipment will blow up and it will give you a lot of physical damage to the user, those who are operating this. Of course, during this session, I did not say the safety tips. मेरे ख्याल से मुझे लगा कि आप लोगों ने वीडियो देख लिया already. But if not, then I'll tell you again. There are precautions required in these amplifiers to handle, or before handling, you must know the basics. पहली बात तो, whatever job we do, we take fair idea of what is the job,
what all we have to do, what all we have been given to do. I mean, the equipments and the tools and the spares. Then you know the consequence that if you don't do, then what is going to happen. ये हर एक काम में जाना जरूरी होता है, यहाँ भी जरूरी है जाना. There are two risks involved here. If you do the work successfully, everybody is happy and nobody is going to give you any extra award for this. But if you do a mistake, first of all, management will be unhappy, and the second thing is that you will have to suffer. You may have to suffer if you don't look at the precautions and don't follow up the guidelines. The two risks involved here are the high voltage and the high radiations. The disadvantage of high voltage is known to everybody. घर का जो our household domestic electric supply is 230 volts. Whereas when you work in industries, most of the time it is 380 volts, 400 volts, triple phase, three-phase supply, right? But as you are seeing that these devices are handling thousands of volts. So हमारा 230 volts itself is fatal. So if anybody touches, the chances of his survival are known to only God. Nobody knows that how long he is going to sustain that electricity. इसलिए precautions क्या है? Whenever you are working on these equipments, you never work alone. You have to keep at least one of your colleague or assistant, so that if you touch the live electric circuit, if that fellow is watching you and he can go and turn off the MCB, जान बच जाती है. Secondly, never be in a hurry, never assume things. You told your colleague भाई जाके MCB off कर दो, and then you put your hand already assuming that उसने तो कर ही दिया होगा. That may not happen. Sometimes when he goes to the gate or nearby the switchboard, he finds something more interesting and he forgets to do that. So आपने अगर हाथ लगा दिया इधर, assuming that he would have already turned it off. No, that's not the way. You check with the multimeter. Be assured that nothing has. There is no voltage, and then only you should put your live hands. When you are working in the equipment, remove these rings, wristwatches or extra metallic bracelets along. If you don't remove and put your hand inside, it can create an unwanted metallic contact. You can end up into bigger trouble than what you are looking for actually. ये राहुल जी डीडी के गुवाहाटी ने रेज हैंड किया है वर्चुअल हैंड, तो पूछ लिया क्या क्वेश्चन उनसे? डीडी के गुवाहाटी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज आस्क. यस सर. सर ये थोड़ा सा जो स्टार्टिंग में एन टाइप और सर्कुलेटर यूज किया ना सर, जी सर. प्लीज एक्सप्लेन अबाउट इट सर, व्हाई वी. This is a design. They provide N-type input. Some of the manufacturer put SMA also. Okay. Basically, N-type connectors are meant for this frequency band. That is why they prefer this. The higher frequency band you go, the more complicated connectors come. So if you go for KA band, 31 gigahertz, there you have to use K-type. That looks like an SMA, but that is actually K-type. So that's the design aspect. And then the circulator is used in any circuit to suppress the initial signal, to purify basically. This will, this is a passive device. Basically, nothing but I think it is RLC circuit. This has got no voltage, nothing. Even if this is bad, you can actually bypass this and use your cable like this. Not a problem. Okay. So it is a passive device. You don't have to make any changes here, and there is no scope. और बोलिए सर. सर थैंक यू सर. ये तो रिफ्लेक्शन को टेक केयर करने के लिए होता होगा ना शायद, कि इनपुट में ना हो तो फिर उसको थर्ड उस पोर्ट में चली जाए, मतलब क्या किस लिए, मतलब? No, reflection नहीं सर. This is to suppress the surges. अच्छा. Yeah. ओके. और एक चीज और पूछ लूँ यहाँ पर ही आपसे राहुल जी, वो कि अगर मान लो 15 वॉट हम अपलिंक कर रहे हैं, मतलब अगर मान लो मीटर हमारा 15 वॉट दिखा रहा है, तो मैं एक्चुअली मेजरमेंट पर्पसेस के लिए या लिंक बजट पर्पसेस के लिए, तो एक्चुअल आउटपुट विल बी गोइंग 15 वॉट और समथिंग लेस? No, I'll tell you that. It depends where you are seeing that. नहीं, आपका जो मीटर पे दिखा रहा है मान लो 50. हाँ, मीटर पे दिखा रहा है ना. So I have not come to that point, but I'll tell you because you have already raised this question. See, this is a RF monitor with a mechanism of detector diode that is known as tunnel diode. This has got a feature that if you give RF energy at one end, other end it will give you millivolts. Okay. So, but the accuracy of this diode is actually like plus minus 15%. Okay. तो हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा
that where you are seeing, if you look at this point at sample port, there is no electronics, there is no circuit. So 15 watt means 15 watt actually. 15 watt will be displayed as 15 watt only. You have to use your own device like a spectrum analyzer or a power meter. Huh. I mean, there is always a question, like spectrum analyzer, you cannot measure the power if it is a modulated carrier. That you have to, I mean, understand and act or make the calculation accordingly. If it is a modulated carrier, then you have to apply a good thing. I mean, the best way is to apply use a power meter. Agar power meter nahi hai, then you use the channel power feature of the spectrum analyzer. Then it will give you near accurate, like 95% accuracy will be there in the power. ओके ओके ओके, ठीक ठीक, थैंक यू. Fine, sir. So, where was I actually? So I was telling about this dummy load. This dummy load is actually a lifesaver for this TWT. This is a quite expensive device. If you lose it, the file comes up to Mandi house. Don't do that. ज़्यादातर cases में होता नहीं है, एक दो QV fail हुए हैं. But the life of these devices are actually much longer. In industry, what we say that if you buy anything and if it has given you service for 6 years, you can write off the equipment. I mean, it has paid your expenses. But our history says that the equipments are at almost all the places. It has crossed 10 years plus. That is all because of the rugged system. And secondly is that the large contribution is of the end user. आप कोई भी equipment खरीदते हैं, how you are keep maintaining it. That is a more important factor of any device, any equipment. So the life is bigger. Now the contribution of this dummy load is that in any of the network, no matter how good network you design, there will be some flaw, some shortcoming will be there. In this RF network, the shortcoming is the reflected power. I mean, I'll tell you from where you get the reflected power. Whenever you have the waveguide plumbing, when you join it, there will always be some amount of insertion loss. In any case, RF devices में अगर आप एक cable connector भी लगाते हैं, तो there is a scope of its own insertion loss to be contributed in the network. तो चाहे वो 0.05 dB हो, 1 dB हो, 2 dB हो, I mean it depends, but there will always be some amount. So that are adding, and then it becomes a bigger amount in a whole network. So when you have the HPI installed here in the room and the antenna is at 15 meters away, there will be at least 3-4 joints. So looking at those things, what we see is that the reflection should not be more than 3%. Like, if you are having 100 watt of power, then the reflection should not be more than 3 watts. If it is more than that, then you must pay attention and find out where it is. Now, अभी उसका इसमें relevance क्या है कि the reflection which you are getting from here, coming back, and then it passes to this dummy load. Now, this dummy load should have a capacity by how much RF energy it can absorb. This dummy load is rated up to 10% of the rated power. So, this 400 watt amplifier will have this 40 watt ka dummy load. 10%. Now, if you have, let us say, 25 watt of reflection, is it a good network? I would say no, this is not a good network, not a good practice at all. We should analyze what we are doing. 25 watt of leakage actually, waste of energy is not good. बोलने नहीं उससे क्या फर्क पड़ता है, इलेक्ट्रिकल थोड़ी है. No, the radiation, मैं अभी safety point बता रहा था तो उसमें ये cover हुआ नहीं अभी. So let us go back to the safety first. Safety, I was in the electrical safety session. I'll come back to you one by one. Anyway, you are welcome to point out wherever you have the doubt. I was telling that when you are working on these devices, never work alone. Don't use these wristwatch and other things, unwanted metallic contact. Then don't assume that the components are small, so it will not have fatal natures. Just a capacitor, there are a few capacitors in our amplifier which holds charge for half an hour. So अगर वो 100 वोल्ट का कैपेसिटर है, अगर आपने उसको 10 मिनट के अंदर टच कर दिया, it can give you a shock because it is still holding the voltage.
So what you do is that you put a multimeter. I mean, in olden days we used to have a discharge rod जो ground से connected रहता था. अभी आप क्या कर सकते हैं? You put a ground wire on the terminals, and then after that you check the multimeter with the multimeter, and then see how much is the voltage, and voltage has gone down below 10 volts. See, what we say is that any DC voltage which is less than 24 volt DC voltage is not that harmful or dangerous for human body. Then for working on the electrical energy, don't use your left hands. Right hand use करना चाहिए because your heart is located on the left hand side. This is a matter of some milliseconds only, but it's a matter of life. हो सकता है कि जान बच जाए आदमी का. So these are the precautions for RF, I mean electrical hazards. I'll tell you the radiation hazards. These are actually more dangerous. That doesn't show the effect immediately, but long-term effect is very fatal and irrevocable. You cannot recover those losses. What it will do. So, as everybody knows, that radiation is actually becoming cancerous. Not becoming, it was cancerous. It kills the gene. It kills the reproductive cells in human body. So, I mean, however, there is no fixed theory about कितने दिन काम करने पे कितना रेडिएशन एक्सपोज होने पे आदमी इम्पोर्टेंट हो जाता है. राहुल जी, जी एक क्वेरीज है जी सर. इसमें चैट में देखो, एक क्वेरी आई हुई है. हाँ. Is it a directional coupler after TWT to which Sir, no load is connected? I have not covered that. Don't worry. I'll come to that. Okay. So the RF radiation का safety हो गया. The precautions are actually whatever I am telling, it is there in the installation and operations manual. कुछ चीजें हैं जो मैं अपने experience से बता रहा हूँ. But otherwise these things are mentioned. I recommend that everybody should read the manual, and then you will find that यार ये पूरे दिन चाट के गया, हमारे को कुछ ज़्यादा बताया नहीं, इतना तो लिखा ही हुआ. But the thing is that when you read 10 times and you discuss one time, both are equal actually. That is why we are discussing. The precautions of RF radiation is that don't look at the leakage area with your naked eye. It will kill your retina immediately. Secondly, when you try to find out the RF leakage, don't apply RF and then look at it, because you never know when it is going to hit your eyes. का तरीका ये है कि you run the network, look at the HPA display where there is a reflection of, let us say, 20 watt. Switch off the RF. Don't switch off the equipment, but you have to switch off the RF source. Then you go and keep on touching the waveguides. आप find out करेंगे जहाँ पे गर्म होगा, that area will be defective. Either plumbing is not done correctly, or it's loose, or something is dented. Dented means the waveguide है कहीं dent हो गया, पिचक गया, किसी ने पाँव रख दिया, हथौड़ा मार दिया, or screws are not used with the proper dimension. ज़्यादातर जगहों पे problem क्या होती है? Because the original screws are missing, and then they buy local screws and then tighten it. That doesn't work. The reason is that the Indian standard में हम लोग सेंटीमीटर स्केल में बनाते हैं स्क्रूज. अमेरिकन स्टैंडर्ड का जो इक्विपमेंट आपके पास आता है, they are in inches. So there will always be a difference. Gauge difference will be there. It will keep on shaking. So उसको avoid करिए. And then another important point is that those gaskets, if you have this flange, you will see that there are 8 holes. And then you have got the groove here. You apply a gasket. ये gasket ना local मत खरीदिए. You have to have this standard one which comes from CPI or from the manufacturer. उसमें there are 2 types of gasket. Actually 3. One is half gasket, जिसमें एक side curvature होता है, meniscus. दूसरा होता है full gasket, जिसमें दोनों तरफ गोल होता है. Basically it's like a tube. And the third one is the sim. Sim is like a paper. It will have a plate, net inside, and it is the copper net is covered with nylon. That you have to apply, but that doesn't apply where you are using dehydrators. That is for special purposes. जहाँ पे दोनों end में groove नहीं है, तो वहाँ पे आप sim use कर सकते हैं. So these precautions have to be taken.
Now, another mistake what we do is that there are 8 screws in C-band device. C-band Rahulji, G. sir, actually, for the staff working with the nuclear field, there used to be some scale, some tag type will be there, sir. They will be wearing on the pocket. So that as long as that is within the green limits, staff will be allowed to work with the nuclear plants, sir. Like so, because of the continuous exposure of the staff to RF energy, naturally, as you said, it is going to affect their health. Even you said that they may become the important also. To have such, to avoid such practice, whether any such meters are available where we can Yes. install in Yes. the station Yes. or Yes. even with the personal working with the air station, sir. Just kindly give some idea about that one, sir. See, there is a company called No, भैया, चल कहाँ नहीं रहा है? NARDA, narda.com. I would suggest all of you to look for this site. You will find out that they are the company who make this RF radiation tester. होता कुछ नहीं है, उसमें ये डिटेक्टेड डायोड ही लगा हुआ है जो यहाँ लगा हुआ है, but it is of fine quality with huge sensitivity. It senses the power from minus 90 dB up to 30 dB or 15 dB or whatever. So higher में आपको नहीं चाहिए. You want the lowest radiation, right? You have to find out. So there are companies who make. One of them is Narda. We have been, I mean, actually, personally, we also are in the process of getting one. There are good companies who owns this. I think Mandi House should have this. You can check with CP&S if they have. In past days, they might have purchased at least one. उनके पास tools वगैरह तो equipped हैं. I mean, whether it is there or not, but it's not that expensive. It's costing around 2.5 lakh, 3 lakh rupees. What it does is that it's like a microphone. You roll it everywhere wherever the radiation area is there, and there is a display. It will show you here is the radiation of this amplitude, like minus 40 dB or minus 60 dB or whatever. It will display you. So then you have to then rest of the task is yours. You have to find out leakage कहाँ से आ रहा है, and then you can do the corrections. But what I'm saying is that the equipment which you are buying is free of risk. In one of these DDK sessions only, in STIT only, I was giving a lecture and I explained the pro and cons of RF radiation. After that, there was a tea break. Then I asked these participants, "Sir, कैसे चल रहा है?" बोले, "हाँ, अच्छा यार, आज अच्छा कि आपने बता दिया. From today onwards, I will not enter into that room at all." So that's not the idea. Problem कहाँ शुरू होती है? The equipment which you are buying, have full faith in it. We guarantee any equipment which is coming out of the factory will have to go through multiple safety checks. देखिए, see, first of all, these equipments are designed in US. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि US are bigger than India, greater than India, ऐसा नहीं है, but they follow the discipline. That we have to understand. Discipline is that when we had, I'll tell you this is not in the subject. We had a nano car first launch. I purchased one. One American came and said, I took him for a ride. He said, "Yeah, this car is cheap, that's okay. But where is the safety? There is no safety belt, there is no temperature sensing, there is no this, that." And he was comparing with his Mercedes. I said, "No, yaar, itna nahi hai, but the idea was that to have a cheap car." He said, "No, it is not safe to drive." So that is how what they follow is that if this equipment going into the field and if a customer senses भाई इसमें radiation है, they will sue us. Sue us मतलब complain करेगा and then they will ask for a compensation. So that's not there. It goes through multiple checks as per the international safety standards. गलती कहाँ होती है? When you start using it, after the output flange, you have your plumbing is not being done by the manufacturer, right? You do yourself. You have a casual approach, or you use a substandard equipment into that, local waveguide, local screws, and not fully tightened. थोड़ा casual approach मैं बता रहा हूँ. These 8 screws are hardly, I mean, many of them, not everybody, but many of them say, "यार ठीक है, हमने कौन सा लटकना है उसमें? We are not going to put any load in this. Let us mount only 4." But what we forget here is that there are 8 holes. Why they have made it? There is a purpose behind everything which is being done. आप किसी भी equipment को आप देख लीजिए that if you are looking at your TV screen, why it is not what you call in oval shape, or why it is not in some other color.
There is a reason behind it. If you go and ask the designer, he will tell you. So the designer has made 8 holes. It costs money and time. तो 4 से काम चलता तो 4 ही देते. So we should have the respect for the technology which has been supplied to us or which is being used. So that we should keep it in mind. हमेशा जो provisions हैं उसको fulfill करना चाहिए. हम generally देखते हैं household equipment में there are earth neutral and phase. We always bypass ground. I mean earth neutral and ground. हाँ. So we bypass ground. ठीक है अब नहीं है तो चलेगा. But if you do the same thing with your spectrum analyzer, you will get a shock because it requires grounding. There is a reason for it. तो वो होना चाहिए. अगर वो है तो फिर radiation का कोई problem नहीं है. Now I'll tell you the practical aspect. I don't know if you are getting bored, but this is interesting. When I joined this company, I was told by my well-wishers, यार तुम RF में काम करने जा रहा है, तेरा शादी भी नहीं हुआ है, you will not be having a child. But that was not the truth. You know, in a couple of months, I went to MCF Hassan. There I discussed, हमारे उम्र के जो लोग थे वहाँ पे दोस्त, मैंने बोला यार ऐसे ऐसा मैंने क्या किया, ऐसे did I do a mistake? लेकिन क्या बात कर रहे हो तुम? We have the campus here itself. We have got amplifier up to 6 kilowatt. तुम कितना काम करते हो? You come here, work for 1 hour and then go. हम लोग तो इधर ही खाते सोते सब कुछ एम्पलीफायर में होता है. We everybody are blessed with child here, but don't worry about that. So the only thing is that they are following the guidelines that we should do. Otherwise हमने देखा है कई जगह पे लोगों को जब रात में ठंड लगती है, they are sleeping in OB bags. They raise the RF power so that the amplifier becomes hot and they have a nice sleep. So that is wrong. You require only 10 watt of power. You are pumping 100 watt just to have a garmi. No, it is not microwave oven. Actually, that also works on the same technology. But we should know what we are doing. The basic funda is that. So don't worry about the safety. I am telling you because you should know this. कि हाँ अगर हम इसमें कैजुअल अप्रोच करेंगे तो कितना हमारा नुकसान होने वाला है. Company will come later. The first exposure comes to us, the person who is working on it. Okay. So we have covered this dummy load. After this dummy load, there is a another passive device is called band pass filter. The band pass filter is meant for our frequency, that is 5.85 to 6.65 gigahertz. Okay, or if it is KU band, it will be 13.75 to 14.5 gigahertz. It will have a almost sharp cutoff. Comes like this. Actually, we should have this sharp, but it doesn't happen. But that's okay. It serves and helps quite well so that the unwanted signal amplified in this high gain device is bypassed or suppressed when you get the output. Now, somebody was questioning what are these? These three things are actually the same what you were doubting, you were guessing. These are actually directional couplers, DC. So there are 3 directional couplers used in any amplifier. The first one goes to the sample port, which has got nothing, only the RF cable. And the coupling factor, these directional couplers are given just to measure the real power. So there is no power meter which can measure hundreds of RF energy, hundreds of watts of RF energy. जैसे current transformer होता है, you can measure high current by putting the coil and you get the induction. Like that, RF energy के लिए you punch in the probe inside the waveguide pipe, and then you see what is the amount of RF energy that is flowing, and the direction of the notch decides whether it is being measured for the reflected power or the forward power. So this is for the forward, and this is for the reflected power. The first one is going to the sample port. The second one comes to the RF monitor board with a transducer that is called tunnel diode. The feature or the nature of the tunnel diode is already told to you that when you give RF here, outside you will get millivolts. That millivolt is going to this RF monitor board, which is nothing but analog to digital converter. So some millivolts are being sampled and converted into digital form, and it has been sent. It is being sent to the
main controller where it gives you, it converts into RF display, and then you get the readout, display readout. Means so much of watt of RF power is coming out, and so much is the reflection. So the third directional coupler is meant for reflected power. This is how it is. Now, as I told you, by in RF, anything which is mounted in the circuit, inserted in the circuit or taken out of the circuit, it will have the contribution towards the gain or the loss. So now we have inserted so many devices. The total loss of this assembly is 0.6 dB. So as I told you that this is the explanation for 400 watt amplifier. So 400 watt equates to 56 dBm. उसमें से 0.6 dB is lost. Then the power remain here is 55 point, sorry, 55.4 dBm. अगर आप कैलकुलेट करेंगे, you will get around 350 watt. 350 watt of RF power. So why I explain this is that next time when you have a ATP, that time you don't torture us for showing 400 watt at the HP output. You may get it because these amplifiers are handmade TWTs. Sometimes it gives even 450 watt power also. But what we assure is that 350 watt at flange. So यहाँ पे आपको you will get this 350 watt only. So 350 plus 350 or 350 going through the switching system, that will be little lesser than 350 watt, but it doesn't happen like that. The insertion loss of our switching system is much precise and very lower. That is why we always get 350 watt even at the switch output. So this is what is the explanation of your RF signal, RF block diagram. We will cover this power supply unit and the maintenance and troubleshooting in next 1 hour. Very quickly, I would like to have one question here is that, suppose if you want 100 watt of power output, how much input should be fed? Anybody has the quick answer? Or at least they can say the concept. I'll tell you. Gain is equal to output minus input. As I told you, how much is the gain? 75. Output required is 100 watt minus input. So how much I should put here? 100 watt को आपको convert करना पड़ेगा dB में. 100 watt is actually 50 dBm. If you don't know, I can tell you quickly. 10 log P is equal to, if this is in watt, you will get dBW. If this is milliwatt, you will get dBm. And log 1 is equal to 0. Okay. So similarly, if you make the calculation from here, you will see that dBW is equal to dBm plus 30. Plus there are some thumb rules also. 1 watt is 30 dBm. 2 watt is equal to 33. You can make this calculation at home. So इसका मतलब हो गया, if you multiply by 2 here, you have to add here 3.
If you multiply by 10, you have to add here 10. So like that, with that calculation, you will end up here with 50 dBm. So यहाँ पे 50 लिखिए, 50 minus input. Now you solve this. Input comes here. Input is equal to 50 minus 75. That is minus 25. This minus is more important. Otherwise, there will be a hell lot of difference. No, hell and heaven difference actually. Minus 25 dBm. So what you do is that in an amplifier, if you are feeding minus 25, then you will get 100 watt if the gain is equal to 75. But कई बार ऐसा देखा गया है that you set up this power is equal to 50 dBm. That you set up this power at your up converter and then you expect that this should give you 100 watt. No, there is a cable loss that also makes the contribution. Generally, the RF cable, if it is of no good quality, you will have minimum a loss of 3 dB. So 3 dB loss का मतलब हो गया, you reduce here by 3, that becomes 47 cable loss. So 47 is nothing but 50 watt. So by doing a calculation mistake or by doing a ignorance in the practical activity, you will lose the power. You should always keep this in mind. Now let us go to the power supply. Sir, I have a doubt in that block diagram, sir. Excuse me, sir. Tell me, sir. Sir, you have said that sample power is almost equivalent to that uplink power. Sample output means sample Yes. port में जो रहता है ना. Yes. So we have one problem in SSPA, sir. 2 years back, I have called you. You said that I am in Bangkok. Sir, what happened, sir? सैम्पल पोर्ट में जो हमारा एचपी है एक्चुअली खराब हुआ सर एसएसपी है, तो मैंने बहुत सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देके फॉल्ट मतलब निकल गया कि एसएसपी में, तो मैं सैंपल आउटपुट से टीएलटी में इनपुट दिया सर. टीएलटी से सिग्नल मिल रहा था और हमारा प्रोग्राम भी आ रहा था, बट लेकिन हमारा डाउनलिंक नहीं मिल रहा. तो अब कॉल के आपको बताया कि आप बोले थे कि एसएसपीएम में फॉल्ट है, सैंपल पोर्ट में आ सकता है, लेकिन अपलिंक डाउनलिंक नहीं मिलेगा बोले थे सर आप. मीन्स अगर ये दोनों अगर इक्वलेंट सेम पावर होने से इधर मिला तो उधर भी मिलना चाहिए सर. इधर सेम पावर सैंपल आउटपुट में जो अगर सिग्नल मिल गया था, हमारा डाउनलिंक में भी मिलना चाहिए ना सर. No, then you are not analyzing correctly, no, sir. I'll tell you. In this amplifier, you have got a sample port, right? Yes, sir. You got, let us say, 10 dB here, sample port. This is having a coupling factor of 40. Okay. So coupling factor 40. So total power output here is 40 plus 10, that is 50 dBm, right? 50 dBm is 100 watt. Your link budget also says 100 watt. But you are throwing this through an antenna, right? Antenna say it is going to satellite. Satellite say it is coming here. Why you are doubting only amplifier, sir? You should look at the waveguide loss. You should look at the antenna peaking. Maybe nowadays during the rain, there is always the common complaint is that the feed is punctured with crow or some bird pricking in the diaphragm, and then you have the loss. Then you are stuck and saying that we are not getting downlink.
So this is on the transmit side. Then on the receive side, see whether the LNB is functioning, IID is functioning or not. No, sir. No, sir. At that time, problem is in HPA only, SSP only, sir. What is the problem then? प्रॉब्लम अभी तक तो पता नहीं सर, वो आपको भेजे थे उधर दिल्ली हमारा लोग ट्रेनिंग में भी गया था। Which location? बाद में डीडी के अगरतला सर। Agartala, हाँ. I think we have repaired your SSPs, right? अगरतला का नो एक बार सर। आया था, कार्ड वगैरह खराब थे मुझे लगता है राहुल जी, पिछली हाँ बार हाँ जब हाँ आए थे ना ये लोग, हाँ, तो रिपेयर करके दिया तो था हमने। एक दे पाए थे, बाकी के स्पेयर्स नहीं थे ना अवेलेबल अपने पास। एक पीए तो कंडेम करके दूसरों को यूज कर लिया सर आप लोग। हाँ, दूसरों को यूज कर लिया था। यस सर, यस सर। Now actually it appears my observation is this CPI 225 watts SSPA supplied to northeast zone, the failure rate is very high, sir. I You can told you just now. take Just now throw I some light on explained that. you. Just now I explained you. And another reason is that it's not only about the product failure rate; it is about the maintenance also. I had made a visit with my American trainer in 2016 to Kohima. We had seen that the equipment was. I mean, I'm sorry if anybody is listening from Yes, Kohima. sir, yes, sir, no problem. You please But tell me, sir. it was We'll not in rectify, a sir. port. It was in a porta cabin which was having only two plastic layers. It should be perforated and sealed. कुछ भी नहीं था उसमें. And Kohima weather is just like Shimla, you know. It was all the time either cloudy or you know. So that was creating problem. But बाद में उन्होंने correction किया था और चल रहा था ठीक. अभी तक तो हालांकि I do not deny that Northeast is having this problem. Out of 5 sites, I think 1 or 2 are always down. अभी आपका अगरतला का है, उसके पहले मेरे ख्याल से किसी और साइड का भी था. आई डोंट नो, माय कलीग कैन टेल यू अबाउट दैट. So if you have any problem, sir, you can contact us. I think you have my contact number, and we will see what we can do. The thing is that these solid states sold in Northeast are actually not a pleasant installation for us also, because you know we have made a lot of effort, but neither we made money nor you enjoyed the equipment. But anyway, Sir, we will means not give it up. We will fix it for you. Don't worry. sir, We have means some spare if parts also. SSPA is healthy, the sample port, if sample port output is coming, then downlink will sure it will come, sir. Means if there is no problem in the main time, means in PDA, in satellite, if all are right, if sample port is healthy, then our downlink will sure come, sir. No, then you, I mean, you have to ensure that these things are working fine, no, sir. Yes, sir, yes, sir, yes, sir. All are fine. तो उसको If उसको sample port confirm करने के लिए you should check with the loop trace translator TLT. yes, sir. I am TLT signal is okay, but my downlink is not okay, sir. At that time, the problem is sample port में मैं TLT को दिया था, वो output मिल गया सर, लेकिन हमारा डाउनलिंक नहीं मिला सर. ऑल आर फाइन. मैं क्यों बोल रहा है कि उस समय एक्चुअली हमारा एचपीए खराब था सर, उसी समय एसएसपीए में प्रॉब्लम निकल गया था. आप बोल रहे थे कि तो आपके पास दो एचपी है ना, दो एसएसपी है. आई मीन हाउ अबाउट द सेकंड वन? ऑलरेडी वो फॉल्टी है सर. ओहो, तो यू गॉट ऑलरेडी वो फॉल्टी है सर. फर्स्ट वन इज पहले ही वो फॉल्ट कर दिया सर, ये दूसरा एसएसपीए था. तो ओनली वन इज इट? यस यस सर. Actually, practically now we are using 400 watt TWTA, which was taken from Iswal. दोनों CPI 225 SSPS are not working, and we were having one more also. All three are down now. आपका जो बंदा आया था हमारे पास, उनसे भी डिस्कस किया था इसके बारे में. वो भी बोल रहा था इसका नॉर्थ ईस्ट में जो भी सप्लाई किया है थोड़ा इंफीरियर हो गया सर. सो हम कुछ करेंगे ऐसा बोला था, बस इतना ही. He could not give any concurrent reply for us. No, sir. Actually, there are many things. We'll talk later. आप Please, ऐसा sir. कीजिए. Please, sir. You can give me a call tomorrow. Yes, definitely, sir. Why not? I will discuss and explain to you my problem. The problem, what happens generally is that Northeast is a tough area. We salute you people who have gone from North and working in Northeast, or even from South also. I have seen many Malayalis working in these kendras. हमारे लिए दिक्कत क्या होती है सर, हम उधर से जाके सेंटर पॉइंट इज गुवाहाटी,
गुवाहाटी में गया, उधर से बस पकड़ के अगरतला जाना है, नेक्स्ट डे देयर इज अ स्ट्राइक, अब यू कैन नॉट गो, यू गो एंड स्लीप एंड ईट इन द होटल फॉर 2 days. So if the weather and these things are supportive ना, then we can fix the problem. इतना problem है नहीं, अगर आप हमारे पास भेजते तो we can fix the problem in 1 day. The problem हमने कई बार लेकर के हैंड कैरी करके जाके पहुंचाया है सर, वहाँ पे हम उधर से लेके आए, रिपेयर किया, वापस जाके पहुंचाया, ऐसा भी किया है हमने. We will not give it up, हम करेंगे उस पे काम. I think you have to give a discounted rate for Northeast, sir, because failure rate is very high. We are actually talking the other way, we should charge more. But yes, sir, we will work on that. We will not disappoint you. Thank you, sir. Thank you. So let us work on this power supply. The power supply very quickly. You got EMI, EMC filter, power factor module. So this is a basic block diagram of any TWT for the power supply section. We are feeding 230 volts AC plus minus, no sorry, 230 volt AC plus minus 10% tolerance, and then 50 hertz from 47 to 63 hertz. The tolerance is like 16 hertz. You can see that the lower frequency is not tolerable. Lower is only 5%, or you can say even less than that. But the higher you can go up to like 20%. जितना हाई फ्रीक्वेंसी होगा वोल्टेज अच्छा रहेगा, पावर फैक्टर अच्छा रहेगा. The output, I mean the input is through a circular connector which has got pin number A, B, B, C. This is phase. This is neutral, and this is ground. Okay, you must go with this sequence. Phase neutral अगर उल्टा भी हो जाए तो चलता है, लेकिन phase की जगह पे ground नहीं होना चाहिए. Plus the voltage difference between these two, because this is having electronics device, it should be less than or equal to 2 volts. The difference. ये हमेशा ध्यान रखिएगा, because our these controllers run at 5 volts. So if you have a voltage difference of let's say 10 volt or 7 volts, the controller will go crazy. It will have its own data. It may erase the data. It can do whatever is being dictated with the unwanted voltages. So EMI EMC filters, this is there in every device just to purify the input supply. This is RLC circuit. It goes to the power factor module. The output of the power factor module is 380 volt DC. It has got two sections.
two tappings from here. Power factor module का एक wire, दूसरा wire is going to the power processor module. Power processor module is having two tappings. One is for the high voltage section, another is for the controller. The high voltage section, what it does is that it generates with a crystal, that the voltage is generated by crystal, which converts. See, as I told you that voltage required for operation of TWT is in thousands of volts. That to DC. वो कैसे high voltage कैसे करेंगे? One way is that you keep on adding the capacitors, and you will have the high voltage multiplier. So for 10,000 volts of DC, you will have a room big size of a power supply to achieve that voltage. Another way is that you go through the step of transformer, and वहाँ से then you down convert again into DC. So the crystal voltage goes to the high voltage module, and high voltage module, यहाँ पे we have got a transformer. The transformer actually converts this PWM. I mean, it's basically pulse. It's not sinusoidal. So to operate a transformer, you need a pulsating voltage, not the DC voltage. So, okay. So वो achieve करने के लिए हम ये square wave देते हैं इसमें, and then you achieve the voltage here, whatever the desired voltage is, and then we have got a high voltage rectifier, which is potted rectifier, which is custom designed for CPI. And as you know that any rectifier which is converted from AC to DC will always have a ripple in it. It's not pure DC. So what we do to make it pure DC or precise is that we put a filter circuit to reduce the ripple, make it almost zero. That circuit is made up of the resistor and capacitor and the inductor. So that filter is also there in this. And then the output here from here goes to the TWT. You can see that this high voltage module also generates the DC voltage for the TWT filament. So that the voltage here is filament voltage is the filament voltage or heater is generally it is 6.3 volt DC. We must maintain that. So the same voltage, you can see that how accurate this module is, how smartly this has been designed, that it generates the same module generates 9,000 volts also, and the 6.3 volt DC also. This voltage is so important that even if it is plus minus 5%, you lose the life by half. Life means life of the TWT. जो ट्यूब आपको 10-15 साल चलना चाहिए वो 4-5 साल में खराब हो जाएगा if you are giving little higher voltage. Low voltage है तो थोड़ा फिर भी चलेगा, लाइफ खराब नहीं होगी, but it will reduce its gain. Then there is another tapping from the power processor module is going to the controller, and then from controller it is hooked up with the display, and all these things are being internally hooked up with the controller so that it has all the commands and functioning controlled by the controller board. Now from the power factor module, we have got a wire coming to the small power supply here. This is a 28 volt DC. Generates the voltage for the fan. There are two fans. One is mounted at the rear of the amplifier, and another one is mounted at the head of the TWT. जब ये आप डब्बा खोलेंगे अंदर दिखेगा आपको. Both are the same 28 volt DC fans. Okay, so there is no sensing for the fan speed. There is no sensing for the temperature, but there is a sensing for this power supply to be bad. अगर ये खराब हो गया, then you will have the problem, and it will display on the power supply. Display on the HPA, which will be known as PFAL. For power failure. The controller also drives the solid state amplifier and the linearizer, which runs on base generally on 16 volt DC. If you have any other doubt, you can question. These things are basically explained in the video, but I have not used those days the whiteboard. So these write-ups may help you. You can make a good note and refer in case of any problem. And you can always contact us. We have the
ईमेल एड्रेस एंड द फोन मैं पहले ही बताया तो मैं जाते वक्त जल्दी जल्दी में भूल ना जाऊं. You can always contact us with the phone number 01145576716 47026716 or email address adsat adsat.in. IN, this is not com, huh? In. You can always write to gentleman who looks after the support, Santosh. Adsat. Okay. In case of any problem, you should notify with the which equipment you are asking for, then the model number. अभी फोन करते लोग दूरदर्शन से, मैं दूरदर्शन से बोल रहा हूँ भाई. दूरदर्शन हैज गॉट एटलीस्ट 36 केंद्रास. कौन सा से बोल रहे हो बोलिए. Then you tell me, sir, we have got a problem in C band. Then you tell the model number. Model number is like T04CO. Recently they have problem in DDK port player. This is outdoor unit, but you can say VZC. HPA के पीछे लिखा होता है sir. You go to the HPA back side of the HPA, serial number and model numbers are given. So that gives an immediate clear picture in our idea by what amplifier we are talking about and what is the problem that they have. And then you tell us the symptom. I mean, saying that the LED is red is not enough. LED can be red for various reasons. So there is a way to explain or check and then explain. In 400 watt amplifier, in the front, if you stand in the front of the HPA, you will see that there are two big nuts. You don't need a tool there. You just open it with your hand, bare hands, and see which LED is glowing. उसके नीचे लिखा हुआ है. It is explained about LED number 4, high reflected RF fault. LED number 3, high RF fault, like that. So then when you read this, chances are that most of the problem you will be able to sort out yourself. If not, then you call us and then must mention this. That's okay. We have this problem, and then we will solve it. And then why I am asking for model with serial number. Serial number also enables us to come quickly or wait for the purchase order and then come. You understand that if it is in warranty, it will come immediately. We do not question anybody. But if it is out of warranty, then we have to go through the formal procedure saying that our charges are so much and then we will charge you extra for the spare parts, वगैरह. Because you all are staying remotely. We have an engineer in Bangalore also who keeps on traveling between southern cities like Chennai, Bangalore, Hyderabad, Bhubaneswar, Trivandrum, other places. And then we have got a team of about 20 people in Delhi who can travel all over India, who keeps on traveling. So ऐसी जरूरत दिक्कत नहीं है. CPI का कोई भी प्रोडक्ट है सर. CPI has got कैसे करें, नया कैसे आएगा. अच्छा, so CPI is the proud honor of CPI amplifier, PWT, class tone. Then we acquired MCL. The Gupta साहब knows much about it. हमने कई एम्पलीफायरिंग का ठीक किया है. DD के कोलकाता, पटना, भुवनेश्वर, अहमदाबाद. Then we also own a solid state company called Doordarshan,
which has got SSPAs. Now we also have vertex antenna, or we call it a GD SATCOM. Okay. Now very quickly, I'm left with some half an hour. I'll explain you about the maintenance. Any equipment, any device which you are handling must have some maintenance tips that we must keep it in mind. So to have the prolonged life, no 11th hour disappointment, etc. The problem is that we do not give weightage to those things, we do not pay attention, and then we end up into bigger problems. And then बाद में सोचते यार इसका fan ही खराब था. Just because of the fan, we have to replace bloody 5 lakh rupees, high voltage module. If you look at the design of the amplifier, you will see that this is, physically the modules are placed in such a way that the same cooling fan is doing multiple jobs like cooling all the electronic boards and then hitting the hot spot and cooling down the amplifier, the whole amplifier system. So in this system, the fan becomes so important that this is responsible for functioning of every device there. Okay, every device means the one which are generating heat and the one which are on the path of the heat. So basically, having cooling of the system is more important. So, the recommendation of the maintenance tip is that you should look at your room ambient and environment, how dirty it is. So, जैसे शुरू में installation हो गया, you go and look at it after 15 days and look at the filters mounted at the back of the fan. That has to be cleaned. You can remove the filter even in the running condition by carefully removing from the fan. Use a star head screwdriver and some spanner like 7-8 number key, and then you can remove the filter. Look at it. If it is choked, if it is too dirty, then you clean it, wash it with the water, and dry it out, and then mount it there. Now after 15 days, you must go again and see. The frequency is if the dust is so much that it warrants for about 15 days interval, then you should maintain that. Otherwise, ज़्यादातर जगह पे हमने देखा है भाई 2-3 महीने में एक बार साफ करने से भी काम चलता है. But the places like dirty, the dusty places like rooftop or porta cabin will attract more of a dust. Or even in summer also we see that most of the dust are there. You must clean that. Once in 6 months, you should remove the top cover. अभी top cover निकालने के लिए you have to remove the HPA. So the system which you are using is having 2 amplifiers. Okay. So this is the amplifier 1, amplifier 2. The one which is going to the antenna is amplifier number 1. So I'm telling you to remove it from the circuit. So first you use, work on this, remove it. If you remove this amplifier, nothing will go wrong with your network. And after working with that, you flip this waveguide switch back from the switch controller, and then this will change. Now this will come to the this thing. This will go here. This is what is the switching system. So in that case, now this will become offline. It is not going to antenna. You remove this, remove the top cover, blow it off with the blower, and mount. Test or check all the connections, and then put it in the circuit. So ये आपको 6 महीने पे करना होगा. But before that, there are daily routine. There are daily recommendations that you take the reading. Take reading
every day. The concept here is that if there is any change in the parameter, you should pay attention and you should study why it has gone. अगर आपको change नहीं आता है, then you can increase this interval by instead of daily you can take on weekly basis. But what I am saying is that there are people who are working on shift. 8 घंटा उनको काम करना है. 10 मिनट अगर टेलीपोर्ट रूम में टाइम दे दें तो ये सारा रीडिंग आ जाएगा उनका, ठीक है, कन्वर्टर का, मॉडरेटर का, इनपुटर का एंड एम्पलीफायर का. इतनी रीडिंग लेनी होती है. एंड इन सम प्लेसेस यू गॉट डिहाइड्रेटेड आल्सो. Make an Excel sheet. Don't waste your stationery. Excel sheet में date wise आप डालते रहिए. You will put a time also, so that the important parameter which are there in the amplifier is helix current. Helix current. The helix current and the reflected power. I would recommend that these parameters are much more important to measure than any other. Reflection, reflected power. Okay, you should record these things and then see. Let us say अभी बोला helix current important क्यों है? You have got a helix current, let us say 1.2 milliampere today, and after 1 week you will see that it becomes 1.4 milliampere after 1 week, and that too you have not done anything. Let us say your HP is running at 75 watt of other power, and with the same temperature, everything, the current has gone high. It means that there is something wrong in the network. And you can always discuss with us. We'll explain you. I have explained this in my video also, that if there is a change in helix current, the reasons are mentioned there. The first reason is that either you have overheated the system, or there is a change in the temperature, or there is a change in the bit rate, data rate, or bandwidth, whatever. Otherwise, if all these parameters are not, all these factors are not there, then the only possibility is that the tube itself has gone bad. So अभी उसमें क्या करना होगा? You have to measure, keep on observing this helix current for another 1 week and 2 weeks, and then you send us a mail with the mail ID which I have shown you just now, and you can measure. You can send a mail saying that the HPA serial number so and so was purchased in so and so year, was showing so much of helix current last week, and now it is showing so much. Please comment. So we'll ask you to watch over it, and then whatever corrective action has to be taken, we'll take over it. We'll handle that, and if it is in warranty, you don't have to worry about it. But the timing is more important. You must pay attention for the new equipment. पुराने वालों के लिए ऐसा है, कई लोग ऐसे भी हैं जो 15 साल इक्विपमेंट चल गया, उसके बाद करंट खराब हो रहा है. They start arguing there also. Why don't they see that it has already given you its own best performance? Now it's time to go. So you can say that. अभी कितना लोग पूछते हैं भाई एम्पलीफायर का लाइफ क्या है? Life is not measured. I mean basically, philosophically speaking, life किसी का भी पता नहीं है. But because this is man-made things, we have designed the system. We can always predict something, not based on the statistics. So what we say is that TDF, that is 50,000 hours. Now, if you calculate it with the 8760, that is number of hours in 1 year, you will get it about 5.5. $5.5 years. तो दिस इज द एवरेज लाइफ. इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो आपने खरीदा है वो 5.5 साल ही चलेगा या उससे कम चलेगा तो हम झगड़ा करेंगे, ऐसी बात नहीं है. दीज आर बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिक्स. अभी आप जो इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, फैक्ट्री क्या करती है कि दे हैव अ सैंपल ऑफ लेट्स से 100 ट्यूब्स. एक ट्यूब उसमें पहले साल फेल हो गया, दूसरा ट्यूब 4 साल बाद फेल हुआ, तीसरा ट्यूब 50 साल बाद फेल हुआ. So they take average and they have reached to the conclusion by 50,000 घंटा तो चलना ही चाहिए. That is why we always ask for the serial numbers, and then we also have a log in the equipment that says कि भाई कितने दिन ये equipment चला है. All these things you should keep it in mind. Remember, if you don't maintain it properly, there is going to be a premature failure. जैसे high voltage module है, इसमें
सबसे ज़्यादा जो फेलियर पार्ट है, सेंसिटिव पार्ट, दैट इज एचपी मॉड्यूल. मोस्ट likely HV module. HV module, because this generates high voltage and this is also having a heat dissipation lot of. So if you don't cool it properly, the high voltage module is going to go. It's quite expensive, not less than 6 lakh rupees nowadays. So pay attention on that. And in some cases, like for SNG operations, you have problem with the forward and reflected power display readout, because these tunnel diodes are quite delicate. If you drop it, you lose it, and they are also not cheap. A small component is costing you some 60,000 rupees. So in mobile vans we have seen that we 50 watt power दिखा रहा था, but actually power 30 watt ही. So वो problem रहता है उसमें, but if you mount it properly, if it is not shaking, not having a shock and vibration effect, then it will give you a good result, good performance for longer time. Maintenance हो गया, troubleshooting हो गया. One more question I have is that you have got these amplifiers running in 1+1 system. You are using now 1:1. अगर एक खराब हो गया तो दूसरा टेक ओवर करता है. Why do we have these two? And if we have this, then what should be the status of this? My question is that अगर ये online है, this amplifier is online, right? This is going to the antenna. Huh? So what should be the status of this amplifier number 1? कोई बता सकते हैं क्या? Anybody can tell? Oh, okay. Anybody? कोई बताए? These are two, if the two amplifiers are in hot standby, sir. That is what I am asking you. Now, this amplifier number 2 in this case is going to antenna. What should be the status of amplifier 1? Sir, it should be with low power connected to the dummy load, sir. It is connected to the dummy load. Status means whether it is powered on, powered off, transmit, standby, kaisa? Powered on, sir. The power will go to the dummy load, sir. Correct. See, as you are seeing that in this case, I have drawn a diagram where it is getting the equal power at the input, right? Now, it has to be in transmit mode. And this is called hot standby. Hot standby for two reasons. One is that this is an expensive device, and none of them are coming less than 25 lakh rupees. Why you are buying two? Because your application is so critical that you can't afford a break even for a minute or second. So the second one is there. So that is why if it, sorry, undo कैसे करें यार? ये वो भी है, रबड़ भी है उसके बगल में, पेंसिल के बगल में रबड़ भी है है क्या उधर? हाँ, आ गया. है ना, मैंने बताया था आपको सुबह. ठीक है. हाँ. So if it is not in a standby mode, when this fails, suppose this is gone off air, then the second one has to take over. Okay, so your switching controller is not going to put this HPA in transmit and then make it on air. ऐसा नहीं होता है. So that is why this has to be kept in transmit mode. Second thing is that for the technical reason that the TWTs are a vacuum device. If you do not follow the guideline is that vacuum, how it happens, how it is created. You have a pipe or the tube which is evacuated with the air. There is no air inside. So it is having a lot of pressure. If you don't maintain it properly or don't warm up at a certain period, then it is going to lose the vacuum. Number two, when you keep it only in power on mode,
the filament gets the voltage. So उससे क्या होता है? The filament is heating up the cathode all the time, but it is not getting electric field, or it is not getting electric field because of the lack of anode cathode potential difference. तो उस वजह से उसका लाइफ खराब हो जाता है. It becomes, there is an event called secondary emission. So those electrons outside the cathode layer goes and hits back its own wall, and that is why it gets corroded. It loses the performance. So you will have less gain and less power. That is why the Helix current will also go high. So this amplifier has to be kept it in transmit mode all the time. If you have power problem, what you can do is that you can put it in a standby mode or switch it off. Standby mode is available only for preferable only for a couple of hours, not for a couple of days also. Don't do it. So put it in switch off condition. But switch off condition करने से पहले you can refer to the video. The HPAs are mounted with the duct which is going outside the wall. This is outdoor. So this when you leave it open and don't run these fans, no. So what will happen? The hot air will come inside, and the inner area is less temperature. It is cool, and outside it is hot. You will see that the condensation happen inside the wall, inside the component of the equipment, and then it will create problem for you. So अगर आपको बंद करके रखना है, then you detach this hot air duct and then switch it off. Make this note. Never do that mistake. Otherwise, the problem is that after keeping this in this condition without detaching the power, hot air duct, अगर आप उसको on करेंगे, you will see that there is a fatak, there is a blast inside, and the capacitor bank on the power factor module goes off. It gets a shock and the power spark flash over, and multiple board failures are there. So don't do that. So that is why I explained you that this has to be in hot standby mode. And in case अगर आप इसको बंद करके रखना है, the maximum period allowed here is 6 months. You want to keep it in this mode. In this mode, then the maximum period is about 6 months. After 6 months, what you should do is that you switch over this HPA 1 to 2, and then you will see that the same. You check for the performance, and then maybe you can switch off the second one. You don't have that power, but I think generally there is no power scarcity. It's a willpower scarcity actually. People ignore these things, and then it creates a big problem, and then we are actually blamed. Never do that. My request to you all is that you continue with the session. गुप्ता सर, मेरे को इजाजत मिल जाए अगले 10 मिनट में? हाँ राहुल जी बिल्कुल तो गुप्ता जी लगता है अभी तो वैसे यहीं थे। आप अपना टाइम अपनी मीटिंग के हिसाब से देख लीजिए। जी जी। Major faults. High reflection, high RF, high helix current, low helix voltage, फिर high helix voltage, EWT over temperature fault. आप ये देख लीजिए कि there is a difference between fault and alarm. The fault is a fault when you have a fault displayed, there will be no signal. नहीं सर, मैं निकलूंगा आप 10 मिनट में। मैंने हाँ मैं कर
करके इनको दे दूंगा. No signal, but here it is alert. You can see that fault and alarm. So there is a big difference between alarm and fault. जब भी alarm आता है तभी भी people sometimes they start jumping. अरे alarm आ गया क्यों आ गया? That's not going to disturb your network. आप ये ध्यान रखिए कि network is still working. But if you get an alarm, a fault, in that case there must be some tripping. वो ट्रिपिंग का ध्यान रखना पड़ेगा कि at what fault I have told you the procedure how to note down the fault, nature of fault, symptom, and then start working on that. There is a thin line between fault and recycled fault. ये हमारे CPI HPS का वो है फीचर recycled fault. Recycled fault is the fault which comes and goes away within 20 seconds. 20 seconds is quite a considerable time. इसमें क्या होता है कई दफा आपने मान लो रिफ्लेक्शन पावर ज्यादा बढ़ा दिया, it will trip on, it will sense as high reflected fault, but you can reduce the gain or reduce the power and it comes back to the normal power. So 20 सेकंड में इतना काम हो जाता है. So why to trip the system? So उस वक्त क्या सिस्टम क्या कंट्रोलर क्या करता है HPA का? It holds the fault for a while, watches for 20 seconds, and then it finally ends up into the full fault. Then you will get a red LED forever. So there is a difference between recycle fault and fault. अगर recycle fault भी आया है तो इसका मतलब आपका सिस्टम चला नहीं चलेगा ऐसी बात नहीं है. So these two things are actually synonymous, more or less. If you see this recycle fault and alarm, almost similar. Okay, so don't get panic when you have alarm or recycle fault. When you have fault, then only you should work upon that and pay attention and try to find out what is the reason behind it. Besides this, if you have any other question, you can always question. I have given you my email address. कुछ और चाहिए तो आप बता दे सकते हैं मुझे. कोई और question? I will explain to you about the switching system also. हाँ, switching system में एक चीज और बताना था कि these switches have to be kept in saved auto mode. This is most important. कई बार क्या होता है कि इक्विपमेंट लोग ऑपरेट करते हैं, एक HPA में फॉल्ट आया और दूसरे पे स्विच नहीं किया. When you go into the diagnosis, नहीं ऑटो में था जी, but when we actually go and find out which LED was glowing, show me the picture वगैरह वगैरह, पता लगता है कि नहीं ऑटो में तो था ही नहीं. So what happens is that when you have the initial installation, that time you do hit and trial or you do the demo and all, then you forget to put it in auto mode. अगर ये auto mode में नहीं है, then this waveguide switch controller will never act automatically. It will wait for your action to come and switch over from a faulty HV to the working one. So this is most important step that you should keep it in mind. आठ पन्ना हो गया, बहुत पढ़ा रही सर आज. So there are few terminology that you should keep it in mind. Inhibits. Inhibit means to stop. So sometimes the HPA, those who have got NMS, it displays RF inhibit. Okay, inhibit means it is stopped. I mean, the controller has a stop, RF to go further. एक एक्शन में तब आता है जब आप जैसे HPA1 को HP2 पे स्विच करते हैं. What happens is that this waveguide switch will have it is basically a tube, or you can say that it's a pipe which is carrying the RF energy. But when you turn the waveguide switch by 90 degrees, what happens is that port 1 becomes port 2. In that case, the RF energy has to move inside, but it will create a reflection within because this is changing the direction. तो उस केस में क्या करते हैं कि कंट्रोलर switches off the RF, the power supply for the SSIPA, so that it doesn't have a RF energy anymore. And by the time it flips, it changes by 90 degrees, and then power supply is again restored so that you get the RF energy also. So this quick action happens within 80 milliseconds so that you don't lose any frame also.
I think 80 millisecond or 5 millisecond. It's very quick. So controller first disconnects the power supply, changes the direction of the waveguide switch, and then again goes back to the original condition. तो कभी अगर इनहिबिट का स्टेटस आ जाए तो ये आप कंफर्म कर लीजिएगा कि हाँ वहां से इनहिबिट हुआ है. In our 400 watt amplifier, there is a LED which keeps on blinking. जो attenuator वाला LED है ना, sometime it will keep on blinking. In that condition, you will not never get RF output. वो कभी दिखाता नहीं है. There is no written explanation. I mean, there is it's not written on the display. So you have to go and read the manual otherwise to find out why it is not giving RF output. Then you will find that okay, oh, LED is blinking. It blinks because the pin number 14 and 15 at the topmost connector, that 15 pin connector, pin number 14, 15 need to be sorted out. Short. So basically this this status is expected when you have a single amplifier. अगर 1+1 में है तो waveguide switch controller अपने आप ही वो task accomplish कर लेता है. But if it is not there, if it is single amplifier, then in this case the connector comes. Most of the time we have seen that the connector is missing in old amplifiers. उसका ध्यान रखेंगे. You can watch my video. You will see that everything is there in order. अगर कोई और जरूरत हो तो फिर you can always contact us. हाँ ठीक है. हाँ. What time? हाँ ठीक. You the tell me. Yes. Yeah. And they can make a note भाई कौन सा क्वेश्चन पूछना है. They can. I mean, my one request is that this is not very, online classes में कई चीज मिस कर जाता है. तो पर्सनल इंटरेक्शन वो नहीं हो पाता है. तो इनको ये चाहिए कि एक नोट बना लें कि हाँ कहाँ प्रैक्टिकली कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. प्लस इस लेक्चर में अगर कुछ कमी दिख रही है और फर्दर क्वेरीज है तो वो बताएं हम. ठीक है. With this note, I'm saying thank you to everybody. Thank you. थैंक यू राहुल जी, आपने अपने कीमती समय में से इतना टाइम निकाला. और साथ में आप पहले अभी जो वीडियोस जो पार्टिसिपेंट जो बाकी सब वीडियोस देखेंगे वो भी ही हैज़ कम 2-3 days हेयर एंड विद बिजी शेड्यूल में से अपना टाइम निकाल के ही हैज़ ट्राइड टू गिव अस so much of time and we have made the videos and that videos will be shown to you now and after 10 minutes जो भी ब्रेक लेते हैं. मतलब 12:26 हुआ है तो 12:40 पे we will join. But before that I tell you that tomorrow he will be joining online for some time, 15-20 minutes or half an hour. If possible, then you just take care of note down all the problems at your stations or whatever you could want to ask regarding this HPA. He is the, you can say, main service person who has, you must have seen now, he has a very thorough knowledge. So please take advantage of that. Whatever faults or whatever doubts you are having, you can ask tomorrow. Today he has a meeting, so he has to leave a little bit early. Thank you, Rahul, for your time to us. Thank you. Thank you, Greg, for the tea. What? गुप्ता जी 12:40 पे मैं बोल दे रहा हूँ. हाँ ठीक है 12:40. यस 12:27 दिख रहा है मुझे अपने उसमें. तो 12:40 लेट्स ज्वाइन एट 12:40. आवाज बंद कर दो.
भाई सभी लोग आ गए क्या पार्टिसिपेंट्स? Participant, are you there? हाँ, रख दो इधर ही रख दो। हेलो, हेलो, जानकी मुंबई, आर यू एबल टू लिसन मी? हाँ, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? डीडी के चेन्नई, आर यू एबल टू लिसन मी? गुप्ता जी आ रही है आपकी बात। हाँ हाँ, तो शुड आई प्ले द वीडियो नाउ? हाँ, उसको वीडियो में वो ना ऑप्टिमाइज वाला वो बटन लगा कर दिया, कर दिया, कर दिया। मोशन एंड वीडियो है ना। हाँ हाँ, ठीक है। नाउ आई एम प्लेइंग द वीडियो। वी आर प्लेइंग द वीडियो ऑफ एचपीए हाई पावर एम्पलीफायर, its introduction and maintenance related to HPA of earth station. So these are the videos clips, one by one I will play back. After lunch there will be also a session, so some videos will also be played in the afternoon session. ठीक है? गुप्ता जी बता देना कितने बजे से चालू करोगे आफ्टरनून से। 2:30 we will start again. 2:30 है ना? Up to 1:30 we will play back the video here. ठीक है? So I am showing you video of HPA description part 1. So this is a C-band amplifier which I am going to demonstrate you. This is 400 watt C-band indoor unit. This is requiring RF input, no L-band, and it runs on the single phase power supply, 230 volts AC, and then it gives you the output at the flange, that is WR137. This is the front panel of this. So मैं बता रहा था आपको कि ये फ्रंट पैनल है 400 वाट एम्पलीफायर्स का। ये जो स्विच देख रहे हैं आप, दिस इज पावर ऑन ऑफ स्विच। दिस इज गॉट अ नियॉन लैम्प इन इट। जब ये आप ऑन करते हैं तो यू विल गेट अ ग्रीन लाइट इनसाइड इट। मैं थोड़ी देर में ऑन करूँगा तो दिखाऊंगा आपको। ये जो नॉब देख रहे हैं आप, दिस इज फॉर एडजस्टिंग द पावर एंड गेन ऑफ द इक्विपमेंट। जितना आपको पावर चाहिए तो अटेन्यूएशन इसका कंट्रोल करता है।
you've got a 7 segment display here which will give you numeric values. आप देख रहे हैं यहाँ पे RF output in dBm, RF output in watt, attenuator setting, reflected power, helix current, helix voltage. There are faults जो आपको दिखेगा इसमें, तो faults में लिख के नहीं आता कि हाँ हाई RF fault है करके, उसके लिए सीधा इंडिकेशन आएगा यहाँ पे फॉल्ट LED है, वो ग्लो कर जाएगी, ये फॉल्ट वाला, ये रेड है। जब ये ग्लो हुआ तो उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि इस बॉक्स को आप खोलें, इसमें 20 LED है, 10 + 10। हर एक LED का अलग मीनिंग है, आप ये मीनिंग यहाँ पढ़ सकते हैं आसानी से। अगर LED नंबर लेटर से 4 ग्लो किया, LED नंबर 4 शोज फॉर हाई रिफ्लेक्टेड RF फॉल्ट, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ एक्चुअल फॉल्ट क्या है। द HPH विच आर हैविंग 7 सेगमेंट डिस्प्ले के साथ साथ अल्फान्यूमेरिक डिस्प्ले भी है, तो उसमें आसानी होती है कि उसमें सीधा लिख के आता है, बट इसमें आपको कोड पढ़ना पड़ेगा, ये थोड़ी सी मेहनत होती है इन केस ऑफ फॉल्ट। बाकी ये जो डिप स्विचेज इसमें आप देख रहे हैं, इसकी भी सेटिंग है, इससे आप इनका ट्रिप विंडो सेट कर सकते हैं अप एंड डाउन। जैसे हाई पावर फॉल्ट आपको सेट करना है, तो आपने अगर इक्विपमेंट 200 वाट पे चला रहे हैं तो 200 से आप 10 वाट ऊपर रखें और 10 वाट नीचे रखें। सो हाई RF फॉल्ट अपर लिमिट विल बी 210 वाट्स एंड लो RF फॉल्ट विल बी 190 वोल्ट्स। ऐसा आप सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स। ये मैनुअल में भी दिया हुआ है और कभी ऑन करके मैं दिखाऊंगा आपको। उसके बाद एक एन टाइप कनेक्टर है जो फ्रंट पैनल पे ही है, एटेन्यूएटर नॉब के नीचे। यहाँ पे देखेंगे एक स्टिकर लगा हुआ है, दिस स्टिकर शोज कि इनका कपलिंग फैक्टर क्या है। जैसे आप देख सकते हैं कि 5.85 ऊपर लिखा है, उसके साथ लिखा है 41। इसका मतलब कि आप हाँ यहाँ अगर स्पेक्ट्रम लगाएं या पावर मीटर लगाएं तो आपको अगर 50 dB में आउटपुट आ रहा है तो 41 dB डाउन हो गया तो आपको सिर्फ 9 ही दिखेगा स्पेक्ट्रम पे। सो दैट यू हैव टू अकाउंट फॉर, जब आप कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल पावर तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। नाउ देर आर 4 बटन्स हियर, जिसमें एक तो मीटर सेलेक्ट है, इसको आप प्रेस करें, टॉगल स्विच है, आप इसको प्रेस करेंगे तो जो LEDs यहाँ से यहाँ ग्लो हो रही है ना वो टॉगल करेगी ऊपर से नीचे। फिर दूसरा बटन है रीसेट, अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो आप रीसेट प्रेस करेंगे तो फॉल्ट चला जाएगा। तीसरा है लोकल रिमोट और CIF, आप ही देख सकते हो ये वाला। सो ये कंट्रोल के लिए है, जैसे HP अगर चल रहा है तो आपको कंट्रोल लोकल करना है या फ्रंट पैनल पे सही कंट्रोल करना है तो यू टू प्रेस दिस सो दैट द लोकल LED ग्लोज। यानी तो रिमोट और CIF, रिमोट इज ए पैनल विच इज रिप्लिका ऑफ दिस पैनल, वो कहीं कंट्रोल रूम में लगाते हैं। अदरवाइज कंट्रोल कंप्यूटर से कंट्रोल करना है आपको तो CIF में रखना पड़ेगा उसको। ये तीनों इसी से टॉगल होकर हो जाते हैं। फिर आखिरी और अहम स्विच है आपका ये ट्रांसमिट स्टैंड बाई। एक ही बटन से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं RF के केस में। पावर ऑन ऑफ के लिए ये वाला था जो मैंने आपको दिखाया था, ये वाला स्विच AC ऑन ऑफ करने के लिए। दूसरा एक्चुअल RF आउटपुट अगर आपको लेना है तो यहाँ पे करना पड़ेगा विच इज़ ट्रांसमिट एंड स्टैंड बाई बटन। तो अभी अब एक बार अगर उसको प्रेस करते हैं तो ट्रांसमिट में चला जाएगा और दोबारा प्रेस करेंगे तो स्टैंड बाई में आ जाएगा वो। बट प्रोवाइडेड दैट ऑल दिस दिस LED, आई मीन दिस स्विच इज ऑपरेटिंग एट लोकल, तो तभी फ्रंट पैनल से हो पाएगा। लेकिन अगर आपने HPA को CIF में रखा कंप्यूटर इंटरफेस में तो आपको कंप्यूटर से ऑपरेट करना पड़ेगा उसको। ये 3 RU का डिवाइस है पूरा, हाइट इसका 3 RU है और 19 इंच लॉन्ग। तो आप देख सकते हो कि रैक में आसानी से फिट हो जाता है। यू टू माउंट टेलीस्कोपिक स्लाइड ऑन द साइड, वो इनबिल्ट हमें कंपनी सप्लाई करती है उसके साथ ही, आप रैक में माउंट कीजिए। उसके बाद ये हैंडल है आपको पुल पुश करने के लिए।
अभी उसके बाद मैं इसको खोल के दिखाऊंगा आपको। जब ये ऑन होगा तो ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। इसको खोलने के लिए आप देख सकते हैं कि इधर ये टॉप कवर है। डोंट माइंड अबाउट द कलर एंड द एस्थेटिक ऑफ द इक्विपमेंट बिकॉज दिस इज ए डेमो यूनिट। काफ़ी गंदा लग रहा है बट ठीक है, फॉर द सेक ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन दिस शुड बी ओके। तो इसमें साइड में स्क्रूज लगे होते हैं, 4 स्क्रू यहाँ, 4 स्क्रू यहाँ, उसके बाद एक स्क्रू पीछे लगा हुआ है। तो जब आप खोलेंगे पता लग जाएगा आपको। यू हैव टू यूज ए स्टार हेड स्क्रू ड्राइवर एंड देन खोलने के बाद you can remove this cover which is just an aluminum plate. अब देखेंगे कि मैं आपको दिखाता हूँ पावर कनेक्शन कैसा है। अभी नहीं, ये इसका पावर कनेक्टर है। सो अगर आप ये देखेंगे ये इसका पावर कनेक्टर है। पिन नंबर ए नोट कर लेना चाहिए। पिन नंबर ए बी सी 3 ही पिन है इसमें। ए पे फेज है, बी पे न्यूट्रल है और सी पे ग्राउंड है। कई बार लोग कनेक्शंस में उल्टा कर देते हैं, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। उससे नहीं तो इक्विपमेंट इनिशियल जो पावर सप्लाई है उसका वो ब्लास्ट कर जाता है। तो फेज को न्यूट्रल को फेज आप कर सकते हैं, लेकिन फेज की जगह ग्राउंड लग जाए तो मुसीबत हो जाएगी। इसका ख्याल रखना चाहिए। दिस रन्स ऑन 230 वोल्ट्स AC सप्लाई। सिंपल कनेक्टर है इसका ऑन द अदर एंड। 15 एम्पीयर का प्लग होता है, उससे आप यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअल पावर रिक्वायरमेंट इसका 2.8 किलोवाट के करीब है, बट इंडस्ट करंट इज़ अराउंड 200%। तो उसका मतलब पावर कनेक्टर थोड़ा रोबस्ट हो ज़्यादा अच्छा रहता है, नहीं तो इवेंचुअली धीरे धीरे करके वो ख़राब हो जाते हैं प्लग उसके। अब इसको हम लगाते हैं पीछे। सो टॉप कवर हटाने के बाद जो इनसाइड लुक है आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। दिस साइड व्हेन यू स्टैंड, अगर आप HPA के पीछे खड़े होंगे तो राइट हैंड साइड में जो पोर्शन है वो पावर सप्लाई का सेक्शन है। 3 मुख्य बोर्ड है इसमें, पावर फैक्टर मॉड्यूल, पावर प्रोसेसर मॉड्यूल एंड हाई वोल्टेज मॉड्यूल। एक और बोर्ड आता है इसमें जो ये ब्लू कैप के साथ आप देख रहे हैं, ये फैन पावर सप्लाई है। तो इसमें कोई ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन हाँ ये फैन पावर सप्लाई अगर ख़राब हो जाए तो एक इंडिकेशन आता है डिस्प्ले में, उसको बोलते हैं PFAL, पावर फेलियर करके आता है। तो उसमें फ़ैन आपके चलने बंद हो जाएंगे। ये एक एक करके आप समझ सकते हैं जब आप मैनुअल गो थ्रू होएंगे, या कोई डाउट हो तो बाद में भी आप पूछ सकते हैं। अब इनको हम अगर एक्सप्लेन करें तो AC सप्लाई यहाँ से आती है पीछे से विद दिस कनेक्टर, और AC सप्लाई लाइक एनी अदर डिवाइस EMI EMC फिल्टर में जाता है। तो इसको टॉप कवर खोलने के बाद एक और कवर है, इसको आपको खोलना ही पड़ेगा अगर कुछ भी ट्रबल शूट करना है तो। ये स्क्रूज एक एक करके आप खोल लें। व्हाइल ओपनिंग वी हैव टू बी केयरफुल कि कुछ अंदर ना गिरे, नहीं तो आपका आधा दिन खराब हो जाएगा। टू रिमूव दिस आप इसमें मैग्नेटिक हेडेड फ्लैट स्टार स्क्रू ड्राइवर भी यूज कर सकते हैं, तो उससे लाइफ इजी रह जाता है। नाउ यू हैव टू रिमूव दिस कवर। तो मैंने बताया कि AC सप्लाई देने के बाद जो सप्लाई आती है सबसे पहले वो EMI EMC फिल्टर बॉक्स में आती है, विच इज हियर। ये जनरली हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होता है, इसमें भी है, डिपेंडिंग अपॉन द पावर रेटिंग, current handling capacity. Output of this EMI EMC filter goes to power factor module, which is the first module of the device of the amplifier.
इसका काम है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना मोटे तौर पे। बेसिकली जब हम 230 वोल्ट दे रहे हैं तो ये 380 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। इसके दो टैपिंग है, एक ये और दूसरा ये। पीछे आपको ब्लैक एंड रेड केबल मिल जाएंगे, एक पेयर ये है, दूसरा ये है। दोनों ही सेम वोल्टेज कैरी कर रहे हैं, लेकिन दो डिफरेंट सोर्स बनाए गए हैं फॉर द वेरी पर्पस that both are going to the same next module, which is known as power processor module. अब पावर प्रोसेसर मॉड्यूल जैसा नाम है इसका, इट हैंडल्स और प्रोसेसेस द पावर। तो 380 वोल्ट जो हमने दिया, इसको ये 5 वोल्ट, 24 वोल्ट, 12 वोल्ट, -16 वोल्ट, जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट है वो इन हाउस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा जो सेक्शन है, एक टैपिंग इधर से गई है, वो पावर प्रोसेसर में PWM जनरेट करने के लिए होता है। मैंने जैसे कहा शुरू में कि ये वैक्यूम डिवाइस है और वैक्यूम डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए हाई वोल्टेज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। दिस एम्पलीफायर इज रनिंग विथ 9000 वोल्ट DC। अभी हम DC कैसे बनाएंगे? DC बनाने के लिए आपको स्टेप अप करना पड़ेगा वोल्टेज, और जब स्टेप अप करते हैं तो AC में ही हो पाएगा, DC में ट्रांसफार्मर नहीं काम करता है। तो हमने एक ये देखिए एक हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। दिस इज हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर विच इज टेकिंग वोल्टेज फ्रॉम दिस पावर प्रोसेसर मॉड्यूल। उसको जो सप्लाई जा रही है वो यहाँ से जाती है। ये जो दो ब्लू वायर आपको दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं ये दोनों ब्लू वायर ट्रांसफार्मर में हुकअप है, टर्मिनल ब्लॉक। तो बेसिकली ट्रू साइनोसाइडल वेव तो नहीं मिलता है इसको, लेकिन PWM मिलता है, उससे काम हो जाता है हमारा। और साथ साथ इसकी फ्रीक्वेंसी भी हम इन्हेंस करते हैं। जैसे जनरली हमारा जो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सप्लाई है इंडिया में, वो 230 वोल्ट्स AC विथ 50 हर्ट्ज 50 साइकिल्स, उसको हम 50 साइकिल्स को यहाँ पे बढ़ा करके 50 किलो हर्ट्ज करते हैं। तो 50 किलो हर्ट्ज होने पे होता क्या है कि ट्रांसफार्मर का साइज छोटा हो जाता है। जब हमारा फ्रीक्वेंसी हाई हो गया तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द ट्रांसफार्मर रिड्यूसेस, इसलिए इतना छोटा ट्रांसफार्मर है। दूसरी बात, करंट की ज़्यादा जरूरत नहीं होती, वोल्टेज हाई होना चाहिए हमारा। तो ट्रांसफार्मर का आउटपुट इज स्टेप्ड अप, इट इज अबाउट 9000 वोल्ट्स। और अब चूंकि हमारे को जरूरत है DC वोल्टेज की, तो फिर हमारे को रेक्टिफायर की जरूरत पड़ती है, विच इज अ हाई वोल्टेज रेक्टिफायर। यू कैन सी दिस, ये वाला जो रेड वायर दिख रहे हैं उसमें ब्लैक बॉक्स एक्चुअली पोर्टेड रेक्टिफायर है, कस्टमाइज्ड ओनली फॉर मैन्युफैक्चर बाय CPI। तो इसमें जो 9000 वोल्ट AC देते हैं PWM, उसको कन्वर्ट करके ये DC बनाता है। एंड देन एज यूजुअल इन एनी रेक्टिफायर वी नीड टू किल द रिपल। रिपल तो जनरेट होता ही होता है, बिकॉज दिस इज नॉट ट्रूली स्ट्रेट लाइन जैसे बैटरी वोल्टेज होती है। तो बैटरी वोल्टेज के लेवल पे लाने के लिए हमें फिल्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है, विच इज अकम्प्लिश्ड बाय दिस RLC सर्किट, a fine filter which is smoothing the ripple, removing the ripple from the voltage which is generated by this module. Final output ये इस केबल से जाता है, which is coming by under this and coming here. I take this is coming to this connector. मैं इसको भी खोल के दिखाता हूँ आपको। ये इसका कनेक्टर है, इसमें फिलामेंट वोल्टेज भी होता है, विच इज ब्यूटीफुली मैनेज्ड बाय दिस बोर्ड हाई वोल्टेज मॉड्यूल। 6.3 volt is the filament voltage which is coming on terminal 5 and 6 of this connector, and then remaining are cathode and anode voltages, and there is one more cable is there जो इंटरलॉक का काम करता है। देखिए हाई वोल्टेज मॉड्यूल हैंडल करने के लिए, हाई वोल्टेजेस हैंडल करने के लिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। ये बात मैंने शुरू में बतानी चाहिए थी कि ध्यान रखें कि कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं इक्विपमेंट पे, तो सर्टेन स्किल्स आर एक्सपेक्टेड। कोई
अननोन अनाड़ी आदमी इनोसेंट आदमी काम नहीं कर सकता है इस पे अनलेस ही हैज गॉट प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ दीज थिंग्स और बेसिक नॉलेज अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, हाउ इट फंक्शंस एंड व्हाट केयर शुड बी टेकन. हाँ जी, हेलो पार्टिसिपेंट. रविंद्र जी, मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ आपसे. अभी एक वीडियो आपने देख लिया, अभी दूसरा वीडियो हम लोग दिखाते हैं सीरीज वाइज. हम लोगों ने जो वीडियो बनाए हुए हैं, जैसे राहुल ने अभी आपको प्रेजेंटेशन दिया था ना, उसमें पहले उसने पावर एम्पलीफायर के बारे में बता दिया, कैसे कैसे पावर एम्पलीफायर काम करता है, और एक्चुअल मेंटेनेंस हमने उसको बुलाकर यहाँ पर करवाई थी, और उसने टिप्स जो भी मेंटेनेंस के हैं वो यहाँ पर दिए हैं. तो पहला वीडियो मैंने आपको दिखाया, इसी का पार्ट 2 मैं अभी आपको सामने प्लेबैक करता हूँ. आप जो भी क्वेरीज है वो नोट करते जाओ, सो दैट क्या होगा, कल टुमारो ही विल बी आल्सो ऑन ऑनलाइन, और उससे आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं. ठीक है, तो आई एम नाउ प्लेइंग द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो. जहाँ जहाँ भी आपके कोई क्वेरीज बनती जाए तो वो लिखते जाइएगा, सो दैट व्हेन राहुल जॉइंस टुमारो यू कैन आस्क ऑल द क्वेश्चंस देयर. ठीक है, अब हम दोबारा बता रहे हैं आपको इलेक्ट्रिकल पार्ट. हाई वोल्टेज तक आ गए. सो दिस इज द हाई वोल्टेज इनपुट बीइंग कनेक्टेड टू द TWT. नाउ ये कहाँ जा रहा है? ये जो रेड बॉक्स देख रहे हो, रेड बॉक्स कमिंग फ्रॉम हियर, द होल थिंग, दिस इज द हार्ट ऑफ द इक्विपमेंट. ये मुख्य पार्ट यही है HPA का. दिस इज नोन एज TWT, ट्रेवलिंग वेव ट्यूब. ट्रेवलिंग वेव ट्यूब की खासियत या फीचर ये है कि इसमें आप एनोड और कैथोड पे वोल्टेज देंगे और एक फिलामेंट होगा जो कैथोड को गर्म करेगा. तो ये हाई पावर माइक्रोवेव जनरेट करता है. जनरेट तो नहीं करता, एम्पलीफाई करता है. जो आप सिग्नल यहाँ देंगे, आप सिग्नल देने के लिए आप देख रहे होंगे ये जो कनेक्टर है, दिस इज RF इनपुट फॉर दिस TWT, और उसका आउटपुट यहाँ से निकलता है, यहाँ से. ये आउटपुट है. इसमें 3-4 कंपोनेंट इसके आउटपुट में लगे हुए हैं. तो इसका जो बेसिक काम करने का प्रिंसिपल है, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन पे काम करता है. एनोड और कैथोड के बीच में वोल्टेज दिया, जो हम 9000 वोल्ट की बात कर रहे थे, इन्हीं दोनों टर्मिनल पे लगे हुए हैं. उसके बाद जो कैथोड है, कैथोड को हम गर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिलामेंट विच इज़ अबाउट 6 वोल्ट 6.3 वोल्ट्स DC. तो जब वो फिलामेंट गर्म हो जाता है उसके बाद हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं. तो आप देखते होंगे कि अब बाहर फ्रंट पैनल पे एक बटन है, ट्रांसमिट एंड स्टैंड बाई. तो ट्रांसमिट का मतलब होता है कि ये जो हाई वोल्टेज है ये एक्टिवेट हो जाता है. वो तभी एक्टिवेट होता है जब वो स्टैंड बाई में आता है. स्टैंड बाई में आने के लिए 3 मिनट का समय दिया हुआ. तो वो जो फिलामेंट है उसमें 3 मिनट का समय लगता है टू वार्म इट अप, टू मेक इट रेडी फॉर ट्रांसमिशन. उससे पहले अगर आप देंगे तो वो ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा, एम्पलीफाई नहीं कर पाएगा. जब ये वोल्टेजेस हमने अप्लाई कर दिया, फिर हमने RF इनपुट दे दिए, उसके बाद इसका आउटपुट आता है यहाँ पे. ये आउटपुट आया. सो देर आर 3-4 पैसिव कंपोनेंट्स माउंटेड हियर. पहला कंपोनेंट है इसका, ये सर्कुलर डिवाइस है विच इज नोन एज आइसोलेटर, और वी ऑल्सो कॉल इट एज मैजिक टी. इफ यू गो टू बेसिक्स ऑफ योर इंजीनियरिंग, मैजिक टी का काम है वन वे ट्रैफिक प्रोवाइड करता है. The signal which is coming out of this trailing wave tube which will be forwarded towards output, but anything getting reflected,
सबसे बड़ी बात है कि मैंने आपको बताया ये ट्रेवलिंग वेव ट्यूब है, ये हार्ट ऑफ द सिस्टम है. इट मीन्स दैट ऑब्वियसली दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल एंड कॉस्टली इक्विपमेंट. 60% ऑफ द कॉस्ट ऑफ दिस बॉक्स इज दिस TWT. तो इसको प्रोटेक्ट करना हमारा मेन प्रिकॉशन है. प्रिकॉशंस में जितने प्रिकॉशंस है उसमें सबसे बड़ा प्रिकॉशन है कि ट्यूब खराब ना होवे. तो उसके लिए हमने यहाँ पे मैजिक टी लगाया. वो ट्यूब को प्रोटेक्ट करता है. जो सिग्नल विच इज कमिंग आउट ऑफ द ट्यूब विल गो आउट ऑफ द एम्पलीफायर, इट विल गो टू एंटीना और वेर एवर यू वांट टू टेक. लेकिन अगर कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है तो दिस इज नॉट टू गो बैक टू द फ्लेंज, वापस ट्यूब के फ्लेंज पे नहीं जाएगा. दिस विल कम हियर. दिस डिवाइस, दिस स्मॉल बॉक्स इज नोन एज, दिस बॉक्स इज नोन एज डमी लोड. आप ये नोट कर सकते हैं. द डमी लोड, अभी ये देखने में एकदम सिंपल बॉक्स लग रहा है, बट इसकी कैपेसिटी इज डिफाइंड और डिजाइंड according to the amplifier. The capacity of this dummy load is 10% of the rated power of this amplifier. So मैंने बताया था शुरू में इसकी कैपेसिटी 400 वाट है. तो ये जो डमी लोड है 40 वाट रेगुलर पावर, कंटिन्यूस पावर एब्जॉर्ब कर सकता है. तो 40 वाट तक अगर आपको रिफ्लेक्शन है तब तक तो ये ट्यूब प्रोटेक्टेड है. बट कई बार देखा गया है कि लापरवाही में या फिर बिकॉज ऑफ द मिसबिहेवियर ऑफ द इक्विपमेंट, इवन दैट 10% इज नॉट सफिशिएंट. तो उसको कंट्रोल करना जरूरी हो जाता है. वन हैज़ टू बी केयरफुल कि 40 वाट से ज़्यादा ना जाए. बट वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो 40 वाट इज़ टू मच ऑफ अ पावर. उतना होना नहीं चाहिए. मैंने बात की 100 वाट पे 3 वाट आपको होना चाहिए. 200 वाट हुआ तो 3, 4, 5 वाट होंगे बस. 40 वाट अगर पावर आपके सिस्टम में जा रहा है रिफ्लेक्शन, एंड आप बोल रहे हो नहीं अभी तो ख़राब नहीं होगा हमारा, यू शुड नो व्हाट यू आर डूइंग और उसके रिपरकशंस क्या है, उसका अंजाम क्या होगा. दूसरा पोर्शन है इसमें बैंड पास फिल्टर. तो मैंने ये TWT की सप्लाई के बारे में बताया, इसके आउटपुट कंपोनेंट के बारे में बताना था. पहला पोर्शन था मैजिक टी, उसके साथ डमी लोड. उसके आगे का आउटपुट है बैंड पास फिल्टर. कोई भी इक्विपमेंट जब एम्पलीफाई करता है तो इसके साथ साथ जो अनवांटेड सिग्नल होते हैं वो भी एम्पलीफाई हो जाते हैं. तो उसको हमें सप्रेस करना है, उसको मिटाना है, एलिमिनेट करना है. उसके लिए हम लोग बैंड पास फिल्टर यूज़ करते हैं. इस बैंड पास फिल्टर की फ्रिक्वेंसी है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है 5.85 गीगाहर्ट्ज़ टू 6.65 गीगाहर्ट्ज़. सो दिस इज़ प्योर सिविलियन सी बैंड. इसके ऊपर भी होते हैं 6725 और 7025 गीगाहर्ट्ज़ भी होते हैं, बट वो इस HPA में एप्लीकेबल नहीं है. ज़रूरत भी नहीं है आपको. जो नॉर्मल सी बैंड है अपलिंक के लिए वो बैंड पास बैंड दिया हुआ है इसमें. उसके बाद देयर आर 3 पोर्ट्स, 1, 2, 3. ये तीनों डायरेक्शनल कपलर है. हमें जैसे मैंने बताया 400 वाट एम्पलीफायर है. तो 400 वाट के एम्पलीफायर को आप पावर मेज़र करने के लिए कोई ऐसा पावर मीटर नहीं जो डायरेक्ट मेज़र करे. उसके लिए एक टेक्निक है कि हम उसका सैंपल ले लेते हैं और सैंपल से हम रिकैलकुलेट कर लेते हैं कि उसकी टोटल पावर कितनी आ रही है. तो दीज डायरेक्शनल कपलर्स आर हैविंग सम कपलिंग फैक्टर. जैसा फ्रंट पैनल पे दिखाया था आपको कि 5 गीगाहर्ट्ज़ 5.85 गीगाहर्ट्ज़ पे कितना है कपलिंग फैक्टर, उसी तरह से इसमें दिया हुआ है. एक्चुअल में ये तीनों डायरेक्शनल कपलर ही मेजरमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं. पहला जो केबल है ये यहाँ से उठ करके सैंपल पोर्ट पे जाता है जो यहाँ लगा हुआ है नीचे. आप ये दिखा सकते हैं अगर तो. ये जो सैंपल पोर्ट है ना, ये वाला एन टाइप, तो यहाँ तक आ रहा है वो. सो देयर इज़ नो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इन्वॉल्व इन दिस इज जस्ट अ केबल. दूसरा है जो डायरेक्शनल कपलर है वो यहाँ से लेकर के जा रहा है. ये देखिए एक छोटी सी ट्रांसड्यूसर बोलते हैं इसको. दिस इज अ डिवाइस कॉल्ड टनल डायोड. तो ये जो पोर्शन है ना, सो दिस इज हैविंग अ फीचर कि आप इधर माइक्रोवेव देंगे तो इस साइड आपको मिलीवोल्ट ड्रॉप देगा वो. दिस कन्वर्ट्स द RF एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और उससे आपको फिर केबल ही मिल जाती है. ये केबल लेके जाता है इस बोर्ड पे विच इज नोन एज RF मॉनिटर बोर्ड. तो ये बेसिकली क्या करता है, जो मिलीवोल्ट ड्रॉप हमें मिला उसको कन्वर्ट करके डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है. दिस इज नथिंग बट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ADC. उसका सिग्नल
एनालॉग टू डिजिटल इस कनेक्टर के थ्रू कंट्रोलर बोर्ड पे जाता है। सो दिस इज आवर कंट्रोलर बोर्ड, फ्रंट पैनल, उसके बाद डिस्प्ले बोर्ड, तीसरा है कंट्रोलर बोर्ड। सो कंट्रोलर बोर्ड में इसको सप्लाई भी यहाँ से मिलती है RF मोनीटर को, प्लस उसके सिग्नलिंग कंट्रोलर बोर्ड को जाता है। तो बोथ आर इंटरकनेक्टेड। उसके बाद दूसरा टनल डायोड है। तो ये पहला वाला जो हमने दिखाया आपको, ये था फॉरवर्ड पावर के लिए। सो ये टनल डायोड आपको ऐसा दिखेगा, छोटा सा डिवाइस है ये। इसके पीछे अटेन्यूएटर पैड लगा हुआ है। दिस इज मे बी बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, कितना हमको फाइन ट्यून करने में मिलना चाहिए। समटाइम इट इज़ 3 dB 10 dB 6 dB लाइक दैट। बट ये डिवाइस है ना, थोड़ा डेलिकेट है ये। टनल डायोड का फीचर तो बताया मैंने, ये माइक्रोवेव को मिलीवोल्ट में कन्वर्ट करता है। साथ साथ ये काफ़ी नाजुक है, जैसे इसको आपने अगर ड्रॉप कर दिया तो इसका कैलिब्रेशन लूज हो जाएगा। कॉस्ट इज़ अराउंड 50,000 रुपीज़। सो वी हैव टू बी केयरफुल। जनरली हम लोग देखते हैं जो आपके मोबाइल टर्मिनल जो है ना, फ्लाईवे में या फिर DSNG वैन में जो लगे होते हैं HP, उसमें ये वाली प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, डिस्प्ले कम दिखता है उसमें, एरर आ जाते हैं उसमें। तो इसलिए केयरफुल रहना कि इसको उठा पटक ना करें, शॉक प्रूफ नहीं है ये। दूसरा डायोड लगा हुआ है। एक्चुअली ये दोनों डायोड इंटरचेंजेबल हैं, इसको इधर आप लगा सकते हो। दूसरा वाला जो है ये रिफ्लेक्टेड पावर को मेजर करने के लिए है। तो ऑब्वियसली अगर कुछ उसमें रिफ्लेक्शन है तो आपको दिखाएगा। तो उसके लिए तीसरा सैम्पल पोर्ट, आई मीन डायरेक्शनल पोर्ट, सैम्पल पोर्ट लेते हैं डायरेक्शनल कपलर के साथ। अब फाइनल एंड जो HPA का है वो ये यहाँ से जा रहा है। दिस इज गोइंग टू द फाइनल आउटपुट जो HPA के पीछे है। इसको मैं घुमा के दिखाऊंगा फिर। फिलहाल तो इसको लगा के हम टाइट कर दें। आपको यूज़ करना है ऐसे में कनेक्टर के लिए स्पैनर 7-8 नंबर का चाबी, उससे ये खुल जाता है आसानी से। जब भी आप खोल रहे हैं तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल अबाउट द बेंड ऑफ द रिजिड केबल, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द कनेक्शंस। और ये सारा काम आप पावर ऑफ करके करें, ज़्यादा बेहतर है। आउटपुट आ गया। अब हम बात करेंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है वो ऑलमोस्ट कवर हो गया। टू सम इट अप, पावर फैक्टर मॉड्यूल, पावर प्रोसेसर मॉड्यूल, हाई वोल्टेज मॉड्यूल, फैन पावर सप्लाई, RF मॉनिटर बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड, कंट्रोलर बोर्ड। फिर से एक बार बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड कितने कितने हैं। हाई वोल्टेज, ये पावर फैक्टर मॉड्यूल, फर्स्ट बोर्ड, पावर प्रोसेसर मॉड्यूल, हाई वोल्टेज मॉड्यूल, फैन पावर सप्लाई, इसकी आउटपुट 28 वोल्ट DC होती है। ये 2 फैन को ऑपरेट करता है, एक फैन यहाँ लगा हुआ है, एक फैन पीछे लगा हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं, ये वाला फैन। इसके साथ
एक छोटा सा बोर्ड और लगा हुआ है, वो आपको कंट्रोलर बोर्ड के पीछे माउंट किया हुआ है। मैं इसको खोल के ही दिखा देता हूँ आपको। इसमें कोई स्क्रू वगैरह नहीं लगा होता है। ये बोर्ड है, दिस इज नथिंग बट 16 to 5 वोल्ट रेगुलेटर, अगर जिनको जानकारी हो थोड़े बहुत पावर सप्लाई की। और काफ़ी रगड बोर्ड है, मॉड्यूल है ये कभी फेल नहीं होता। मेरे 20 साल के करियर में मेरे ख्याल से 3 या 4 हमने रिप्लेस किया है। कंट्रोलर के पावर सप्लाई के लिए है। एक मॉड्यूल उसके बाद रहता है अभी, जो आरएफ सेक्शन में अगर हम जाएंगे, इसको बोलते हैं हाई सॉलिड स्टेट इंटरमीडिएट पावर एम्पलीफायर, SSIPA, या बोलचाल की भाषा में इसको प्री एम्पलीफायर भी बोला जाता है। ये इसका कनेक्शन जो है इस 25 पिन DB25 पिन कनेक्टर से होता है। इसका कनेक्शन यहाँ से कंट्रोलर बोर्ड को जाता है, जो मेन बोर्ड हमने दिखाया था। बेसिकली इसमें 16 वोल्ट सप्लाई चाहिए होती है, प्लस कुछ कंट्रोल सिग्नल सर्किटरी है। जब आप RF देते हैं तो RF सिग्नल इसको ही हिट करता है। दिस इज एन एक्टिव डिवाइस। इसका गेन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द TWT गेन। टोटल गेन इस एम्पलीफायर का मैंने बताया नहीं था, 75 dB गेन है इसका। तो गेन पार्टली कंट्रीब्यूट होता है इस SSIPA से और पार्टली होता है TWT से। SSIPA का गेन है 30 to 35 dB और इसका 40 to 45 dB है। अगर आप दोनों को सम अप करेंगे, जोड़ेंगे तो 75 प्लस आएगा। ठीक है, फ़र्क दोनों में ये है TWT और SSIPA में कि गेन ऑलमोस्ट सेम है SSIPA का, बट दिस कैन नॉट हैंडल हाई पावर। TWT गेन उतना होने के साथ साथ ये पावर भी हैंडल करता है, फ़र्क यही है। बट दोनों के कॉस्ट में, डिज़ाइन में, मैन्युफैक्चरिंग में आसमान ज़मीन का अंतर है। रगड़ सिस्टम्स SSIPA भी है, काफ़ी कम फेलियर है इसके। ओनली थिंग इज दैट इट हैज़ टू बी ऑपरेटेड करेक्टली। अगर हाई अप डाउन वोल्टेज हो जाए तो दिक्कत होगी, या फिर इसका हीट अगर डिसिपेट ना हो तो। देखिए ये जो पूरा एम्पलीफायर बना हुआ है, दिस इज अ कंसोलिडेशन और कन्वोल्यूशन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। आप एक कैबिनेट बनाते हैं तो ये एक मैकेनिकल बॉक्स है, उसमें आप कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो हैंडलिंग द हीट इंजीनियरिंग। उसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, उसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, देन RF रेडिएशन, उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर है। सो इट हैज़ गॉट ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द इंजीनियरिंग विच इज़ इन्वॉल्व। और इन सबको मैनेज करने के लिए अगला क्वेश्चन ये होता है कि भाई इसको मेंटेन कैसे करना है। मेंटेन करने के लिए दो ही चीज़ें हैं, एक तो ग्राउंडिंग ठीक रखिए। ग्राउंडिंग इसलिए कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 16 वोल्ट पे चलते हैं। अगर आपका अर्थ न्यूट्रल वोल्टेज ठीक नहीं है, मान लो उसका न्यूट्रल शिफ्ट होकर के 10 वोल्ट आ गया, तो ये तो 5 वोल्ट पे ऑपरेट हो जाता है। तो जो डेटा आपको मिलना चाहिए था उसकी जगह पे कुछ और चला जाएगा। द कंट्रोलर बिकम्स क्रेजी, सो इट डज नॉट गिव यू द करेक्ट आउटपुट, करेक्ट परफॉर्मेंस। इसलिए ग्राउंडिंग ठीक होनी चाहिए। आवाज नहीं आ रही सर।
आपकी आवाज नहीं आ रही सर कोई भी। ऑडियो नहीं है। मैंने स्टॉप किया हुआ है। जस्ट आई एम शेयरिंग। थर्ड वीडियो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद लंच होगा। लंच के बाद वी विल अगेन मीट एट 2:30 या 2:40 अप्रोक्सीमेटली। देन वी प्ले बैक ऑन द वीडियो। अभी मैं एक 14 मिनट का वीडियो आपके सामने प्ले कर रहा हूँ। दूसरा है कूलिंग होनी चाहिए। आप ये देख सकते हैं कि इसका डिज़ाइन ऐसे बना हुआ है कि दिस इज सकिंग द कोल्ड एयर फ्रॉम द इन्वायरमेंट और फ्रॉम योर रूम, दिस फैन। और उसके बाद ये पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट को कूल करता हुआ अगेन इट इज गोइंग एंड हिटिंग द हॉट स्पॉट ऑफ द TWT। दिस पोर्शन इज बेसिकली हॉट स्पॉट ऑफ द TWT। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। द कट ऑफ पॉइंट ऑफ दिस हेड इज़ अबाउट 125 डिग्री C। 125 का मतलब हो गया कि आप चाय बना सकते हो इस पर, एनीथिंग इट्स मोर देन बॉइलिंग पॉइंट। तो इतना गर्म होता है। अगर आप इस हीट को अंदर ही छोड़ देंगे, आप समझ सकते हैं रिपरकशन क्या होगा उसका। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप इस फिल्टर को क्लीन करें। फिल्टर जैसे ही साफ़ होगा तो कूलिंग प्रोसेस ज़रूरी नहीं है। एक मिथ है जनरली हम इंजीनियर्स को कि एयर कंडीशन चाहिए। ऐसा मैनुअल में कहीं नहीं लिखा हुआ है, आप खोल करके देख सकते हैं। मैं भी बता रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड। हवा का सर्कुलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इसको ठंडी हवा दें 17 डिग्री और 15 डिग्री 14 डिग्री, ऐसा नहीं है, बल्कि कई बार उसका नुकसान हो जाता है। इफ़ यू आर कूलिंग टू हाई and then it gets exposed to the heat, then there is a process called condensation। इसमें कंडेंसेशन हो जाता है, वाटर ड्रॉप्स अंदर मिलने शुरू हो जाएंगे विच विल किल ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स। इसलिए जो हवा सर्कुलेट करना ज़्यादा ज़रूरी है। व्हेन एयर इज़ फ्लोइंग फ्रॉम हेयर टू देयर, उससे आपका टेम्परेचर बना रहता है। अगर मान लो आप 25 डिग्री भी यहाँ दे रहे हैं, there is a calculation that it generates 40 डिग्री मोर टेम्परेचर। अगर जब ये ऑपरेट होएगा तो आप यहाँ 20 देंगे तो यहाँ आपको 60 मिलेगा आउटपुट पे। इसीलिए अब ये डब्बा इतना बड़ा है, कल ट्यूब तो इतना ही छोटा है। इट इज़ 1/8 और 1/6 ऑफ द साइज ऑफ दिस एम्पलीफायर। बट उसको कूल करने के लिए इसका जो हीट सिंक एरिया है, दिस इज डबल देन द ट्यूब होल वॉल्यूम। वो इसलिए है कि द होल असेंबली इज नथिंग बट द हीट सिंक। अगर आप खोल के देखना चाहें तो मैं आपको दिखाता हूँ। You have to use a star head screwdriver। Whenever we are working on these equipments, पहली बात तो मूड में होना चाहिए आदमी को काम करने का। अगर आज मूड नहीं है तो साहब को बोलो कल करेंगे सब। अगर आपका मन ठीक नहीं है, पता लगा 2-4 स्क्रू अंदर ही गिरा दिया आपने, आप ढूंढते रहिए उसको। फिर कई बार क्या होता है कि आप जितने अनस्क्रू किए, बाद में उसको रीअसेंबल करने में 2-4 स्क्रू आप बचा लेते हैं। बोले क्या है जी, स्पेयर है हमारा। वो नहीं होना चाहिए। ये तो TWT है, इसमें स्क्रूज नंबर ऑफ स्क्रूज कम है। अगर आप सॉलिड स्टेट के ब्रिक खोल के देखें, एक एक लेयर खोलने के लिए आपको 32 स्क्रूज खोलने पड़ते हैं। ये
दिस इज नथिंग बट ब्यूटीफाइंग कवर, फाइबर का बना हुआ है। आजकल इसको हम लोग ट्रांसपेरेंट कवर से डाल दिए हैं ताकि इसके अंदर कितनी गंदगी वो भी दिखे। ये हाई वोल्टेज केबल है जो हाई वोल्टेज मॉड्यूल से आ रहा है, ठीक है। सो अगर आपको हाई वोल्टेज मॉड्यूल चेंज करना तो ये कवर हटाना ही पड़ेगा। और आप देख सकते हैं ये एल्युमिनियम असेंबली है। दिस इज नथिंग बट देयर इज नो सर्किट इनसाइड, नथिंग, जस्ट टू कूल। हीट को डिसिपेट करने के लिए क्या है तरीका, आपको हीट सिंक मतलब उसका डिसिपेशन एरिया बढ़ा दीजिए। जैसे हम बाइक में देखते हैं इंजन तो छोटा होता है, उसके साथ साथ फिन्स लगे होते हैं। फिन्स वो क्या होता करता है कि विद द फ्लो ऑफ एयर उसकी कूलिंग बढ़ जाती है। उसी प्रिंसिपल पे इसको रखा गया है। कई बार जो हीट ज़्यादा जनरेट करते हैं बड़े एम्पलीफायर्स, उसमें हम लोग फोर्स्ड एयर कूलिंग डालते हैं, प्लस कई बार वाटर कूल्ड भी होता है, उसमें ठंडा पानी फ्लो करता रहता है, उसकी वजह से उसका हीट डिसिपेट होता है। देयर आर सेवरल टेक्निक्स ऑफ रेडिएटिंग, आई मीन किलिंग द हीट, उसमें से एक ये है। तो इसलिए ध्यान ये रखना होता है मेंटेनेंस के लिए कि एक तो हवा एयर फ्लो आपका क्लियर हो, साथ साथ ये पैसेज जो है ना ये क्लीन होना चाहिए। यहाँ पे आप देखें एक एडिशनल फैन लगा हुआ है। इस फैन में अगर डस्ट फेदर फॉरेन पार्टिकल अगर आके इसको चोक कर दिया तो आप समझोगे कि हमारा तो फैन चल रहा है जी, लेकिन कूलिंग नहीं होगी उसकी। तो इस एम्पलीफायर में यू कैन ब्लेम दैट दिस इज अ डिजाइन फॉल्ट और वॉट एवर, देयर इज नो इंडिकेशन फॉर द टेम्परेचर। हाँ, कट ऑफ पॉइंट के लिए थर्मोस्टेट लगा हुआ है, 125 जैसी जंप होगा आपको टीरोलिटी ओवर टेम्परेचर पे ट्रिप कर जाएगा। या SSIP में भी ओवर टेम्परेचर का स्टिकर दिया हुआ है। देयर इज ए बार, वो बार दिखाता है आपको कि वो मतलब डिवाइस कितना हीट हुआ था, वो कलर चेंज हो जाता है उसका। तो वो ये दो टेक्निक इसमें दी हुई है, बट बाकी अदर मैन्युफैक्चरर्स हैव गिवन द टेम्परेचर इंडिकेशन ऑल्सो। ये हमारी कंपनी का है कि भाई अगर हम ज़्यादा फैसिलिटी ज़्यादा फीचर देते हैं, एक तो कॉस्ट बढ़ जाती है, दूसरा वो दैट मे नॉट बी रिलायबल ऑल्सो। Don't worry, I mean this is a tried and tested rugged system which is running since last at least 30 years in the market, same model, no change, there is hardly any change। थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर वगैरह में कुछ चेंज होगा तो हुआ होगा। So with this the maintenance part is over। मैं अब इसको उल्टा करके दिखाता हूँ आपको। You have to tighten everything, huh? अब मैं ये इसका रियर पैनल जो है HPA का वो दिखा रहा हूँ आपको। आप देख लीजिए एक एक कनेक्शन, क्योंकि जितने कनेक्शन हैं सारे पीछे हैं HPA के। तो ये टू स्टैंड एट द बैक जब भी आप माउंट कर रहे हैं तो देयर आर सो मेनी कनेक्टर्स यू कैन सी। पहले तो जो फिल्टर की बात की थी वो बाद में दिखाता हूँ मैं। अच्छा हाँ, ये फिल्टर है जिसको खोलने की बात थी कि इसको साफ़ करने के लिए क्या करना होगा। आपको एक स्क्रू ड्राइवर लेना होगा, स्टार हेड प्लस एक 7 नंबर की चाबी, उसको लगा के नट्स को आप खोल सकते हैं। और खोलने के बाद इसको सीधा आप पानी से धो दीजिए, थोड़ी देर सुखा दीजिए, उसके बाद इसको वापस माउंट कर दीजिए। ऑल दिस थिंग यू कैन डू ऑनलाइन। आपको HPA को बंद करने की जरूरत नहीं है। ओनली केयर हैज टू बी टेकन, जब आप खोल रहे हो तो आपकी उंगली अंदर ना चली जाए। HPA का तो कुछ नहीं होगा बाकी आपका कुछ हो सकता है। यू हैव टू बी केयरफुल एट एवरी स्टेप। उसके नीचे जो कनेक्शन है ये मैंने दिखाया था आपको, पावर केबल, ये वाला पावर केबल इसमें लगता है, पिन नंबर ABC, फेज न्यूट्रल ग्राउंड। उसके बाद एक अलग बॉडी ग्राउंड का टर्मिनल दिया हुआ है। इसको आपको इलेक्ट्रिकल अर्थ से नहीं, पावर अर्थ से जोड़ना है इसको। ओके, देन देयर इज ए स्टिकर फॉर सीरियल नंबर, मॉडल नंबर एंड एवरीथिंग विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हर समय आपकी जरूरत पड़ सकती है अगर कोई फॉल्ट वॉल्ट आया तो। देयर आर नंबर ऑफ सर ये आपका क्या मतलब हुआ इलेक्ट्रिकल अर्थ से नहीं और पावर अर्थ से, इसको थोड़ा सा हाँ, बता दीजिए। पावर अर्थ जो है जो पावर सप्लाई के साथ आ रहा है सर, दैट इज पावर अर्थ, राइट। अर्थ न्यूट्रल, आई मीन फेज न्यूट्रल और ग्राउंड। दूसरा एक बॉडी ग्राउंड आप करते हैं ना, सो दैट इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रिकल अर्थ। वो जो मेन अर्थिंग आपका पॉइंट दिया हुआ है उससे 3-4 मीटर दूर पे एक दूसरा पिट होना चाहिए, उसमें इसको ग्राउंड करते हैं। सारे जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, सबके बॉडी को आप ग्राउंड करते हो। उसका फर्क ये है कि जो इसके साथ आ रहा है ग्राउंड, ये न्यूट्रल के साथ हुक्ड अप है।
तो जब भी न्यूट्रल में शिफ्ट आएगा, वोल्टेज आएगा, उसको ग्राउंड अपने आप एब्जॉर्व कर लेती है। बट इसमें अगर कोई पोटेंशियल आता है तो दिस हैज टू गो टू अ डिफरेंट अर्थ पिट। उसके साथ आप अगर उसको ज्वाइन कर देंगे तो आप सोचिए अगर न्यूट्रल में वोल्टेज आया तो पूरा बॉडी आपका वोल्टेज में आ जाएगा। आप ये कई बार देखते होंगे जब एजिलेंट का स्पेक्ट्रम में लेजर लगाते हैं या कोई ऐसी डिवाइस लगाते हैं जिसमें 2 ही पिन दिया हुआ है, तो ग्राउंड आपको नहीं लगे होने की वजह से उसमें शॉक आता है, आप टच करेंगे आपको दिक्कत होगी। तो उसके लिए दिया हुआ है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चल रहे हैं, खास करके जहाँ पे 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 25 वोल्ट, 24 वोल्ट पे काम हो रहा है, उसमें ये बड़ा ज़रूरी होता है। तो इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक अलग ग्राउंड बनाइए, उसके साथ इलेक्ट्रिकल अर्थ के साथ तो मत ही जोड़िए उसको, आई मीन पावर अर्थ के साथ मत जोड़िए, इसको अलग से बॉडी ग्राउंड में डालिए आप। नाउ ये नंबर ऑफ जो डीबी कनेक्टर्स हैं, एक DB15 है, उसके बाद सारे DB9 है। देयर आर 3 DB9 कनेक्टर्स। सबसे पहला वाला इंपॉर्टेंट है, इसका कनेक्शन होना ही होना है। अगर ये स्टैंड एलोन HPA चल रहा है आपका, तो इसका पिन नंबर 14 और 15 शॉर्ट करना पड़ेगा, तभी आपको RF आउटपुट मिलेगा। अदरवाइज आप जितना भी पावर पंप करते रहेंगे, इनपुट देंगे, आपको आउटपुट नहीं मिलने वाला। कारण क्या है कि दिस इज अ कंट्रोल सर्किट विच इज बेसिकली डिसेबलिंग द SSIPA आउटपुट, तो इसकी सप्लाई काट देता है एक्चुअली। तो आप पिन नंबर 14-15 जब शॉर्ट करेंगे तो उसको 16 वोल्ट जो सप्लाई मिलनी है वो यहाँ से मिल जाएगी। अगर ये 1+1 सिस्टम चल रहा है तो वो अपने आप ही जो स्विच का कंट्रोल केबल है वो टेक केयर करता है इसको। उसके बाद दूसरा कनेक्शन है सीरियल रिमोट इंटरफेस। तो अगर रिमोट इंटरफेस आपके पास है तो ये कनेक्शन यूज में आएगा। तीसरा है कंप्यूटर इंटरफेस। ये दोनों रेयरली यूज होते हैं, ज़्यादातर कस्टमर्स इस्तेमाल नहीं करते। जिनके पास कंप्यूटर इंटरफेस है वो ये वाला कनेक्शन यूज कर सकते हैं। चौथा है दिस इज फॉर एक्सटर्नल इंटरलॉक। इसके 2 जंपर्स हैं इसमें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस कैन ऑल्सो गिव यू RF इनहिबिट प्रॉब्लम। इनहिबिट का मतलब होता है कि RF को रोकना। तो अगर इन दोनों, इसके पिन नंबर 1 और 2 शॉर्ट करिए और 3 और 4 शॉर्ट करिए, ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 एक साथ शॉर्ट करिए। दोनों ड्राई कॉन्टैक्ट्स हैं, एक्चुअली NONC कॉन्टैक्ट है। इसका इस्तेमाल कई बार क्या करते हैं कि लोग इसको इंटरलॉक करने के लिए, अगर मान लो जिस कमरे में आपने लगाया वहाँ पे एयर कंडीशनिंग नहीं चल रहा है या आप कन्वर्टर डाउन है, तो HPA क्यों ऑन होगा, उसके लिए ये दे दिया गया था। उससे अगर वो आप कन्वर्टर डाउन है तो ये भी डाउन दिखाएगा। तो ये कंट्रोल सर्किटरी के लिए है, आप कंट्रोलर मॉनिटर के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दीज 2 कॉन्टैक्ट्स। तीसरा कनेक्शन जो आप देख रहे हैं सर्कुलर, दिस इज N टाइप RF इनपुट। मेन इनपुट यहीं से जाता है। सो दिस इज कनेक्टेड विद द SSIPA जो प्री एम्पलीफायर मैंने बताया था। तो आपका RF इनपुट जो आता है, मैंने बताया था 75 dB गेन, तो गेन का कैलकुलेशन इस एंड से शुरू होकर आउटपुट तक जाएगा। दिस इज योर फाइनल आउटपुट। दिस इज WR137 जिसमें एक ग्रूव लगा हुआ है, एक आपको गैस्केट डालना होगा डिपेंडिंग अपॉन द मेटिंग कनेक्टर। इसके साथ आप जो फ्लेंज लगाएंगे अगर उसमें भी ग्रूव है तो यू टू पुट फुल गैस्केट, नहीं तो हाफ गैस्केट से काम चलता है। इसमें कंपनी सप्लाई करती है हाफ गैस्केट। 8 होल्स हैं, 8 स्क्रू थ्रेडेड होल्स हैं। इसमें आपको वही स्क्रू डालने पड़ेंगे 6/32। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो स्क्रू इनके साथ आया है उसी को लगाएं हम, क्योंकि ये इंच स्टैंडर्ड में बनता है और दूसरे जो इंडिया में हम लोग खरीदते हैं स्क्रू सारे सेंटीमीटर स्टैंडर्ड में है। तो देयर विल ऑलवेज बी अ गेज डिफरेंस बिटवीन द कनेक्शंस। ये जो पेंच है ना, तो ये जो पेंच है ना, यहाँ पे जो इसके थ्रेड्स हैं इसमें दिक्कत आती है, मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस रह ही जाएगा। सो डोंट अज्यूम थिंग्स। उसका क्या नुकसान क्या होता है कि धीरे धीरे करके ये ब्रास है तो इसका थ्रेड खराब हो जाएगा, आपको टाइट भी नहीं मिलेगा और RF रेडिएशन रिफ्लेक्टेड पावर निकलता चला जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसलिए जो स्क्रूज आता है कंपनी के साथ वही खरीद लगाएं, नहीं हो तो हम लोगों से मांग लें, वी आर ऑलवेज अवेलेबल। इसके नीचे एक और कनेक्शन दिया हुआ है RF J4 रिमोट। ये एक्चुअली कस्टमर यू एंड पे यूज़ नहीं होता है, दिस इज़ फॉर डायग्नोस्टिक पर्पसेस, तो इसका ज़रूरत नहीं है। जब ये HPA आएगा आपके पास तो दिस विल बी लाइक दिस। इसमें ये कुछ स्क्रूज लगे रहते हैं ऑलरेडी, LN स्क्रूज, LN की वाले, ताकि ये प्रोटेक्ट होता रहे हमेशा। कभी भी वेवगाइड फ्लेंज खुला नहीं छोड़िए, उसमें या तो टेप लगा दें, माइक्रोवेव टेप आता है, यानी कुछ भी नहीं है तो कम से कम कोई ट्रांसपेरेंट टेप लगा दें, उससे भी काम चलेगा, ताकि फॉरेन पार्टिकल उसके अंदर ना जाए।
ठीक है, इसको अब दोबारा चेंज करेंगे, हम वापस जाएंगे एंड देन आई विल स्विच ऑन एंड शो यू हाउ इट फंक्शंस। हाँ फ्रेंड्स, ठीक है, अभी हम लंच ब्रेक करते हैं। ठीक है, हेलो, हाँ आवाज सुनाई दे रही है अगरतला? हाँ सर सुनाई दे रहे। हाँ, आप लोग प्रॉब्लम्स अपनी जो भी जो जो क्वेरीज है ना उनको नोट कर लो। ठीक है, वी विल टेक लंच ब्रेक हियर एंड 1:45 1:40 वी विल अगेन ज्वाइन। ठीक है, तो वी विल अगेन प्ले बैक द वीडियोस एंड टुमारो ही विल बी अवेलेबल, मिस्टर राहुल विल बी अवेलेबल ऑनलाइन फॉर योर क्वेरीज। ठीक है, ओके, थैंक यू। स्टैंड बाय रखेंगे और इसको लॉक करेंगे क्या? लॉक करके लैपटॉप है ना। हेलो हेलो हेलो, तो इसको ऑन किया हमने। इसका ये फैन नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। सो ये आप पता लगा सकते हैं, एक 100 रुपये का नोट रखिए यहाँ पे। नोट अगर खींचता है, हाँ हाँ, अगर एक नोट खींचता है तो आप पता लगा कि हाँ ये वर्किंग है, नहीं तो नहीं वर्किंग। यहाँ पे देखिए आप रख रहे हैं, उड़ रहा है। सो दिस इज नॉट वर्किंग। यू कैन पुट दिस हियर, यू कैन सी दैट देयर इज सकिंग। ये काफ़ी है, ठीक है। सो इसका अंजाम क्या होगा, ये चलता तो रहेगा थोड़ी देर, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। टेम्परेचर मटीरियल टू ओवर टेम्परेचर फॉल्ट आएगा। आप ये देखें यहाँ पे मेरे ख्याल से अभी 2 मिनट लग रहा है उसको काउंट डाउन होने में, है ना। आप ये देख सकते हैं डिस्प्ले पे शोइंग 2 मिनट, अभी नाउ 1 मिनट 58 सेकेंड 56 सेकेंड ऐसे। ये पूरा जब जीरो हो जाएगा तब ये स्टैंड बाई लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। मटीरियल टू ओवर टेम्परेचर फॉल्ट आएगा। आप ये देखें यहाँ पे मेरे ख्याल से अभी 2 मिनट लग रहा है उसको काउंट डाउन होने में, है ना। आप ये देख सकते हैं डिस्प्ले पे शोइंग 2 मिनट, अभी नाउ 1 मिनट 58 सेकेंड 56 सेकेंड ऐसे। ये पूरा जब जीरो हो जाएगा तब ये स्टैंड बाई एलईडी ग्लो करेगी। इस बीच में अगर मान लीजिए इसका ट्रांसमिट बटन प्रेस किया हुआ है तो ये एक एलईडी और आ जाती है, उसको बोलते हैं TX सेलेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही ये स्टैंड बाई में जाएगा तो वेट नहीं करेगा, अपने आप ही ट्रांसमिट हो जाएगा। तो जनरली हम नहीं करना चाहेंगे क्योंकि हमारा आउटपुट भी टर्मिनेटेड नहीं है और हम जानते नहीं इस SPA का स्टेटस क्या है। तो इसको ऑन होने दीजिए, स्टैंड बाई में आने दीजिए। स्टैंड बाई में आने का मतलब हो गया कि फुल सिस्टम आपका फंक्शनल है, टेस्टेड है, आप ट्रांसमिशन में जा सकते हैं। इसे कवर, अब चूंकि ये पावर ऑन है तो वी हैव टू बी केयरफुल कि इसको डेंजर जोन से बाहर रखें। वी हैव टू वर्क सेफली। इस कवर को लगा दे, थोड़ा सेफ हो गया ये।
44 seconds. ऑन करने से पहले अगर आप चाहें कि वोल्टेज चेक करना है कि हमारा कनेक्शन सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हालांकि इसमें कनेक्शन नहीं दिया हुआ है, कनेक्टर नहीं दिया हुआ, बट कनेक्टर अगर दिया हुआ होता तो आप उसके पिन नंबर ए पे 230 वोल्ट विथ रेस्पेक्ट टू बी और सी देख सकते थे। बी और सी के बीच में ये वोल्टेज नहीं होना चाहिए, ए और सी के बीच में या ए और बी के बीच में हो सकता है। अब देखिए जैसे ही वो कंक्लूड हुआ 00 आ गया तो ये स्टैंड बाई एलईडी ग्लो कर गई आपकी। अब आप चाहें तो इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इसका आउटपुट टर्मिनेटेड नहीं है इसलिए ट्रांसमिट करना एडवाइजेबल नहीं है। अब हमें अगर ट्रांसमिट करना है तो यहाँ पे हमें डमी वो लगाना पड़ेगा जीरो, और उसके हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। दूसरा HP है ये वेरिएंट का, पहले जो दिखाया था वो CPA का था। क्योंकि आपका फैन बंद है ना, मैंने कहा ना फैन पावर सप्लाई जो है ये वाला, दिस इज एक्चुअली हैविंग सम सॉर्ट ऑफ कंट्रोल विद द कंट्रोलर। वहाँ शो करता है कि हमारा करंट कितना ड्रा हो रहा है। अगर करंट कम ड्रा हो रहा होगा तो वो पी फॉल शो करेगा। अगर दोनों फैन बंद हो जाएं तब भी वो दिखाएगा, या खुद की पावर सप्लाई खराब हो जाए वो भी तब भी खराब दिखाएगा वो। तो इसको चालू कर देना। हिलन खिलाओ इसका। तो आपको ये डमी लोड लगाना है, ये आप देखिए इसमें डमी लोड लगा हुआ है। अपने मेजरमेंट की सुविधा के लिए डायरेक्शनल कपलर भी इसमें 2 लगे हुए हैं। आप इसको लगाइए। आपको ये 8 के 8 स्क्रूज लगाने हैं। मैं नहीं लगा रहा हूँ बिकॉज इसमें हम हाई RF देने नहीं जा रहे हैं, बट एटलीस्ट ये RF का बेसिक्स है कि आप कोई भी RF डिवाइस ऑन तब तक ना करें जब तक कि उसका आउटपुट टर्मिनेटेड ना हो मैच टर्मिनेशन पे। तो 50 ओम ये मैच कर रहे हैं दोनों। ठीक है, अब यहाँ से आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। यू कैन प्रेस ए ट्रांसमिट बटन हियर। चूँकि एक चीज़ और बता दूं, मेंटेनेंस का पार्ट ये भी होता है कि जो TWT जो ट्यूब काफ़ी दिन से बंद पड़ा हुआ है उसको आप इमीडिएटली ऑन नहीं कर सकते। उसके लिए देयर इज अ प्रोसीजर कॉल्ड कंडीशनिंग ऑफ द ट्यूब। कंडीशनिंग का मतलब ये होता है कि आपने HP को ऑन किया, स्टैंड बाई में आ गया, उसके बाद 10 से 15 मिनट वेट करें। सो थोड़ी देर वेट करने के बाद आप जैसे ही इसको ट्रांसमिट में डालेंगे, आप इसका रीडिंग है ना हेलिक्स करंट वाले विंडो पे रखिए ताकि आपको पता लगे हेलिक्स करंट कहाँ जा रहा है। यूजुअली 0 RF पे हेलिक्स करंट काफ़ी कम होता है, 0.4 0.8 मिली एम्पियर। बट इसमें अगर ज़्यादा है इसका मतलब ट्यूब ने थोड़ा गैस डेवलप किया है अंदर। सी दिस इज अ वैक्यूम डिवाइस, एनोड कैथोड के बीच में दिस होल असेंबली इज इनकेस्ड इन ए वैक्यूम डिवाइस। मतलब वैक्यूम ट्यूब में वो है, इसीलिए इसको ट्यूब बोलते हैं। तो जब गैस अगर आप बड़े काफ़ी एयर इवेकुएट किया हुआ है, अगर आप काफ़ी दिनों तक उसको छोड़ देंगे तो उसका उसमें दिस इज लाइक प्लेइंग अगेंस्ट द नेचर, तो माइक्रो लीक डेवलप होने की कोशिश करता है। सो देयर कैन बी सम अमाउंट ऑफ गैस विच इज इंट्रूडर इनसाइड द ट्यूब। उसको कम करने के लिए या डी गैस करने के लिए ये प्रोसीजर है दिया हुआ। मेरे ख्याल से 10 मिनट हो गया होगा अभी ऑन करके। इसमें लेकिन ये फेल नहीं आया,
उसका फील्ड आ रहा था, जो आपने कहा था कि कैबिनेट का वो उसको करना है, तो आ जाएगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए ये डिफीट ना करेंगे तो ये फॉल्ट आ जाएगा, इसमें फॉल्ट आएगा। एचपी ऐसे है तो आपको इसको खोल के देखना है, अनस्क्रू करिए, उसके बाद देखिए क्या चल रहा है, तो पता लगा कि एलईडी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 का आप रीडिंग देख सकते हैं यहाँ पे। 9 का मतलब समझाया हुआ है। 9 का आप देखिए इंटरलॉक ओपन फॉल्ट। दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस एलईडी। इंटरलॉक ओपन का मतलब हो गया कि ये कवर खुला हुआ है आपका, या तो ये खुला हुआ हो, तो अब इसके लिए क्या करना होगा कि फॉल्ट तो आ गया, तो पहले तो इस फॉल्ट को आप डिफीट करिए, हटाइए। तो यू हैव टू रिमूव दिस फॉल्ट, आप इसको ऊपर खींच दीजिए। अब ये रीसेट बटन प्रेस करेंगे तो फॉल्ट चला जाएगा। अब देखिए ना, दिस इज बिकम नॉर्मल। ये हमेशा ध्यान रखना है, ये कनेक्टर अगर कवर खुला हुआ है तो फॉल्ट आएगा, ये कनेक्टर खुला हुआ है तो फॉल्ट आएगा, पीछे जो दो कनेक्टर हैं लगे हुए वो अगर हटा देंगे तो भी फॉल्ट आएगा। दिखाऊं? तो इसका मतलब ये वाला जो है फॉल्ट आ गया, देखो आप, टॉप का कवर के लिए हो गया, पीछे का एक कनेक्टर गिर गया सपोज करिए, तो ये फॉल्ट आ गया। अभी कौन सा फॉल्ट आया? अभी देखिए एक्सटर्नल इंटरलॉक ओपन फॉल्ट, एक्सटर्नल इंटरलॉक ओपन, दैट इज आई मीन एलईडी नंबर 17। वन टू थ्री 4 5 6 7 8 9 10, 10 का बैंक ये है, 10 का ये है, तो यहाँ से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7, सातवां एलईडी है। सातवां मतलब ये 17 हो गया, एक्चुअली इन्होंने कंटिन्यूएशन में लिया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि 1 से 10 यहाँ, 11 12 13 14 15 16 17, 17th एलईडी का मतलब है एक्सटर्नल इंटरलॉक ओपन फॉल्ट। वो ये इसकी वजह से आया है, ये कनेक्टर हमने निकाल लिया पीछे से, एक्चुअली ये गिर भी सकता है, तो ये फॉल्ट आ जाएगा। अब इसको आप पीछे लगा दें, दिस इज डीबी फीमेल कनेक्टर, इसे पीछे कनेक्ट करिए, पीछे जैक है, लॉक है इसका, आप लॉक लगाएं, उसके बाद एज यूजुअल रीसेट बटन प्रेस करिए, फॉल्ट चला गया। ठीक है, मेरे ख्याल से अब टाइम हो गया, उसको हम ऑन कर सकते हैं। तो आप स्लोली का मतलब ये है कि आरएफ इनपुट कुछ भी मत दीजिए, इसको ऑन करिए। अभी क्या स्टेटस आता है, आपको ये करंट वॉच करना है, अगर ये अनस्टेबल है तो हमें एक्शन कुछ और लेना पड़ेगा, बट विच इज ए गुड साइन। दिस इज स्टार्टेड फ्रॉम 0.2 मिली एम्पियर, वेरी गुड। अगर अब ये ऑन हो गया, ऑन होने के बाद आप देखते कई चीज़ें चेंज आएगी इसमें। पहले तो हाई वोल्टेज बन गया, उसके बाद ये टेम्परेचर जो है ना, ये गर्म होना चाहिए थोड़ी देर में, अभी हुआ नहीं है। अब ये जनरल प्रैक्टिस में ये करने की चीज़ नहीं है, मैं कर रहा हूँ इसलिए कि मेरी आदत है, बट इसका चेक करने का तरीका है, थर्मोस्टेट या इंफ्रारेड टेम्परेचर सेंसर रखें और उससे देखें कि टेम्परेचर कितना है। अगर ये गर्म हुआ तब तो ट्यूब ठीक है आपका, गर्म नहीं हुआ तो ट्यूब गया। वजह क्या है? अगर फिलामेंट वोल्टेज इसमें नहीं मिलेगी तो ये गर्म नहीं होगा, वो गर्म होगा साथ में जो हवा आ रही है यहाँ से, वो हवा भी आनी चाहिए गर्म, बट अभी तक हुआ नहीं है, देखते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। अब क्या है, इसके साथ साथ आप देखें, आप इसको ब्राउज कर सकते हैं, आपको देखना है कि यहाँ पावर कितना आ रहा है, वोल्टेज कितना बन रहा है, तो वोल्टेज है 8.74, आपका ट्यूब का जो वोल्टेज है ना, ये डिस्प्ले में एग्जैक्ट आना चाहिए। देयर इज ओनली परमिसेबल लिमिट इज 50 वोल्ट प्लस माइनस। सो ये 9 इसका एक्चुअली वोल्टेज है 8.7, आपको दिख रहा है कि वो 9 है, एक्चुअल में 9 नहीं है। अभी कंफर्म कैसे करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि इसका ये एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है, दिस एलईडी इज नॉट वर्किंग, ओके, दिस इज ऑल्सो अ कॉम्पोनेंट, राइट। हर एक इक्विपमेंट का, हर एक कॉम्पोनेंट का लाइफ होता है, तो दिस इज गॉन बैड। अभी वेरीफाई कैसे करेंगे? इस डब्बे के अंदर एक बटन दिया हुआ है विच इज नोन फॉर एलईडी टेस्ट, अगर आप इसको प्रेस करेंगे, आप देखिए सारी एलईडी ग्लो होनी चाहिए। आप देखिए जितने एलईडी हैं इस डब्बे में, इस पैनल पे, सारे ग्लो कर रहे हैं, सिर्फ उसको छोड़ के।
तो ये रिमार्केबल चीज़ है, नहीं तो दिमाग खराब हो जाए आदमी 1000 वोल्ट कम कर देगा उसका। तो आपको लगेगा कि 9.7 है, थैंक गॉड 9.6 दिखा रहा है। अगर कोई और एलईडी खराब होती तो 2.7 होता। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, कॉमन सेंस की बात है। अब मैंने ये देखा कि इसका ट्यूब का ये गर्म नहीं हो रहा है पोर्शन, मुझे नहीं लगता कि आरएफ आउटपुट देगा आपको ये एक ऐसा फॉल्ट है जो साइलेंट है, कोइंसिडेंटली अच्छा हो गया, इस ट्रेनिंग में दिख गया आपको। फिलामेंट वोल्टेज अगर नहीं है तो कोई फॉल्ट सेंस नहीं हो पाएगा, आपको आउटपुट नहीं दिखाएगा, वो वोल्टेजेस जनरेट होंगे, बाकी चीज़ें नॉर्मल दिखाएगा, कोई फॉल्ट नहीं है, आपको आरएफ आउटपुट नहीं मिलेगा। तो फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, या तो आप ट्यूब चेंज करें, या नहीं तो फिर फिलामेंट वोल्टेज जो जनरेट हो रहा है उसको मेजर करके देखें। ठीक है, अब इसको हम करेंगे स्टैंड बाई, क्योंकि ये हाई वोल्टेज है, उस पर काम करना परमिसेबल नहीं है। कुछ सेटिंग्स है वो बता दूं पहले, बाकी का काम करने से पहले। ये जो आपको दिख रहा है पोटेंशियोमीटर्स, ये पोटेंशियोमीटर्स हैं फाइन कैलिब्रेशन के लिए। कैलिब्रेशन का मतलब हो गया कि 8.7 वोल्ट इसका अगर डिस्प्ले है, वोल्टेज है, तो 8.7 ही दिखना चाहिए। आपको चेक करने के 50 तरीके हैं। इसको हाई वोल्टेज आपने चेक कर लिया, देयर इज स्पेशल टूल्स टू वेरीफाई द वोल्टेज। अब उस टूल्स पे जितना वोल्टेज दिखा रहा है उतना यहाँ आना चाहिए, उसके लिए दिया हुआ ये फाइन ट्यूनर्स पोटेंशियोमीटर्स है। ये आरएफ फॉरवर्ड पावर के लिए, रिफ्लेक्टेड पावर के लिए, हेलिक्स वोल्टेज, हेलिक्स करंट, एटेन्यूएटर, इन सब के लिए डिस्प्ले दिया हुआ है, ये पोटेंशियोमीटर दिया हुआ है, इसको एडजस्ट करते हैं। देयर इज अ प्रोसीजर सेपरेटली गिवन फॉर दैट, अगर जरूरत पड़े तो बाद में आप पूछ सकते हैं हमसे। एक पोटेंशियोमीटर होता है इसमें जो इसका वोल्टेज एडजस्ट करता है। आप पूछेंगे कि भाई 8.7 कैसे एडजस्ट करेंगे, तो उसको एडजस्ट करने के लिए एक पोटेंशियोमीटर यहाँ दिया हुआ है। दूसरा पोटेंशियोमीटर है इसके नीचे, इसके बीच में है दिया हुआ, इन दोनों के बीच में एक होता है पोटेंशियोमीटर, दैट इज फॉर फिलामेंट वोल्टेज एडजस्टमेंट। सो इसमें 6 पोटेंशियोमीटर्स हैं, 2 तो हो गए फॉरवर्ड पावर के लिए और बाकी 4 हैं हेलिक्स वोल्टेज, हेलिक्स करंट, एटेन्यूएशन और आईपीए के लिए। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वो सर्विस मैनुअल में दिया हुआ है। एक्चुअली दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर नॉर्मल इंस्टॉलेशन मैनुअल। 2 पोटेंशियोमीटर और भी हैं जिसको एडजस्ट करने की जरूरत पड़ती है आए तौर पे। ये पावर प्रोसेसर मॉड्यूल अगर आप चेंज करेंगे, मैं नॉइज कम हो जाए इसके लिए बंद कर रहा हूँ इसको। हाँ, सेकेंड पोटेंशियोमीटर यहाँ है, इन दोनों ट्रांजिस्टर्स के बीच में माउंटेड है। तो आपको मतलब उसको ट्रिम करने के लिए वुडन स्क्रूज ड्राइवर आते हैं, यानी तो प्लास्टिक के आते हैं, उससे आप कर सकते हैं। हमारे पास शायद अभी इसमें शायद नहीं होगा, बट हमारे ऑफिस में है। जनरली ये काम ऑफिस में ही करते हैं, यानी तो फील्ड में जाना हुआ तो प्रिपेयर होके जाते हैं। सो यू शुड नॉट टच द अदर मेटल्स, जैसे आप इसको ट्रिम कर रहे हो तो ये फिलामेंट वोल्टेज के लिए है। फिलामेंट वोल्टेज एडजस्ट करते वक्त आपको ध्यान देना होगा कि जैसे एचपी ऑन हुआ तो TWT स्टैंड बाई में आएगा, उसके 5 मिनट के बाद ही फिलामेंट वोल्टेज कम हो जाता है। तो विद इन 5 मिनट्स आपको एडजस्ट करना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब आप जो वोल्टेज देख रहे हैं उससे कम होगा। 8% रिडक्शन है वोल्टेज में। जनरल वोल्टेज इसका 6.3 वोल्ट है, 5.8 या 5.9 हो जाता है जब आप स्टैंड बाई में छोड़ देते हैं 5-10 मिनट के बाद। तो उस बीच में ही एडजस्ट करना है। कुछ प्रिकॉशंस हैं जो इन डिवाइसेस को हैंडल करने में ध्यान रखना होता है। पहला प्रिकॉशन तो हमने बताया था, जो टेम्परेचर का है उसको आप मेंटेन रखिए। आप ये देख सकते हैं कि अगर ये फैन नहीं काम कर रहा है या ये फिल्टर चोक अगर हो गया तो सारी मुसीबत यहीं से शुरू होती है। दिस बोर्ड्स विल बिकम हॉट एंड दिस विल गो बैड, इट विल बी फॉल्टी और इट विल ब्लास्ट और व्हाटएवर। उसके बाद ट्यूब का टेम्परेचर भी बढ़ता चला जाएगा, इतना हाई हीट जनरेट हो रहा है कि आपको दिक्कत हो जाएगी उससे, धीरे धीरे लाइफ उसका खराब हो जाएगा। इसमें एक आप ये देख सकते हैं कि कई बार लोग बोलते हैं कि भाई आप बताओ ट्यूब में हमने तो गर्म चलाया नहीं। इसको पता करने का तरीका ये है कि ये जो सीलिंग पेस्ट दिया हुआ है ना, इसका कलर बदल जाता है। जैसे ही गर्म कर देंगे ना तो ये येलो हो जाएगा, इसका ध्यान रखना चाहिए। तो हम लोग कई बार डब्बा खोलते ही बताते हैं कि भैया तुमने गर्म चलाया है इसको, ठीक है। प्लस SSIPA में टेम्परेचर सेंसिंग का फीचर दिया हुआ है। तो ये जो स्ट्रिप लगा हुआ है ना, ये कलर स्ट्रिप है।
अगर जैसे ही ये हीट टेम्परेचर के साथ दिया हुआ है कि कितना टेम्परेचर एक्सपोज होगा, ये कलर उसका चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं एट द मोमेंट 60-70, ये दिस इज गॉन अप टू 77 डिग्री सी, उससे ज्यादा नहीं गया है, विच इज ओके। ये एक बार दोबारा समझा दीजिए कैसे टेम्परेचर कैसे देखते ये स्ट्रिप है ना, ये स्ट्रिप पे लिखा हुआ है, आप खुद से देख सकते हैं, दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ये 60 डिग्री सी, 66, 71, 77, मेरे ख्याल से 5-5 डिग्री बढ़ा करके इन्होंने किया हुआ, 5-6 डिग्री। तो जहां तक ये कलर चेंज हो गया, इसका मतलब उतना हीट एक्सपोज हो चुका है इसका, तो एक लिमिट के बाद ये खराब हो जाएगा। सो दिस इज अ स्मार्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स विदाउट पुटिंग एडिशनल सेंसर एंड देन हुकिंग अप विद द कंट्रोलर, उसकी जरूरत नहीं पड़ी। इसके बाद अभी जो 2-3 फॉल्ट हमने देखे, एक तो फॉल्ट ये देखा कि चलते चलते डिस्प्ले बंद हो गया हमारा एचपीए का। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मेनली है पावर प्रोसेसर मॉड्यूल। पावर प्रोसेसर मॉड्यूल में एक ट्रांसफार्मर है, हालांकि ये सब कंपोनेंट लेवल ट्रबल शूटिंग है, जनरली होता नहीं है, बट कई बार मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट अगर वगैरह हुआ तो हम लोग उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो अगर ये बोर्ड खराब हो गया तो आपको चेंज करने में हाई वोल्टेज ब्रेकआउट बॉक्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, बिकॉज उसके जगह वोल्टेज उसका क्या होगा, नया वोल्टेज आपको नहीं पता है। तो रॉन्ग वोल्टेज आप ट्यूब में नहीं फीड कर सकते, नहीं तो उसकी लाइफ पे इफेक्ट आएगा, आप उसका परफॉर्मेंस फर्क पड़ जाएगा। दिस इज स्टेट वे फिजिक्स कि भाई आप जितना वोल्टेज के लिए बनाया वो देंगे तो भी पावर गेन देगा, नहीं तो नहीं देगा वो, एंड इट कैन हैव परमानेंट डैमेज ऑल्सो। दूसरा हमने देखा फैन का। फैन एक बंद है तो पी फाल करके लिख के आ रहा था उसमें, दोनों बंद हो जाएंगे तो कंटिन्यूअस चलता रहेगा, ब्लिंक करता रहेगा बिटवीन 0 एंड PFL। तो आपको फैन को इमीडिएटली रिप्लेस करना चाहिए, या नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि फैन तो ठीक है, पावर सप्लाई खराब है, तो आपको देखने से पता, ट्रबल शूट करने से पता लग जाएगा। ये फैन चेंज करना होगा इसमें। उसके बाद एक फॉल्ट हमने क्रिएट किया था, वो ये है कि एक्सटर्नल इंटरलॉक फॉल्ट या इंटरलॉक ओपन फॉल्ट, ये दोनों फॉल्ट एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और इसका कारण यही है कि इसको पीछे का कनेक्टर लगा होना चाहिए, और नहीं तो ये इंटरलॉक बटन जो है वो डिफीटेड होना चाहिए। फिर अगर हमें आउटपुट लेना होता तो ये जो पीछे कनेक्टर लगा हुआ है, हमने बताया था पिन नंबर 14 और 15 सबसे ऊपर वाले कनेक्टर में, उस कनेक्टर का नाम है J8 नहीं, J8 नहीं है, J5 DB15 15 पिन का कनेक्टर है। इसको ऑन करने के मतलब इसको अपने जगह पे होना ही चाहिए, या तो स्विच के साथ लगा हो, या नहीं तो फिर इसका कनेक्शन पिन नंबर 14-15 लगा हुआ होना चाहिए। अगर ये लगा होता और उसके बाद ट्यूब ठीक होता तो आउटपुट मिल जाती है हमें। जो लास्ट और बड़ा मिस्टीरियस फॉल्ट है ये है कि इस एचपीए में सब कुछ ठीक दिख रहा है लेकिन आपको आउटपुट नहीं मिल पाएगा। उसका कारण ये है कि दिस इज नॉट जनरेटिंग हीट, गर्म हवा नहीं आ रही है इसकी, तो वो दिक्कत है। इसका मतलब कि या तो ट्यूब में प्रॉब्लम है, या नहीं तो यहाँ से फिलामेंट वोल्टेज नहीं जा रहा है। फिलामेंट वोल्टेज जा रहा है या नहीं जा रहा है वो हम चेक कर सकते हैं राइट अवे, लेकिन फिलामेंट ट्यूब नहीं चल रहा है तो उसके लिए फिर आपको दूसरा ट्यूब ही चाहिए होगा। आई थिंक हम लोग चेक कर सकते हैं इसको। नंबर 5 और 6 स्टैंडर्ड तरीका जो है फिलामेंट वोल्टेज चेक करने का, उसका है कि इसको इन दोनों कनेक्टर्स के बीच में एक बनाना प्लग लगाना होता है, जो पिंस लगाने होते हैं 5 और 6 में, और उसमें हम टेप करके मल्टीमीटर लगा सकते हैं। बट यहाँ पे ऐसी फैसिलिटी अभी नहीं है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें दिख जाए मुझे वोल्टेज। पिन नंबर 5 और 6 वोल्टेज आ रहा है इसमें, दिखा दो मल्टीमीटर खड़ा करके। ठीक है, ये
वोल्टेज आपका थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है बिकॉज दिस इज फ्लोटिंग. अगर इसमें रेजिस्टेंस लगा होता तो दिस विल शो यू अराउंड 6 वोल्ट्स, 6.3 वोल्ट, 6.2 वोल्ट. अब ये देखने की बात है कि ये ट्यूब हो गया खराब, लेकिन इसको डबली चेक करने के लिए, कंफर्म करने के लिए हमें ब्रेकआउट बॉक्स लगाना ही होता है, जो कि सर्विस मैनुअल में दिया हुआ है. हमारे पास भी है, आपके पास भी किसी केंद्र पे होगा. तो उसको लगा के हम लोग ये पावर सप्लाई कनेक्शन है, इसमें ब्रेकआउट बॉक्स लगाते हैं और उसके साथ दिस इज दैट ब्रेकआउट बॉक्स इज बेसिकली रिप्लिका. इसको सिमुलेट करता है कि हाँ ट्यूब कनेक्टेड है. इसमें लगाने के बाद आप देखिए अगर वोल्टेज ऑन है तो इसका मतलब ट्यूब आपका कंफर्म खराब है. ठीक है, तो वोल्टेज तो ले रहा है लेकिन ये एम्पलीफाई नहीं कर पाएगा आपको, आप जो भी इनपुट दें. ठीक है, अब इसके बाद होता है जो प्रिकॉशंस हमने बताया एम्पलीफायर के रख रखाव के लिए, ऑपरेशन के लिए. नॉर्मल ऑपरेशन में फिल्टर तो हमने बताया ही है. डोंट माइंड माई रिपीटेड रिमाइंडर्स अबाउट फिल्टर. कई बार हम लोग महसूस करते हैं यार फिल्टर हमारा सब काम नहीं है साफ़ करने का, लेकिन इक्विपमेंट में जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है, उसको अगर आप फुलफिल नहीं करेंगे तो यू विल कम्प्रोमाइज विद द लाइफ एंड हेल्थ ऑफ द equipment. These are very costly equipment. So we have to fall in line the way it has been recommended to maintain and operate. To further have the operations, आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसका गेन हमने शुरू में बोला था. On a technical note, I am telling you that the gain of the amplifier is 75 dB. 75 dB गेन का मतलब ये हो गया कि आप जो भी इनपुट देंगे उसके हिसाब से ही देंगे. उसमें अगर कम ज़्यादा देंगे तो पहले तो आपको सफिशिएंट इनपुट नहीं, आउटपुट नहीं मिलेगा, और ज़्यादा देंगे तो ओवर ड्राइव होगा. ओवर ड्राइव होगा तो देयर विल बी ए फेलियर विच इज़ नॉट प्लेजेंट. एक्चुअली दिस बिकम्स एक्सपेंसिव अफेयर. तो आपको जो डैमेज होंगे अगर हाई ओवर ड्राइव आप करेंगे तो SSIP आपका ख़राब होगा, या नहीं तो आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि एंटीना साइड लोब and other issues. So you have to be careful about that. Now the question is, how much should be the reflected power? I mean, how much should be the RF input to have the required gain? तो उसका फार्मूला जनरली है गेन इक्वल टू आउटपुट माइनस इनपुट. आउटपुट आपका हो गया, अगर सपोज कीजिए आपको 100 वाट पावर चाहिए, 100 वाट पावर के लिए इनपुट कितना चाहिए होगा वो कैलकुलेट करना होगा. तो मैंने बोला 100 वाट पावर, गेन है 75, इनपुट होएगा, उसको आप सीधे न्यूमेरिकल वे में कैलकुलेट नहीं कर सकते. जनरली इंटरेक्टिव क्लास में हम पूछते हैं तो कई लोग बताते हैं, कई लोग नहीं बता पाते. तरीका यह है कि किसी भी इक्वेशन में आप जो यूनिट्स हैं सेम होने चाहिए. तो इधर तो डीबी है, उधर 100 वाट है, तो वाट को पहले डीबी में कन्वर्ट करिए. उसके लिए फॉर्मूला है आपका 10 log P. ठीक है, तो उससे आप कन्वर्ट करेंगे तो पता लग जाए कि 100 वाट पावर इज नथिंग बट 50 dBm. आप कैलकुलेट करके देख लेंगे, आजकल तो गूगल पे दिख जाता है, आपको ज़्यादा तकल्लुफ लेने की ज़रूरत नहीं है, पता लग जाएगा. 100 dBm इधर हो गया, 100 वाट इज इक्वल टू 50 dBm. तो 75 इज इक्वल टू 50 माइनस इनपुट. अभी आप इसको सोल्व कर दीजिए. 50 माइनस इनपुट, इनपुट लेफ्ट साइड में आ गया तो 50 माइनस 75 हो गए, 75 उधर चला गया राइट साइड में. So you need to feed minus 25 dBm as input. माइनस प्लस नहीं होना चाहिए. माइनस और प्लस में आसमान जमीन का अंतर है, 1000 का फर्क पड़ जाता है. अब -25 कहाँ मिलना चाहिए? आप अपने आप कन्वर्टर, जनरली ये देखा गया कि -25 आप कन्वर्टर में फिक्स कर दिया, सेट कर दिया, उसके बाद पता लगा कि उसमें इनपुट नहीं आ रहा, आउटपुट नहीं आ रहा. जी, आपने आप कन्वर्टर पे जब सेट कर दिया -25, उसके बाद 3 मीटर लंबा केबल है आपका RF का. आप कन्वर्टर से जो केबल आ रहा है वो इसके HPA के सैंपल इनपुट पोर्ट पे जा रहा है, तो उसका अपना लॉस है. RF में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप जो कुछ भी सर्किट में डाल रहे हैं या उसमें से निकाल रहे हैं, उसका अपना गेन और लॉस है, वो कंट्रीब्यूशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. तो आपने एक एडिशनल कनेक्टर भी डाला तो उसका 0.01 dB, 0.25 dB ऐसा कुछ भी होगा, उसका इंसर्शन लॉस होता है. तो उस तरह से आपने -25 आप कन्वर्टर में सेट किया, HPA तक आते आते 3 dB और लॉस हो गया उसमें. 3 dB का मतलब लॉगरिथमिक स्केल में हो जाता है हाफ. तो आप देंगे तो -25, आप उम्मीद कर रहे हैं कि 100 वाट पावर मिले, 50 dBm मिले, आपको मिलेगा 50 वाट, बिकॉज 3 dB का लॉस आपके केबल ने कंट्रीब्यूट किया है.
तो ये हमेशा ध्यान आप रखेंगे और उसी हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि एचपीए में एडजस्टमेंट के लिए कितना है, एचपीए में 20 से 25 डीबी आप एडजस्ट कर सकते हो पावर। वो कहाँ से एडजस्ट होता है, आपका ये जो पिन डायोड अल्टरनेटर है जो हमने दिखाया था, एसएसआईपीए में कंट्रोल होता है ये, और इसका नॉब यहाँ है। ये एसएसआईपीए और यहाँ नॉब फ्रंट पे, इस नॉब से आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये 20 से 25 डीबी, तो इसका मतलब अगर आप इसको मिनिमम पे रखेंगे तो आपका गेन 25 डीबी कम हो जाएगा, मतलब इसका गेन 50 डीबी ही रहा। अगर आप मैक्सिमम पे कर देंगे, फुल गेन पे रखेंगे, तो आपको टोटल 75 डीबी मिलेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है ये ऑपरेट करते वक्त। अच्छा, ऑपरेट करने में कितना चाहिए आपको पावर, ये आपका लिंक बजट बताएगा। उसके बाद बाकी वाइटल पैरामीटर इसके क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है हेलिक्स करंट, जो उसमें दिखा रहा था अभी 0.2 मिली एम्पियर। हेलिक्स करंट एक ऐसा चीज है, जो ऐसा पैरामीटर है जो 90% आपका हेल्थ इंश्योर करता है कि एचपी आपका वर्किंग है या नहीं वर्किंग है। तो है क्या वो हेलिक्स करंट, मैंने बताया एचपीए इज बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। तो इसमें एनोड और कैथोड के बीच जो डिस्टेंस है, सिग्नल कैथोड से एनोड के बीच में ट्रेवल करता है। तो लेटेस्ट से ये बायां वाला हाथ हमारा कैथोड है और यहाँ से एनोड तक सिग्नल ट्रेवल करता है, आप यहाँ से इंजेक्ट करते हैं आरएफ इनपुट। तो इसके बीच में 2 कलेक्टर और डाल दिया इन्होंने। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो होता है ना, हर चीज़ में रिसर्च करते रहते हैं। जब ये शुरू में बना था तो खाली एनोड कैथोड होता था, बाद में उन्होंने पाया कि यार बीच में हम 2 कैथोड अगर और डाल दें तो हमारा सिग्नल एक्सेलरेट हो जाता है, उसकी स्पीड फास्ट हो जाती है, उसकी हीट जनरेशन कम होता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है उससे। तो उन्होंने 2 कैथोड और डाल दिया, तो कलेक्टर 1 कलेक्टर 2 बोलते हैं उसको। अब यहाँ से डाला, उसके बाद बीच में कैथोड वोल्टेज तो है ही है, साथ में परमानेंट मैग्नेट डाल दिया उन्होंने। सो देन इट जनरेट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने थोड़ा सा भी आरएफ डाल दिया तो दिस मल्टीप्लाइज एक्सपोनेंशियली 2 to the power n, तो बढ़ता चला जाता है पावर। और आप जब यहाँ माइक्रोवाट देते हो, -25 डीबी मैंने जैसे बोला, -25 को कैलकुलेट करेंगे तो सब माइक्रोवाट आएगा पावर, आपको 100 वाट मिल जाते हैं, मतलब 1000 गुना से भी ज़्यादा एम्पलीफिकेशन आपको मिल गया। वो कैसे मिला, वो कैथोड गर्म था, इन दोनों के बीच में हाई वोल्टेज था, और इन मिल करके इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया और आरएफ आउटपुट आपने यहाँ से ले लिया एनोड की तरफ से। नाउ बोले साहब हेलिक्स करंट बताओ क्या है। तो हेलिक्स करंट उसको बोलते हैं जो इस प्रोसेस में जो बीम है, हम जनरली जो फोकसिंग होती है तो इट्स लाइक ए टॉर्च लाइट, है ना। टॉर्च लाइट पूरी तरह एक जगह कन्वर्ज होती है, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइट दिखता है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक बीम के लिए भी इन्होंने डिज़ाइन किया है कि भाई सबसे ज़्यादा कन्वर्ज जहाँ होएगा सिग्नल, दैट विल बी द पीक पॉइंट। लेकिन इस प्रोसेस में जो बीम बना, there are few electrons which are not going to the target, it is scattering, या जिसको बोलते हैं फैल जा रहा है, इधर से उधर छिटक गया, भटक गया वो। तो वो इलेक्ट्रॉन्स मतलब ट्यूब के वाल पे हिट करते हैं, हेलिक्स के वाल पे जाके हिट करते हैं। दोज वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज हेलिक्स करंट। जो बेकार का इलेक्ट्रॉन्स है, जो बर्बाद हो गया, वो हेलिक्स करंट के रूप में मेजर किया जाता है, उसको जानते हैं हम लोग। तो अब आप सिंपल सी बात है कि हेलिक्स करंट जितना कम होगा, हमारा एफिशिएंसी, हमारा सिस्टम उतना ही बढ़िया होगा, करेक्ट। क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्कैटरिंग हो गई तो फोकस या कन्वर्जेंस कम होगा इलेक्ट्रॉन्स का, बीम का कंसंट्रेशन कम होगा, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, पावर कम मिलेगा, गेन कम मिलेगा हमें। इसलिए हेलिक्स करंट एज लो एज पॉसिबल, आई मीन लोअर इज द हेलिक्स करंट, बेटर इज द सिस्टम। अब ये है कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है जी? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप सोच के देखो हेलिक्स करंट बढ़ने के क्या क्या कारण है। एक तो एक कारण है कि आपने इनपुट ज़्यादा दिया तो नेचुरली इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो करंट बढ़ेगा। दूसरा, अगर यहाँ से रिफ्लेक्शन वापस आ गया तो भी वो वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो फिर आपको परफॉर्मेंस पे असर डालेगा, करंट बढ़ेगा उसका। तीसरा होता है कि अगर ये कैथोड एनोड है, द मोस्ट हॉट पॉइंट यही है, अगर ये ज़्यादा गर्म हुआ, हीट डिसिपेशन नहीं हुआ तो भी रिफ्लेक्शन बढ़ेगा, स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होएगा, तो हेलिक्स करंट के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा, तब भी करंट बढ़ जाएगा।
और चौथा ये है कि अगर आप इनपुट ज़्यादा दे रहे हैं, ज़्यादा आउटपुट ले रहे हैं, तो मतलब इलेक्ट्रॉन बीम इज मोर डेंस, मोर थिक, उस केस में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो नंबर ऑफ स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। पांचवा और आखिरी है वो ये है कि अगर ये फोकस ठीक ना हो, हमने यहाँ से फोकस किया, यहाँ की जगह यहाँ जाके हिट कर रहा है, इट मीन्स दैट दिस इज नॉट फोकसिंग ऑन टारगेट, तो इट मीन्स दैट वो जो इलेक्ट्रॉन है वेस्ट हो जाएंगे, उस केस में हेलिक्स करंट भी ज़्यादा होगा। तो ये जो आखिरी वाला है वो दिस इज बिकॉज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ओनली, इसका और कोई वजह नहीं हो सकता। तो हेलिक्स करंट कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हेलिक्स करंट इनिशियल फेज में नए एम्पलीफायर में बढ़ रहा है तो आपको हमेशा कंपनी को अलर्ट करना चाहिए जहाँ से आपने खरीदा है कि भाई हमने लगाया था, अब कल हेलिक्स करंट 2 मिली एम्पियर था, आज 2.4 हो गया, तो वो बोलेंगे आपको कि आप एक हफ्ता और वेट करिए। एक हफ्ते में अगर 2.4 पे ही है तब तो ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, बट यू हैव ऑलरेडी नोटिफाइड देम। लेकिन हाँ, एक हफ्ते के बाद 2.4 से 2.5 भी हो जाता है तो देन इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, नाउ इट इज़ देयर ड्यूटी। अब उनका काम है कि उसको कैसे रिपेयर करते हैं, कैसे फिक्स करते हैं। जनरली कई बार हो जाता है ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, दीज आर हैंडमेड डिवाइसेस, तो ऐसा कोई मशीन नहीं लगा हुआ है तो ह्यूमन एरर हो सकता है। बट जनरली हमने देखा है अभी मैं अपने इन हाथों से कम 1000 एम्पलीफायर इंस्टॉल किया हूँ, 2 या 3 ट्यूब खराब निकले हमारे को, ठीक है, उतना चलता है। बट ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है एक तो एजिंग की वजह से आती है, जैसे आपका ये डिवाइस एम्पलीफायर है, दिस इज एटलीस्ट 20 ईयर्स ओल्ड, 20 साल में खराब हो गया तो कोई बात नहीं, ज़्यादा पेन नहीं है लोगों को। लेकिन 2 साल, 3 साल, 4 साल, इवन 7 साल के बाद भी खराब होता है तो हमें पेन होता है कि भाई इतना होना नहीं चाहिए। हमारी ट्यूब की लाइफ ऑफिशियली हम लोग डिक्लेयर करते हैं 50,000 आवर्स, अगर कन्वर्ट करेंगे उसको डेज में तो 5.5 साल के करीब होता है। 5.5 साल के बाद खराब हुआ तो ठीक है, वी कैन ऑलवेज जस्टिफाई ऑन पेपर्स, बट इन जनरल जो एक्सपीरियंस है हमारा, हमने देखा कि 15 साल 20 साल इक्विपमेंट चल रहे हैं आपके। कई केंद्राज हैं दूरदर्शन में जो 20-20 साल से चल रहा है, उनका इक्विपमेंट एक बार खरीद लिया दोबारा खरीदते नहीं हो। तो उसको मेंटेन करने का तरीका वही है कि उसकी कूलिंग प्रॉपर रखिए, ओवर ड्राइव मत करिए और ग्राउंड न्यूट्रल अर्थ ठीक करते रहिए। छोटे मोटे पार्ट्स खराब हो जाते हैं, जैसे फैन इज ऑलवेज हैविंग अ फ्रिक्शन पार्ट, फ्रिक्शनल पार्ट है तो खराब होएगा ही होगा। इसका लाइफ 40,000 घंटा बोला गया है, तो 40,000 घंटे के बाद अगर खराब होता है तो आपको विदाउट एनी फस चेंज कर देना चाहिए। हालांकि ये फैन भी हमने देखा है कि क्वालिटी इतनी अच्छी है कि 15 साल 12 साल ये भी चल जाते हैं आसानी से। दूरदर्शन में मुझे नहीं लगता कि कहीं पे फैन इन्होंने चेंज करवाया हमसे, खाली ऑल इंडिया रेडियो शिमला एंड ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन केंद्र शिमला, इन दोनों ने चेंज किया। पता नहीं वजह क्या है वहाँ पे, जबकि क्लाइमेट अच्छा है। हो सकता है देयर कैन बी अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, बट अदरवाइज जितने केंद्राज आपके लगे हुए हैं फैन किसी ने नहीं खरीदा अभी तक, चल रहा है सिस्टम। तो इक्विपमेंट्स आर एक्चुअली वेरी गुड, वी हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। तो अब आते हैं इसके मेंटेनेंस पार्ट पे। मेंटेनेंस के लिए हमने बताया फिल्टर, ग्राउंडिंग, उसके बाद कूलिंग, प्रॉपर ऑपरेशन। अब जो शेड्यूल दिया हुआ है मेंटेनेंस, अगर आप मैनुअल में देखेंगे तो उसका शेड्यूल ये है कि हर 6 महीने पे पहली बात तो ये फिल्टर आपको साफ करना है इवेंचुअली आपके इन्वायरमेंट के हिसाब से, कि अगर अब डस्टी इन्वायरमेंट में आपका इंस्टॉलेशन है, जैसे रूफ टॉप पे कहीं कहीं इंस्टॉलेशन किया हुआ है, पोर्टा केबल में किया हुआ है, वो सोचते हैं कि अंदर कमरा हमारा एयर कंडीशन है। नहीं, एयर कंडीशन कितना भी होगा, रूफ टॉप पे है, किसी भी शहर में लगा हुआ है, डस्ट तो आना ही आना है। आपको 15 दिन का शेड्यूल बांध देना चाहिए कि 15 दिन में इसके फिल्टर्स को हम साफ करेंगे। ज़्यादातर जगहों पे हमने देखा है कि हम महीने 1.5 महीने में, मतलब 45 डेज 30 डेज में उसको क्लीन करते हैं, और वो विच इज़ अ गुड फ्रीक्वेंसी। उसको क्लीन करिए, लगाइए, काम हो जाएगा आपका। उसके बाद प्राइमरी एक्शन जो है मेंटेनेंस पार्ट का, कि जो यूनिट आपका 24 घंटे चल रहा है तो हर रोज़ एक बार एक आदमी को कमरे में आना चाहिए, इसकी रीडिंग्स लेनी चाहिए। रीडिंग्स क्या क्या है, RF आउटपुट कितना हुआ, रिफ्लेक्शन पावर कितना है, कल कितना था, रीडिंग लेने के बाद ही कंपेयर होना चाहिए। हेलिक्स वोल्टेज कितना है, हेलिक्स करंट कितना है, चाहिए चार्ट डिस्प्ले है उसमें दिया हुआ, तो उन चीज़ों को आप कोरिलेट करते रहिए हमेशा से कि हाँ कल इतना था तो आज इतना है। अगर मान लो 50 वाट पावर पे छोड़ के गए थे और आज हम रीडिंग लेने आए 60 वाट है, क्या वजह है वो फाइंड आउट करना जरूरी है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि पहली बात तो 60 वाट हुआ होगा तो हो सकता है एक एडिशनल कैरियर डाला होगा सामने रात को। दूसरी बात, अगर नहीं डाला है तो 60 क्यों हो गया, इसका मतलब कि कहीं लीकेज है आपके वेव गाइड में, पावर कम हो रही थी, BR रिसीव एंड पे कम मिल रहा था सिग्नल, लिंक मार्जिन, इसलिए पावर आपने बढ़ाया, तो उसको वर्कआउट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी।
कि कल हमने जो जितने पावर पे छोड़ा था, कई बार क्या होता है रीडिंग लोग कॉपी पेस्ट मार देते हैं, एक्सेल शीट बना हुआ है और उस पर रीडिंग लिया, कल वाले को निकाला और डाल दिया इसमें। दैट शुड नॉट बी द प्रैक्टिस। ये चीज़ें 8 घंटे की ड्यूटी में आदमी जो शिफ्ट में इंचार्ज हैं, शिफ्ट में जो ड्यूटी दे रहे हैं, उनको 8 घंटे में आधा घंटा टाइम तो निकालना ही चाहिए कि भाई हम इक्विपमेंट्स पे जाकर के देख लें जो पैरामीटर कल थे वो आज हैं कि नहीं, अगर चेंज हुए तो क्या वजह हो सकती है उसकी। ये डेली का रूटीन हो गया। उसके बाद एंड ऑल दीज थिंग्स है। आजकल तो पहले तो लोग रजिस्टर में नोट करते थे, अभी आप एक्सेल शीट बना लीजिए, उस पर आप नोट करते चले जाइए डेट वाइज। डेट वाइज अगर आप नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट वंस इन ए वीक करिए, ताकि आपको पता रहेगा कि हाँ पिछले हफ्ते इसका स्टेटस ये था, आज ये ऐसा कैसे हो गया, कारण क्या है, आपको रिलेट कर सकते हो। हर 3 महीने पे रिकमेंडेड ये है कि आप इसको टॉप कवर खोल करके इसका कवर देना, इसका टॉप कवर खोल करके एक बार ब्लो करिए। ये जो प्लास्टिक कवर हमने डाला था इसको भी हटाएं। ये जो टॉप कवर लगा हुआ है इसको पहले तो खोल लीजिए, ये 4-4-8 स्क्रूज लगेंगे, उसको खोल के हटा लें, फिर ये कवर हटाएं। इसके बाद नॉर्मल ब्लोअर से जो अपना ब्लो करने वाला मशीन है उससे आप ब्लो करें, इसमें जो डस्ट होएगा बाहर निकल आएगा। थोड़ा फिल्टर पे मार दें, थोड़ा फैन पे मार दें। कुछ हॉट एरिया है जहाँ पे वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और क्लीन करने के बाद जितने कनेक्शन है सबको अपने हाथ से चेक करिए। ऑफ कोर्स दिस इज पावर्ड ऑफ, इसमें इलेक्ट्रिसिटी उस समय सप्लाई नहीं होगी। उसके बाद ही हाथ डालिए। उसके बाद ये जो कनेक्शंस हैं SMA वाले, जो 7-8 नंबर की चाबी लगती है, इसको लगा के आप इसका कनेक्शन भी चेक कर लें। सब कुछ चेक करने के बाद इसको वापस लगा दीजिए पैक करके, फिर उसके बाद ऑन करिए। अब आप कहेंगे कि ये तो सर्किट में लगे लगे नहीं होगा, बोले नहीं होगा, लेकिन आपके पास 2 कनेक्शन 2 HP हैं। कहीं पे भी किसी भी इंस्टॉलेशन में चूंकि आपका एप्लीकेशन इतना क्रिटिकल होता है कि आप सेकंड मिनट भी ब्रेकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इसीलिए एक की जगह 2 लिया जाता है। तो आप एक यूनिट जो ऑफलाइन है, जो एंटीना पे नहीं जा रहा है, उसको आप निकाल के पहले क्लीन कर लें, चला लें, थोड़ी देर ऑब्जर्व कर लें, उसके बाद आप स्विच ओवर करें, इस पे आ जाएं, और उसके बाद दूसरे HP को क्लीन करें। तो ये प्रैक्टिस हर 3 महीने पे होनी चाहिए, रिकमेंडेड है। हाँ, बट अगेन जो मैनुअल में लिखा हुआ है सारे टेक्स्ट यूज करने की जरूरत नहीं है, बाई डॉट कॉमा एंड फुल स्टॉप। आप अपने एक्सपीरियंस से देखिए कि हाँ जी हमने 3 महीने में खोल के देखा था, बहुत ज़्यादा डस्ट तो होता नहीं यार। तो 3 की जगह आप 4 महीने कर दो, 5 महीने कर दो, 6 महीने कर दीजिए, डिपेंडिंग अपॉन योर साइट कंडीशंस और मैन पावर अवेलेबिलिटी। उस हिसाब से आप आगे पीछे कर सकते हैं उसको। उसके बाद ये रिकमेंडेड है कि 6 महीने के बाद इसको बाहर निकालिए, टेस्ट बेंच पे रखिए, एक डमी लोड कनेक्ट करिए क्लीन करने के बाद। उसके बाद इसमें RF इनपुट दीजिए RF सोर्स से। उसके बाद आउटपुट आप चेक करें, उसका परफॉर्मेंस टेस्टिंग बोलते हैं उसको। तो उसके लिए RF इनपुट दीजिए, एट व्हाट फ्रीक्वेंसी यू आर गिविंग, यू रिकॉर्ड इट, नोट कीजिए। लेट्स से 6 गीगाहर्ट्ज पे आपने दिया, कितना गेन मिलना चाहिए आपके पास। अगर नया यूनिट है तो आपके पास टेस्ट रिजल्ट होगा, रिजल्ट तो खैर पुराने का भी होगा, लेकिन नए वाले को कंपेयर करना जरूरी बनता है, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस डिग्रेड हुआ, बेटर हुआ, क्या हुआ वो आपको पता लगेगा। Again, I'm mentioning all this because this is an expensive device, आपको इसके परफॉर्मेंस का पता होना चाहिए। तो आपने जैसे फ्रीक्वेंसी 6 गीगाहर्ट्ज दिया, उसके बाद गेन चेक किया उसका कि हाँ जी 76 dB गेन आ रहा है, फैक्ट्री में 76.5 था, दैट्स ओके, उतना चलेगा। वो हो सकता है मेजरमेंट एरर भी हो, लेकिन फैक्ट्री में 76 आया, आपको 73 मिल रहा है, 3 dB कहाँ चला गया? 3 dB का मतलब होता है कि हाफ द परफॉर्मेंस, तो उतना नहीं होना चाहिए। देन यू हैव टू रीडू द थिंग्स। और इन चीज़ों में कई बार समय ज़्यादा लग जाता है। समय इसमें लगता है कि आपको सेटअप तैयार करने में पहले तो डमी लोड प्रॉपर होना चाहिए, उसके स्क्रूज प्रॉपर होने चाहिए, आप जो सिग्नल सोर्स लेके आ रहे हैं उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि उसका गेन क्या, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, वेदर देयर इज अ गेन वेरिएशन, डज इट हैव अ प्योर कैरियर और डज इट स्वीप और नॉट, ये चीज़ें मालूम हो। उसके बाद स्पेक्ट्रम एनालाइजर, उसके साथ जो केबल आप लगा रहे हैं, दोज आर मोर टाइम कंज्यूमिंग थिंग्स, समटाइम कनेक्टर्स विल गो बैड एंड आपको पता ही नहीं, आप स्ट्रगल करते रहे, पता लगा यार HP का आउटपुट आपने डिक्लेयर कर दिया कि अनस्टेबल है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों के लिए यू शुड हैव लिटिल एक्सपीरियंस हैंड एंड परफेक्ट इक्विपमेंट्स एंड डिवाइसेस, देन यू कैन डू द परफॉर्म ऑल दिस टेस्टिंग। टेस्ट करने के बाद इसको वापस पैक करिए, पुट इट इन द सर्क्यूट एंड देन टेस्ट इट, एंड द परफॉर्मेंस रिकॉर्ड इज देयर विथ यू एज ए रिकॉर्ड ऑफ द केंद्रा। इसके बाद कुछ चीज़ें और भी हैं प्रिकॉशंस के लिए। शुरू में मैंने बताया था वैक्यूम डिवाइस है, तो इसको आप 6 महीने से ज़्यादा ऑफ नहीं रख सकते।
That is because we are playing against the nature. This is having a tube which is evacuated, which is not having any gas inside. So अगर उसमें ज़्यादा दिन तक ऐसे छोड़ देते हैं विदाउट एनर्जाइजिंग, तो देयर इज वेरी मच चांस दैट इट विल लीक, इट विल क्रिएट अ माइक्रो लीक इनसाइड, तो गैस अंदर चला जाता है. दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम. प्रॉब्लम क्या क्या है, मतलब इट इज़ लाइक कंज्यूमेबल डिवाइस. अगर एक बार गैसी हो गया ट्यूब, तो यू हैव टू लेट गो दिस, यू हैव टू राइट ऑफ द इक्विपमेंट, नया खरीदना पड़ेगा. बिकॉज रिपेयरिंग ऑफ द TWT इज लाइक रिपेयरिंग अ फ्यूज बल्ब. तो ये ध्यान में रख करके काम करना है कि बिकॉज दिस आर एक्सपेंसिव. तो जो गाइडलाइंस है उसको हम फॉलो करें. जिसका गाइडलाइन ये है कि 6 महीने से ज़्यादा इसको आप ऑफ कंडीशन में नहीं रख सकते. तो कहीं पे भी इक्विपमेंट अगर आपके ऑफ पड़े हुए हैं, 5 महीने 6 महीने हो गए, चलो 8 महीने भी होता है, तो कई बार परफॉर्म कर जाते हैं. बट आफ्टर ऐसा देखा गया है कि रनिंग द HPAs इन ऑफ कंडीशन फॉर मोर देन 6 मंथ्स इन्वॉल्व्स रिस्क. इसमें कुछ ना कुछ रिस्क बढ़ ही जाता है. या तो आपका हेलिक्स करंट बढ़ जाएगा, या नहीं तो गेन कम हो जाएगा, या पावर कम हो जाएगा. तो उन चीज़ों को कंट्रोल में रखने के लिए आप हर 6 महीने पे ऑन कीजिए. दैट प्रोसीजर इज नोन एज कंडीशनिंग ऑफ द ट्यूब. तो उसका प्रोसीजर क्या है, आप इसको ऑन करिए, पावर ऑन विथ डमी लोड कनेक्टेड एट द आउटपुट. उसके बाद लेट इट कम इन स्टैंड बाई मोड. स्टैंड बाई में आने के बाद आप 10 से 15 मिनट वेट करिए स्टैंड बाई कंडीशन में. फिर आप ट्रांसमिट प्रेस करिए और हेलिक्स करंट को मॉनिटर करिए कि हेलिक्स करंट कितना था. अगर आपके पास पुराना रिकॉर्ड है, वेल एंड गुड. नहीं भी है तो आप ये देखिए कि ये लेटेस्ट से 4 मिली एम्पेयर से शुरू हुआ. इज इट कमिंग डाउन और इज इट होल्डिंग एट दैट पॉइंट. उसको ऑब्जर्व करने के लिए यू टू स्पेंड अबाउट हाफ एन आवर टू 1 आवर. अब आधा घंटा देखिए, 4 से 3.8 हो गया, तो इसका मतलब इट इज सेटलिंग डाउन, इट इज कमिंग डाउन. यू अलाउ सम मोर टाइम टू सेटल इट. जिस पॉइंट पे आके स्टेबल हो गया, उसके बाद आप RF देना शुरू करें. डोंट गिव RF इन हेस्ट, जल्दी में मत डालिए. स्टार्ट विद मिनिमम पावर. लेट्स से यू स्टार्ट फ्रॉम -30, 75 dB अगर गेन है उसका, -30 दे रहा है, तो पावर कितना आएगा, 75. इट्स अबाउट 10 वाट 15 वाट ऑफ पावर. ठीक है, तो वहाँ से शुरू करें. 400 वाट का एम्पलीफायर है तो 5-10 वाट से शुरू करें. उसके बाद हेलिक्स करंट को मॉनिटर करते रहें. हेलिक्स करंट को स्टेबल ही होना चाहिए. जैसे मान लो 10 वाट पे आपने पावर दिया और हेलिक्स करंट उसका हो गया, पहले था 0 वाट पे 1.2 मिली एम्पियर. 10 वाट देंगे तो 1.4 हो गया. 1.4 ही रहना चाहिए. 1.6 हो रहा है, 1.7 हो रहा है, देन इट्स अ प्रॉब्लम. तो फिर आप वेट करो. अब 10 वाट पे आप वेट कीजिए. सो दिस कंडीशनिंग प्रोसेस टेक्स हाफ ए डे ऑफ योर्स. अब बोलता है कि भाई 1 घंटे में हो जाता है, बट ऐसा होता नहीं है. 1 घंटे में उनका ही होता है जो परफेक्ट हो, सिस्टम ऑलरेडी फंक्शनिंग हो, कोई रिस्क ना हो उसमें. लेकिन इन चीज़ों को वेरीफाई करने में टाइम लग जाता है. इसलिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप हर 6 महीने पे इसको ऑन करते रहिए. लाइफ विल बी ईजी. यू डोंट हैव टू गो थ्रू ऑल दिस बेसिक प्रॉब्लम, बेसिक वेरिफिकेशंस. उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो जहाँ पे आपको स्टेबल मिले पावर, वहाँ से बढ़ाना आप शुरू करिए. और बढ़ाते बढ़ाते यू पुट ए रिकॉर्ड कि हाँ, हमने 350 वाट पे चेक किया इसको, 400 वाट तक गए, एंड वी हैड सो मच ऑफ हेलिक्स वोल्ट करंट. इतना जानना ज़रूरी है. और उसके बाद फिर उसको कूल डाउन करिए. HPA को अभी तक मैंने ऑफ करने का तरीका नहीं बताया. ऑन करने का तो यही था कि पावर ऑन आपने किया, उसके बाद 3 मिनट लगेगा, हीटर काउंट डाउन होगा, तब जाके स्टैंड बाई में आएगा. लेकिन ऑफ करने का तरीका है कि पहले आप स्टैंड बाई में डालें उसको. बिकॉज एज ए टोल्ड यू, ये 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड हीट जनरेट करता है. तो हीट को डिसिपेट होने में टाइम लगता है. तो उसका तरीका है कि आप स्टैंड बाई कर दें. स्टैंड बाई करेंगे तो हाई वोल्टेज बंद हो जाएगा. हाई वोल्टेज जब बंद हुआ तो हीट जनरेशन बंद हो गया उसका. तो नाउ अब जो बचा हुआ हीट है, जो रेसिड्यूअल हीट है, उसको डिसिपेट होने में टाइम लगता है. कितना, 10 से 15 मिनट. उसके लिए अब इतना कई लोगों को पेशेंस नहीं होता, तो उसको ऑफ कर देते, तो उससे दिक्कत होती है. दिक्कत क्या होती है कि अगर किसी चीज़ को रोज़ रोज़ आप गरम गरम करके ही बंद रखेंगे, धीरे धीरे उसकी लाइफ चली जाएगी, वो फैटिक हो जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा प्री मैच्योरली फेल हो जाता है वो. तो इसका ध्यान रखें. कई बार हमने देखा है कि लोगों ने, जिन्होंने प्रॉपरली ऑपरेट नहीं किया इक्विपमेंट को, वारंटी जैसी खत्म हुई, इक्विपमेंट खराब हो गया, तब वो रोना धोना शुरू हो जाता है, भाई वी हैव नॉट रिसीव्ड मनी फॉर वैल्यू फॉर मनी, दिस इज नॉट द वे, वगैरह वगैरह. बट इफ़ यू फॉलो, बिलीव मी, इफ़ यू फॉलो द प्रोसीजर एंड द गाइडलाइन, इक्विपमेंट आपका इतना परफेक्ट है कि 10 से 15 साल आराम से निकल जाते हैं इनके. तो उसको बंद करने का तरीका वही है कि वो 5-7 मिनट 10 मिनट जो आपको लगना है, कैसे पता कैसे लगेगा जी ठंडा है, आप पीछे जाके हाथ लगा के देख लीजिए जो एग्जॉस्ट पाइप है,
तो एग्जॉस्ट पाइप को आपको नॉर्मल रूम के टेम्परेचर पे आ जाएगा, या थोड़ा बहुत गर्म है तो भी आप बंद कर सकते हैं इफ़ यू आर इन हरी, बट ट्राई टू मेंटेन द रूम टेम्परेचर फॉर द हॉट एयर एग्जॉस्ट। उतना करना मस्ट है, बाकी चीज़ें आप करो ना करो बट इसको करना जरूरी है, सो दैट यू प्रिजर्व द लाइफ ऑफ योर इक्विपमेंट। ये हो गया ऑफ करने का तरीका, ऑन करने का बता दिया आपको। इसके अलावा बाकी जो डाउट होंगे मेरे ख्याल से इंटरेक्टिव सेशन में हम लोग इसको कवर करेंगे। जब ये रिकॉर्डिंग आपके पास चल रही होगी, मैं भी बैठा होऊंगा मेरे ख्याल से, तो उस समय जो क्वेश्चंस होंगे आई रिक्वेस्ट दैट कि आप नोट बना लें और पूछ लें उससे, कहीं पे भी हेजिटेट नहीं होना चाहिए कि हाँ हमें ये सवाल है, ये डाउट है, ये करना चाहिए। कुछ पार्ट्स जो हैं इसके क्रिटिकल वो मैं बता देता हूँ। एक तो जहाँ पे भी हाई वर्ड लग गया, हाई टेम्परेचर, हाई वोल्टेज, हाई वॉल्यूम, सब चीज़ें स्पेशल केयर मांगती हैं और कई बार उसको अवॉइड करना चाहिए। जैसे हाई टेम्परेचर है, इक्विपमेंट हो या आदमी, किसी का भी टेम्परेचर हाई होगा तो काम करना ठीक नहीं होता है, तो पहले तो हाई टेम्परेचर को अवॉइड करें। नाउ दिस पोर्शन, दिस बोर्ड इज नोन एज हाई वोल्टेज मॉड्यूल, तो दिस जनरेट्स हाई वोल्टेज। सबसे ज़्यादा डेलिकेट या बोलते हैं हिंदी में नाजुक यही है, बिकॉज दिस इज हैंडलिंग हाई वोल्टेज एंड इट ऑल्सो जनरेट्स हाई हीट, तो हमें इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो इसका तरीका क्या है, वही कूलिंग आप प्रॉपर करते रहिए। कई बार क्या होता है, इसको निकाल करके इसके नीचे हम लोग पेस्ट जो है उसको बदलते हैं साल 2 साल पे, ताकि ये हीट जनरेशन डिसिपेट कर ले। दूसरी बात, इसके जो कनेक्टर्स हैं ये थोड़े फटीग हो जाते हैं, तो इसको मेंटेनेंस के टाइम पे साफ सफाई करना जरूरी होता है। क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा डस्ट एक्यूमुलेट हो गया, दे क्रिएट अ कैपेसिटिव इफेक्ट, तो आपका जो परफॉर्मेंस है उसमें इफेक्ट आना शुरू होएगा। ठीक है, यू नेवर नो हाउ दे विल बिहेव, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस तो मेरे को भी नहीं है, लेकिन हाँ उन चीज़ों को साफ सफाई करते रहनी जरूरी है। तो एक तो हाई वोल्टेज मॉड्यूल हो गया, ये फॉल्ट तभी आपको पता लगेगा जब हाई हीलिक्स करंट पे या हाई हीलिक्स वोल्टेज पे ट्रिप हो जाता है इक्विपमेंट। दूसरा सेंसिटिव पार्ट इसका है पंखा। जब फैन इज ऑन, बिकॉज इट इज़ अ मूविंग पार्ट, तो इसमें आपको चेंज करना ही पड़ेगा इसको, 40,000 50,000 घंटे पे आप चेंज कर सकते हैं। तरीका इसका यही है जो हमने बताया। मेंटेनेंस क्या, ऑपरेशनल पार्ट जो है, यू गो टू द टेलीपोर्ट रूम, आप चेक करिए। पहली बात तो आंख और कान खुले होने चाहिए आपके, कि हाँ वहाँ पे इक्विपमेंट जो कल जैसी आवाज़ आ रही थी आज भी वैसा ही आवाज़ है क्या, या अलग है। अगर अलग है, आप कमरे में आप जाओ, 50 फैन चल रहे हैं, 2 फैन बंद हो जाएगा, आपके कान अपने आप ही बता देगा कि कुछ गड़बड़ है आज, या कोई नॉइजी है तो भी पता लग जाएगा आपको। तो इन चीज़ों पे आपको अटेंटिव होकर के ध्यान देना पड़ता है और गेस करना है कि हाँ हमें क्या कमी दिख रही है उसमें। फैन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आप हाथ लगाएंगे पीछे पता लग जाएगा, देयर इज वे टू फाइंड आउट। और सेंसिटिव पार्ट है, कभी कभी इसका कंट्रोलर भी धोखा दे जाता है, बिकॉज इट हैज़ गॉट अ बैटरी, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये 2-3 पार्टी हैं जो प्रॉब्लम देते हैं। हालांकि आज हम जब टेस्ट कर रहे थे तो एक पावर प्रोसेसर चला गया, उसका कारण क्या है, दैट वाज एन ओल्ड इक्विपमेंट, तो हो सकता है कई जगह डेमो पीस है, कई फील्ड से होके आया है, आई डोंट नो व्हाट वाज द सिचुएशन, तो ऑफिस में जाऊंगा तो पता लगेगा। जो इंस्टॉलेशन पार्ट है वो हमने कम कवर किया है, मैं इंस्टॉलेशन बता रहा हूँ। यहाँ पे जो पीछे जो हीट सिंक लगा हुआ है, इसके साथ साथ एक डक्ट आता है गोल पाइप, उस पाइप को हमने इग्नोर नहीं करना है। ज़्यादातर लोग कमरे में छोड़ देते हैं, अगर आप कमरे में इसको छोड़ रहे हैं तो आपको ये समझना चाहिए इसका जो हीट जनरेशन है 45 to 65 CFM क्यूबिक फ्लो पर मिनट, इसका हीट एयर फ्लो है। उतने एयर फ्लो को आपको ब्लॉक नहीं करना है। ये कमरे में अगर आपको प्रॉपर कूलिंग है, ताकि ये जो अमाउंट ऑफ हीट जनरेशन है उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तब तो आप इसको कमरे में ही छोड़ दीजिए। जैसे इन ए रूम ऑफ दिस साइज, लेट्स से 15/20 अगर कमरा है, उसमें 2 HP चल रहा है तो ठीक है, उसका AC आपको कवर कर लेगा। लेकिन कमरा छोटा हो गया, एयर कंडीशनर कम है, तो आप इसके एग्जॉस्ट पाइप को निकाल के कमरे से बाहर ले जाइए। द बेस्ट वे इज दैट HPA जब आता है तो उसके साथ ही राइटअप एक आता है कि आपको हीट मैनेजमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा। तो ये डक्ट लेकर के जाएं, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आपको स्ट्रेट एक पाइप ले लीजिए और कमरे से बाहर निकाल दीजिए। अगर आप नहीं ले जा सकते, यू कैन नॉट चेंज द आई मीन मेक ए होल इन द वॉल, तो आपको कहीं और रूट करना पड़ेगा। तो रूट करने के लिए यू कैन नॉट गो विथ 90 डिग्री बेंड, 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, स्मूथ बेंड करके लेकर के जाइए। आप जाकर के यू टर्न भी ले सकते हैं, बट इट हैज़ टू बी स्मूथ,
ताकि बैक प्रेशर क्रिएट ना होवे। ये बड़ी माइनर चीज़ें हैं, देखने में छोटी लगती है लेकिन प्रॉब्लम बड़ी क्रिएट करता है। क्या होगा कि अगर आप इसका डायमीटर रिड्यूस कर दिए, देयर वर पीपल हु हैड वेरी प्राउड कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, क्या हो जाएगा। उन्होंने चलाया, साल 1.5 साल के अंदर उनका ट्यूब बैठ गया। छोटी सी गलती, इतना बड़ा नुकसान हो गया उनको। 20 लाख रुपए तो ट्यूब के देने पड़ जाएंगे, 15 लाख रुपए। तो ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। आप जैसे डायमीटर इसका रिड्यूस करते हैं तो जो एयर फ्लो आ रहा है उसमें बैक प्रेशर क्रिएट होता है। तो आप तो समझ रहे हो कि हमारा कमरा जी 15 डिग्री 17 डिग्री पे ठंडा है तो एचपीए भी ठंडा होगा। नो, दैट इज नॉट बीइंग कूल्ड। वो एक्चुअली हवा गर्म होकर अंदर ही रह जा रही है, उसको धीरे धीरे करके उसकी लाइफ खत्म कर रहा है। जैसे हम जनरल एनालॉजी आप देख लो, किसी आदमी को ब्लड प्रेशर है और जनरली ब्लड प्रेशर में अगर वो रह रहा है तो लाइफ बड़ी कम हो जाती है उसकी, बिकॉज you know his artery and veins have to do more work because they are running under pressure। तो वैसे ही हो जाता है टेम्परेचर का। हमने अपनी आंखों से देखा है, कई बार एचपी ऑफ कर दिया आपने, उसका टेम्परेचर अगर 80 डिग्री शो कर रहा है, जैसे ऑफ किया विदाउट कूलिंग, वो टेम्परेचर 80 से शूट अप होकर 95 चला जाता है, क्योंकि द रिमेनिंग हीट हैज टू बी डिसिपेटेड। ये आप समझना चाहिए, और करके आप प्रैक्टिकली देख सकते हो कभी भी। इसीलिए गाड़ी के इंजन में हीट सिंक लगे रहते हैं, फिन्स बने रहते हैं, यहाँ पे कूलिंग का इंतजाम किया हुआ है। इसमें तो कम है, सॉलिड स्टेट डिवाइसेज में जहाँ छोटे एफईटी 50 वाट 40 वाट पावर देते हैं, उनको देखो कूलिंग के लिए कितना मैकेनिज्म किया उन्होंने। इतना बड़ा ब्रिक है मेरे हाथ के साइज का, और इसका कम से कम 10 गुना एरिया लेते हैं वो उसको कूल करने के लिए। उसका साइज भी 400 वाट एसएसपी है। आप देखेंगे डीडी के कोहिमा चले जाइए, डीडी के इम्फाल चले जाए, उन जगहों पे लगा हुआ है ये सॉलिड स्टेट वर्जन। एम्पलीफायर 200 वाट का है, इसका पावर आधा है, लेकिन एरिया इतना ही कवर किया उन्होंने। और जो उसमें एक्चुअल हार्ट है, इसका हार्ट ट्यूब है, उसका हार्ट ब्रिक होता है। तो जो एफईटी है, 4 एफईटी लगे, उसको ठंडा करने के लिए हाफ द एरिया खाली एल्यूमिनियम फिन से दिया हुआ उन्होंने, ताकि उसका हीट डिसिपेट हो जाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कई इनोसेंट कस्टमर बेचारे ध्यान नहीं दे पाते हैं, और उसके बाद उनका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो मैं बार बार इम्फेसाइज उसी पे कर रहा हूँ, हीट का ध्यान रखिए और हेलिक्स करंट का ध्यान रखिए। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर इन दोनों को आपने कंट्रोल कर लिया तो बाकी माइनर चीज़ें हैं। मान लो डिस्प्ले नहीं आ रहा, पावर लेवल गलत दिखा रहा है आपका गेन कम हो गया, ये चीज़ें सब एडजस्ट की जा सकती हैं, सब कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन हेलिक्स करंट जिस दिन अनस्टेबल हो गया, उस दिन गॉड नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। कई बार पीपल रिमेन लकी ऑल्सो कि हेलिक्स पावर प्रोसेसर के अनस्टेबल पावर सप्लाई की वजह से हो जाता है खराब, तो वहाँ तक तो ठीक है। बट जनरली वो केसेस हमने देखा नहीं। एक बार हेलिक्स करंट अगर अपवर्ड जाना शुरू हो गया तो आप समझ लीजिए कि ट्यूब बदलना ही पड़ जाएगा आपको। ठीक है। जी हेलो, हाँ पार्टिसिपेंट्स, नोट कर रहे हैं आप लोग प्रॉब्लम्स जो आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं? हेलो, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? Yeah, we are noting. Sir. तो are you listening? Yes, sir. Next, we will play a short video of 10 to 5 minute, 15 minute. Then there will be a tea break. Then again we'll meet. है ना? There are the 2 hour video approximately. इसको ऑन कर रहा हूँ।
हमने एक डमी लोड लगाया हुआ है यहाँ पे, दिस इज अराउंड 300 वाट्स, इसकी कैपेसिटी 350 वाट के करीब है, तो हम उतना पावर नहीं देंगे। ये डमी होना बिल्कुल जरूरी है, उसके मतलब इससे पहले कि हम आरएफ दें इसमें, ये डमी लोड कनेक्टेड होना जरूरी है, या नहीं तो आप एंटीना पे लगा सकते हो। फिर ये आरएफ केबल, आरएफ इनपुट के लिए हमने यहाँ से लिया है, ये सिग्नल सोर्स है हमारा। फ्रीक्वेंसी इसकी सेट कर रहे हैं, 6 गीगाहर्ट्ज पे ऑलरेडी सेट है। पावर लेवल इसका एडजस्ट करना है, मोड एम्पलीट्यूड, हाँ -20 नहीं, -20 वो -144 था सर, -20 dB हमने डाल दिया, ठीक है। अब आरएफ इसका ऑन है कि ऑफ है? आरएफ ऑफ है, ठीक है। इनपुट देने से पहले हमेशा ध्यान रखना चाहिए, गेन इसका 75 dB है। अच्छा, इसका जो एटेन्यूएशन है इस एचपीए का, इसको आप मिनिमम कर दीजिए। तो हमने एटेन्यूएशन मैक्सिमम कर दिया, गेन मिनिमम हो गया, ये बाय कीपिंग दिस 0.1। अभी आप समझ लो 20 dB गेन कम हो गया आपका, तो उस हिसाब से आप आरएफ इनपुट थोड़ा हाई भी दे देंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा एचपीए का। अब जैसे ही ये स्टैंड बाई आता है तो उसके बाद हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। और अगर आपको प्रिसीजन मेजरमेंट करना है या फुल कंफर्म होना है तो आप एचपीए के सैंपल पोर्ट से उसका आउटपुट या तो पावर मीटर पे लगाएं या स्पेक्ट्रम एनालाइजर पे लगाएं। तो हमने स्पेक्ट्रम एनालाइजर लगाया हुआ है यहाँ पे। ये स्पेक्ट्रम एनालाइजर पे लगा दिया। आप इसकी फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं, हमने 6 गीगाहर्ट्ज रखा हुआ है तो स्पेक्ट्रम पे भी 6 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सेट कर दीजिए। इसका स्पैन है 12 गीगाहर्ट्ज, उसकी जरूरत नहीं है, हम लोग 20 मेगाहर्ट्ज रखते हैं इसकी। तो जैसे ही स्टैंड बाई आ गया, अब हम इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, मेकिंग श्योर दैट एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। ये एचपीए टर्मिनेटेड आउटपुट पे, उसके बाद हमारा आरएफ इनपुट तैयार है, कनेक्शंस बने हुए हैं। देन सेफली यू कैन प्रेस ट्रांसमिट हियर एंड यू कैन सी कि हाँ कितना आउटपुट आ रहा है। आउटपुट वाले विंडो पे रखिए अपना मॉनिटर को, आप देखें कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है क्योंकि हमने आरएफ इनपुट दिया ही नहीं है अभी। अभी जब हमने आरएफ ऑन कर दिया -20 dB आया है, आउटपुट नहीं है कुछ भी, तो आप इसका एटेन्यूएशन गेन धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। आप ये देखो गेन हम बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, आउटपुट आना चाहिए। अब या तो आप गेन देख सकते हैं या आउटपुट देख सकते हैं, तो मैं गेन मैं इसका मैक्सिमम कर रहा हूँ। So this is maximum gain and then you go and see the RF output। अभी भी आउटपुट आया नहीं है, तो इसका मतलब हमें पावर बढ़ाने की जरूरत है।
उस केबल में कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ हाँ वही कर रहा हूँ। RF ऑफ करें। हो सकता है। इसका मॉड्यूलेशन ऑन रखना है ऑफ रखना है? ऑफ ही किया हुआ है, तो थोड़ा छोटा पड़ रहा है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। सिग्नल तो है, हमारे पास तो टूल सारे हैं ना, तो हम यहाँ भी आ रहा है। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? ओह, आएगा आएगा आएगा। यू नो व्हाट वाज द, आप रिकॉर्ड कर लीजिए इसको। द प्रॉब्लम इज वी हैव नॉट कनेक्टेड द TWT इनपुट। हमने जब खोला था ना हाई वोल्टेज चेक करने के लिए, तो हमने ऑन नहीं किया था, इसको कनेक्ट नहीं किया था। तो ये कनेक्शन करके चाबी चाबी okay, so now see अभी कितना पावर आ रहा है? It's about 200 watts. So we should actually reduce the power. ठीक है, आप -30 दे रहे हैं वहां से, या लेटर से 33 दे रहे हैं, -33 दे रहे हैं, आपको 70 वाट पावर मिल रहा है विथ फुल गेन ऑफ दिस एम्पलीफायर। यू कैन सी 48.3 dBm। आप गेन कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन 33 dBm में आपकी ये जो केबल है ना, ये केबल जो यहाँ से जा रही है, इसका लॉस भी होगा। सो मेरे ख्याल से कनेक्टर भी है, अबाउट 3 dB लॉस आप मान करके चलिए। सो -30 आप दे रहे हैं, -30 सो 7 कितना हो गया? 75 -30 है नहीं, 30 - 75 है 45। आपको कितना आउटपुट मिल रहा है? 48 मिल रहा है। तो इसका मतलब लॉस कम ही है इस केबल में आपका, आप ये मान करके चलिए। सो दिस इज हाउ वी कैन डू। अभी आप यहाँ पे देखें, जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर था, अगर आप बिगिनिंग ऑफ द कोर्स हमने बताया था, हेलिक्स करंट। हेलिक्स करंट एक ऐसा पैरामीटर है जो स्टेबल होना चाहिए। आप देख सकते हैं, मैं RF ऑफ करूंगा ना, तो ये दिस विल गो टू द मिनिमम लेवल। इस HPA का मिनिमम पावर लेवल है, मिनिमम हेलिक्स करंट लेवल है 1.3। अब जैसे ही RF ऑन करेंगे, आप 70 वाट पावर ले रहे हैं तो 1.8 हो गया। ये 1.8 अगर अंडर द सेम ऑपरेटिंग कंडीशन, मतलब आप RF ड्राइव नहीं बदलते हैं, टेम्परेचर नहीं बदलता है, डेटा रेट बिट रेट कांस्टेंट रहता है, तो ये 1.8 पे ही रहना चाहिए। अगर उससे ज्यादा अगर आप करते हैं, हो जाता है, ये लेटर से कल ये 2 मिली एम्पियर हो गया, तो चिंता की बात है। आप इसको कल फिर देखना चाहिए कि हाँ किस वजह से 2 मिली एम्पियर हुआ। क्या गर्म हो रहा है HPA, या हमने कोई डेटा बिट रेट चेंज किया, कोई और चैनल ऐड कर दिया इसमें। इन चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, सो दैट यू कैन एक्चुअली विजुअलाइज द हेल्थ ऑफ द ट्यूब। ठीक है, अब इसमें अगर आप पावर थोड़ा बढ़ाते हैं
तो हेलिक्स करंट फिर से चेंज होएगा। देखिए हमने थोड़ा पावर बढ़ाया, कितना पावर बढ़ाया 1 dB, ये पावर हेलिक्स करंट बढ़ करके 2.2 हो गया। आप एक करस्पॉन्डिंगली पावर देख सकते हैं, सो पावर हैज बिकम 48.9, अबाउट 1 dB का फर्क पड़ गया उसमें, या पहले 70 वाट था अभी 80 हो गया। सो यू कैन ऑलवेज नोटिस दीज थिंग्स एंड यू कैन पुट ए रिकॉर्ड। हम थोड़ा और आगे जाने की कोशिश करते हैं। हमने पावर 2 dB बढ़ा दिए हैं, तो ये 2.8 हो गया। पावर देख लीजिए, ऐसे बढ़ाते नहीं रह सकते। सो दिस इज बिकम 117 वाट्स, और डीबी में देखना चाहते हैं अगर तो 50.6 dBm करंट है, करस्पॉन्डिंगली 2.8 मिली एम्पियर। और थोड़ा बढ़ा सकते हैं क्योंकि स्कोप है, आप जा सकते हैं 55.4 dBm तक। तो मैं इसको कर रहा हूँ 27, बट ये ज्यादा देर नहीं कर सकते क्योंकि हमारा डमी लोड उतना कैपेबल नहीं है। 27 dBm किया, आई थिंक इट हैज गॉन अप टू द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ दिस एम्पलीफायर। 52 नहीं, अभी और भी स्कोप है, मैं थोड़ा और ज्यादा जा रहा हूँ। आई विल गो अप टू 55.4। ऊपर जाके थोड़ा गेन की दिक्कत है इसको, बट एनीवे दिस इज गॉन टू 53.9। हम नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। कम रहा है ना? हाँ, दिस इज गॉन इनटू सैचुरेशन। इसका मतलब एक्चुअल पावर तो है बट इट इज नॉट रीडिंग करेक्टली, आउटपुट उसके उसमें दिक्कत है। हाँ, स्पेक्ट्रम लगा के आप देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग ऑन रखिएगा, आई विल डेमोंस्ट्रेट एवरीथिंग। ये आपको सुनाई दे रहा है पार्टिसिपेंट? कोई इशू तो नहीं है? तो इसका मतलब पावर एक्चुअल में बढ़ रहा है, डिस्प्ले में नहीं बढ़ रहा है वो। हेलो, टू कंफर्म दैट व्हाट यू कैन डू, Yes, giving. should put a ओके ओके। spectrum तो analyzer एक्चुअली पावर गई हुई है यहाँ at the पर ना, sample port of the तो amplifier। मैं कंफर्म करना चाह हमेशा रहा था। कभी ओके, भी अगर आपको किसी से मेजरमेंट लेना हो तो इसके डिस्प्ले पावर पे डिपेंड मत करिएगा, बिकॉज डिस्प्ले पावर मैंने बताया था इसकी एक्यूरेसी प्लस माइनस 15% होती है। सो अभी आप देखें ये स्पेक्ट्रम पे लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, आप प्योर कैरियर आपने लगा दिया, आप पीक सर्च डालिए, पीक सर्च ये आपको बता रहा है। पहले तो स्केल कितना है, हाँ 20 dB स्केल है। तो पीक सर्च इज शोइंग प्लस 10 dBm, मतलब कितना पावर हो गया, प्लस 10 dBm है। और इसका जो सैम्पलिंग पोर्ट है 6 गीगाहर्ट्ज पे 40 dB डाउन है, तो 50.5 हो गया, 10.3 यहाँ है और 40.5 वहाँ है, तो 10 प्लस 40 50.8 हो गया। ये कितना आ रहा है? हाँ, ज्यादा आ रहा है। सो देयर इज ए केबल लॉस इन दिस, ठीक है, वो आप कंफर्म करना है अगर आपको, तो आप देख सकते हैं, इससे सीधा यहाँ लगा के देखो कितना लॉस है इस केबल में। माइनस 20.1 है, ठीक है। इसका पिक्चर्स हमने किया, सो 22.5 है सर। सो देयर इज अ लॉस ऑफ 2.5 dB अराउंड, राइट। सो 2.5 dB अगर आप उसमें ऐड करेंगे तो दिस गोज टू द सेम पावर लेवल, राइट, जो दिखा रहा है। इसका मतलब डिस्प्ले ठीक है उसका, दैट इज क्वाइट क्लियर। है ना?
51 something was there, and then 2.5 dB if you add 53 point something होएगा. So the accuracy of this meter is also like 0.6 dB तक अगर है, then we don't disturb about it. So this is how you can operate and keep record of the health of the equipment. तो ये गर्म हो गया, so इसको हम बंद कर रहे हैं अब. मैंने बताया था इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है. So this is already running at 200 watt. Okay, ठीक है. So now you cool it down eventually. ये बहुत गर्म हो गया, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा. नहीं, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा. एंड देन हमने इसको स्टैंड बाई में कर दिया है. सो हाँ, स्टैंड बाई है, ठीक है. नाउ वी कैन सीक्वेंशियली पैक इट बैक. इसको पैक कर देते हैं. Hello, we will take break for 10 minutes. A participant, we will break for 10 minutes, then we'll continue. Okay. हाँ, इधर आओ. अभी रुको, बंद करते रहना, अभी थोड़ी देर रुको. ब्रेक कर दिया अभी 10 मिनट का, है ना? 10 मिनट. स्क्रीन शेयर है क्या? नहीं, अभी शायद से भी शेयर नहीं. देखो, इसके बाद ये वाली वीडियो चलाना. ये फैल, हाँ, ये फैल. फिर इसका चलो ना, ब्रेकआउट बॉक्स. ठीक है. ये भी कितनी देर की है? ये 16 मिनट की है. दोनों. फिर उसके बाद बंद करे, तुम करो. तो इसका नाम तो लिखें एक बार. लिख दिया ना? के बाद. अरे ठीक है, इतना तो समझ में नहीं आ रहा. नहीं, ये दो तो लिख दिया ना. हाँ हाँ, तीसरा मैं लिख रहा हूँ. पहले देख तो लो कौन कौन सा चलाना है. ये तो शुरू किया, ये नहीं चलाना. टेस्टिंग में बैठिए, डिस्कशन रिकॉर्ड ऑफ पीएफएल. ये चला देना दो, है ना, जब तक मैं आ जाऊंगा. अच्छा, 1 मिनट, उसके बाद कौन सोचता है. ये फेस का ये वस्ती है. ये कितने की? 13 मिनट की. लेकिन इन दोनों को चलाने से पहले ना, ये तो बाद में चलाना 10 मिनट की. ठीक है, तो बस ये चला देना आप. इसके बाद अभी देखो, जैसे शेयर नहीं है, 10 मिनट का ब्रेक है. ठीक है. सही खुला हुआ यहीं पे है ना? हाँ देखो ना, शेयर, ये सब ऑप्टिमाइज कुछ नहीं करना. शेयर बस सीधा आ जाएगा. ठीक है, अभी आपने शेयर तो कर ही दिया है. हाँ, क्लिक कर दीजिए सर.
Type of failures and spares required. I'm sharing with you according to my experience. इक्विपमेंट में जो सिम्टम है उसके हिसाब से आप ट्रबल शूट कर सकते हैं बड़े आसानी से। पहली बात तो इंस्टॉलेशन ऑपरेशन मैनुअल पढ़ेंगे, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपको। लेकिन अगर आपने देखा कि जैसे ड्यूरेबिलिटी ओवर टेम्परेचर फॉल्ट आया, तो उसके लिए आपको ड्यूरेबिलिटी को ठंडा करने की जरूरत नहीं है। यू शुड नो दैट कूलिंग कहाँ से होती है। तो पहले तो फैन के परफॉर्मेंस पे आप डाउट करिए। इट कैन बी नॉइजी और इट कैन बी डस्टी, उन दोनों को आप कंफर्म कर लीजिए। और इट कैन बी चोक्ड ऑल्सो, इट कैन बी ब्लॉक। तो आप पहले तो नॉइज से ही पता लग जाएगा कि हाँ ओवर टेम्परेचर का फॉल्ट क्यों आ रहा है। अगर ये दोनों पंखे नहीं चलें तो आपको आवाज़ में फ़र्क पड़ जाएगा। एक तो वो हो गया। उसके बाद अगर फॉल्ट आता है SSIPA ओवर करंट फॉल्ट, तो आपको SSIPA देखना है या उसकी पावर सप्लाई देखनी है। उसकी पावर सप्लाई कंट्रोलर से आती है, तो यू हैव टू डाउट द कंट्रोलर बोर्ड ऑल्सो। कंट्रोलर बोर्ड वहाँ माउंट किया हुआ था, ये बताया था मैंने आपको। फिर अगर DC बस फॉल्ट आता है, ये सारे फॉल्ट कहाँ से आएगा आप बोलेंगे कहाँ से बता रहे हो आप, तो आपको ये याद होना चाहिए। ये डब्बा खोल के हमने बताया था, इस पर लिखा हुआ है सारे इंडिकेशंस यहाँ पे हैं। वन ऑफ द LED विल ग्लो, और इसका मतलब आपको यहाँ से पढ़ना है। अगर DC बस फॉल्ट है तो आपका ये पहला वाला जो बोर्ड है पावर फैक्टर मॉड्यूल, ये खराब होता है। इसमें जो हमने टेस्ट पॉइंट में दिखाया आपको 380 वोल्ट DC, वो नहीं दिखेगा। तो आपको इस बोर्ड को रिप्लेस करना है। CPI जनरली डू नॉट रिकमेंड कंपोनेंट लेवल रिपेयर्स। उसका वजह ये है कि कंपोनेंट लेवल रिपेयर रिकमेंड नहीं करने का वजह यह है कि रिलायबिलिटी इशू इज द मेन कंसर्न। आपने एक कैपेसिटर चेंज किया, उसका आपको नहीं पता कि दूसरा कैपेसिटर को वीक हो गया है या तीसरा रेजिस्टेंस कल को फिर उड़ जाएगा। तो आप ये ट्रबल शूट ही करते रहेंगे, उससे आपका नेटवर्क में प्रॉब्लम आएगा, प्लस हमारा भी नाम खराब होता है। We do not recommend that you go with the component level repair. You just replace the module. Then you can keep doing troubleshooting and repair the module, test it in a test bench somewhere else, and then अगर आप confident हो कि नहीं ये equipment काम कर रहा है, you have tested it for more than 48 hours or so, then you can always use back that board, same board also. जो generally हम लोगों ने किया नहीं है। Our success rate in that repair is about 20-25%. उसके बाद if there is a fault like there is no display, अगर डिस्प्ले नहीं है, पहली बात तो पावर सप्लाई चेक करिए। पावर सप्लाई ठीक है जी, पंखा भी चल रहा है अगर, देन यू हैव टू डाउट अबाउट द इनर पावर सप्लाई मैकेनिज्म। तो उसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट जो होता है, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, पावर प्रोसेसर मॉड्यूल, इसको ही आपको चेक करना चाहिए। इस हाँ, तो पावर प्रोसेसर मॉड्यूल में कई वोल्टेजेस होते हैं जो जिम्मेवार हैं इसके डिस्प्ले के लिए। वो डिस्प्ले के लिए एक वोल्टेज आता है, वो इसके पीछे एक DC रेगुलेटर बोर्ड भी लगा हुआ है। जनरली दैट रेगुलेटर बोर्ड डजंट गो बैड। अभी तक 3-4 बोर्ड ही चेंज किए हमने अपने पूरे करियर में। सो इसलिए वो बोर्ड कभी खराब नहीं होता। ज्यादातर प्रॉब्लम होती है ये पावर प्रोसेसर मॉड्यूल में, तो आप इसको रिप्लेस करें और उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। एक फॉल्ट और आता है जिसको बोलते हैं PFAL। PFAL is actually related to the power supply failure and the cooling fans. अगर फैन जाम है तो भी PFAL आएगा, बिकॉज ये जो DC सप्लाई है फैन के लिए, तो 28 वोल्ट पावर सप्लाई DC का, that is having a indication to the controller saying that if it is loaded, it will give the indication that power supply is bad. तो उस केस में हमने ये देखना होता है कि पावर सप्लाई ठीक है कि नहीं, फैन ठीक है कि नहीं। तो आपको PFAL फॉल्ट में एक्चुअली जनरली क्या होगा कि वो ब्लिंक करता रहता है बिटवीन RF पावर डिस्प्ले एंड PFAL। तो HP तो चलता रहेगा आपका, लेकिन PFAL अगर है तो या तो फैन जाम है, फैन की पावर सप्लाई खराब है, या आपके AC में कोई प्रॉब्लम है।
तो आपको चेक करना पड़ेगा उसको। उसके बाद आते हैं क्रिटिकल प्रॉब्लम फॉल्ट्स, जैसे हाई हेलिक्स करंट फॉल्ट। उसका एक्चुअल नाम यहाँ पे दिया हुआ है हेलिक्स एवरेज ओवर करंट फॉल्ट। तो जो हेलिक्स करंट हमने जैसे दिखाया आपको 2.8 मिली एम्पियर, द करंट ट्रिप लिमिट ऑफ दिस ट्यूब इज 12 मिली एम्पियर। द मोमेंट इट गोज बियॉन्ड 2 मिली एम्पियर ये फॉल्ट आना शुरू हो जाएगा। उस केस में आपने ब्रेकआउट बॉक्स यूज करना चाहिए, और टीरोलिटी को आइसोलेट कर देता है ब्रेकआउट बॉक्स आपका, और उससे आप आइसोलेट कर सकते हैं कि वेदर द ट्यूब इज कल्प्रिट और पावर सप्लाई हाई वोल्टेज मॉड्यूल इज फॉल्टी। अगर हाई वोल्टेज मॉड्यूल फॉल्टी है उसका मतलब ये हुआ कि आप जैसे ब्रेकआउट बॉक्स पे लगाएंगे डमी लोड के साथ, तो आपको ट्रांसमिट उसी समय लगाने के बाद जब ट्रांसमिट करेंगे तो ट्रांसमिट करेगा वो, इट विल होल्ड द हाई वोल्टेज, इट विल शो यू दैट 8.8 वोल्ट डीसी इज कमिंग हियर। अगर नहीं आता है देन यू आर एक्चुअली हैविंग अ बैड टाइम, यू हैव लॉस्ट द ट्यूब। तो उसको आइसोलेट करने के लिए ब्रेकआउट बॉक्स जरूरी है। अगर ब्रेकआउट बॉक्स लगाने के बाद भी वोल्टेज होल्ड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब हो गया कि आपकी पावर सप्लाई खराब है, यू आर लकी, यू जस्ट रिप्लेस द हाई वोल्टेज मॉड्यूल, आपका काम हो जाएगा। फॉर इन्फॉर्मेशन, हाई वोल्टेज मॉड्यूल में कोई पोटेंशियोमीटर नहीं है, इसमें आपको वोल्टेज ट्यून करने की कोई जरूरत नहीं होती, आप इसको खाली रिप्लेस करिए। रिप्लेस करने का तरीका है कि इसको निकालना पड़ेगा, इसके नीचे स्क्रूज लगे हुए हैं उसको देखना पड़ता है। So if you have already done it, it's okay. Otherwise, you can take our guidance over the phone. We will guide you, and you can replace this. This is little bit clumsy work. थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है इसमें, 2 से 3 घंटे करीब लग जाएंगे आपको हाई वोल्टेज मॉड्यूल रिप्लेस करने में। जब आप रिप्लेस करते हैं तो इसके नीचे एक कूलिंग कंपाउंड लगाते हैं, हीट सिंक कंपाउंड सफेद कलर का, which is actually a good conductor for the heat to dissipate. जो हाई वोल्टेज सेक्शन है जनरेट्स हीट, उसको डिसिपेट करना जरूरी होता है। अगर वो कंपाउंड नहीं लगाएंगे तो हाई वोल्टेज मॉड्यूल आपका फिर 1-2-4 महीने में खराब हो जाएगा। हेलिक्स से रिलेटेड ही 1-2 फॉल्ट और भी हैं। एक तो करंट का बताया मैंने, हेलिक्स अंडर वोल्टेज फॉल्ट आता है, हेलिक्स ओवर वोल्टेज फॉल्ट आता है। इन तीनों ही केसेस में हाई वोल्टेज मॉड्यूल इज अंडर डाउट, तो आपको उस पर डाउट करना पड़ेगा। एक सबसे क्रिटिकल फॉल्ट और डेंजरस फॉल्ट है पावर सप्लाई आर्क फॉल्ट और हाई वोल्टेज आर्क फॉल्ट। सी, आर्किंग का मतलब हुआ प्लस माइनस आप शॉर्ट कर रहे हैं, देन ओनली यू गेट स्पार्क और फ्लैश। तो जब भी आप कनेक्शन लगाते हैं कहीं पे भी, सॉकेट हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सॉकेट लगाते हैं, यू हियर ए साउंड क्लिक और सम साउंड कम्स, दैट इज हैपनिंग बिकॉज इट इज शॉर्टिंग बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो वो साउंड जब आने लगता है इसमें तो आर्किंग होती है। So that arcing, what it generates the high current. That high current is sensed by the controller and then it gives you high voltage arc fault. Arcing का मतलब ये हो गया बेसिकली कि ट्यूब के अंदर का कोई कनेक्शन है वो लूज हो गया, जल गया या खराब हो गया और it has been destroyed. It is not doing properly. So इसलिए in that case we have to replace the tube. There is no other choice. And replacement of the tube is actually little difficult. And critical activity because you have to match the RF parameters also, and you have to match the voltages also. You can always seek the service centers help for all these things. उसके बाद कुछ और फॉल्ट्स हैं, जैसे पावर आपका डिस्प्ले ठीक नहीं आ रहा है। कुछ फॉल्ट जो हैं वो RF से रिलेटेड होते हैं, हाई RF फॉल्ट, हाई रिफ्लेक्टेड RF फॉल्ट, ठीक है। तो इन दोनों के लिए आपको ट्रिप विंडो यहाँ सेट करना होता है। हाई RF फॉल्ट कितना होना चाहिए, जैसे आपका RF अगर 100 वाट अगर आप ले रहे हैं तो हाई RF फॉल्ट आप 110 वाट पे सेट करें, लो RF फॉल्ट उसका 190 वाट पे करें, 10 वाट कम करें उससे, 10 वाट ऊपर 10 वाट नीचे या 20 वाट ऊपर 20 वाट नीचे, डिपेंड्स ऑन योर नेचर ऑफ एप्लीकेशन। उसी तरह से रिफ्लेक्टेड पावर का जो ट्रिप सेटिंग है, मैंने बोला था कि रिफ्लेक्टेड पावर 10% से ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती उसको डाइजेस्ट करने की या एब्जॉर्ब करने की। सो देन यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि हम जो RF हाई रिफ्लेक्टेड ट्रिप पॉइंट रख रहे हैं वो कितना रख रहे हैं। तो दिस एम्पलीफायर इज मेंट फॉर 400 वाट एम्पलीफायर्स, 400 वाट RF आउटपुट। तो इसकी कैपेसिटी रिफ्लेक्टेड पावर की होगी ज़्यादा से ज़्यादा 40 वाट। तो आप 40 ना रखें, डिपेंडिंग अपॉन योर नेटवर्क वेवगाइड लेंथ आप 10 वाट रखिए या 15 वाट रखिए, उससे ज़्यादा अगर आप रखते हैं तो नेटवर्क के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि आप अगर मान लीजिए 12 वाट रिफ्लेक्शन आ रहा है आपके नेटवर्क में
और उसके बाद आप नेटवर्क चल रहा है, ये ट्रिप तो नहीं करेगा, लेकिन उस केस में आपको लीकेज काफ़ी होगा आरएफ का, और उससे लोगों को नुकसान होगा, बाकी के इक्विपमेंट आपके हैम्पर हो सकते हैं। और 12 वाट रिफ्लेक्शन काफ़ी होता है, उससे हो सकता है कोई वेव गाइड अगर मेल्ट हो जाए, गल जाए, तो परमानेंट डैमेज आपको दे सकता है। तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट हाई रिफ्लेक्टेड आरएफ फॉल्ट. Other than that, you may have problem with this knob sometime. ये particularly this 400 watt amplifier can have this, because बाकी के amplifier में ये knob नहीं होता है। तो ये स्प्रिंग एक्शन है, इसको आप ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे तो पावर बढ़ेगी, ऐसे उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो पावर घटती है। तो कई बार स्प्रिंग एक्शन जो है मैकेनिकल पार्ट है, ये तो हैंग हो जाता है, तो यू हैव टू बी लिटिल जेंटल विद दिस, और उसको केयरफुली अगर घुमाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। अदरवाइज इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस, वी कैन रिप्लेस दिस असेंबली। इसमें भी रिपेयर का कुछ बनता नहीं है, क्योंकि दिस इज स्प्रिंग, वो एक बार आप डीअसेंबल कर देंगे तो असेंबल करना मुश्किल हो जाता है। दिस इज ऑल फैक्ट्री फिटेड। उसके अलावा मेंटेनेंस के लिए इसमें कुछ ज़्यादा बचता नहीं है। क्लीनिंग आप करें, वो मैं आपको ब्लोअर चला करके दिखा देता हूँ। एक बार ब्लोअर देना जरा। आप ये कवर तो खुला हुआ है, ये प्लास्टिक एवनाइट कवर हटा दें और उसके बाद इसका क्लीनिंग करें। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ब्लो करने का होगा। ये मीडियम पे है, मीडियम है, मीडियम है या फास्ट है? हाई करो, हाई करो। आप हाई पे भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका वैक्यूम ब्लोअर कितना है। तो आप इन एरियाज में क्लीन कर सकते हैं जहाँ पे डस्ट एक्यूमुलेट होने का चांस ज़्यादा रहता है। फिर ये ब्लोअर है, आप जैसे यहाँ लगाएंगे, मैं हाथ इसलिए लगा रहा था कि इसका प्रेशर कम था, तो आप अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि जैसे जो ऑटोमोबाइल के लिए यूज करते हैं ना एयर प्रेशर, वो नहीं यूज, उतना तक नहीं होना चाहिए। दैट कैन मेक ए होल इन द वॉल, काफी प्रेशर होता है उसमें। बट इसमें जो है प्रेशर कितना है, आई थिंक कहीं पे मैनुअल मेंशन किया हुआ है, बट आई डू नॉट रिमेंबर दैट। पर आप अंदाजे से लगा सकते हैं, जितने डस्ट होंगे निकल जाते हैं जनरली। उसके बाद ये एवनाइट कवर लगा दीजिए इस पे। हेलो, यहाँ से ठीक है? आवाज सुनाई दे रही है? आर यू एबल टू लिसन? यस सर। हाँ, एक वीडियो और है, उसको भी शेयर करते हैं आपके सामने। ये फेल के बाद
आगे बढ़ते हुए इसके ट्रबल शूटिंग के लिए मैंने बताया है कि एक स्पेशल टूल की ज़रूरत होती है, उसको बोलते हैं ब्रेकआउट बॉक्स। तो अभी हम उसको ये दिखाएंगे कि आप हाई वोल्टेज सेक्शन उसका कैसे ऑन कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं कि पावर सप्लाई में प्रॉब्लम है या टीडब्ल्यूटी में प्रॉब्लम है। तो ये थोड़ा सा, जैसे शुरू में मैंने कहा था कि दिस इज़ अ डेंजरस सेक्शन टू हैंडल, तो थोड़ा केयरफुल रहना होता है। तो उसके लिए एक स्पेशल टूल की ज़रूरत होती है, उस टूल को बोलते हैं आप देख सकते हैं ये ब्रेकआउट बॉक्स, हाई वोल्टेज ब्रेकआउट बॉक्स है। बेसिकली इन लेमैन्स लैंग्वेज दिस इज नथिंग बट 1:1000 डाउन कन्वर्टर। 1000 वोल्ट आप यहाँ देते हैं इन टर्मिनल्स पे, और ये टर्मिनल से आप दूसरा फिर फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो बेसिकली दिस इज टाइपिंग बिटवीन टीडब्ल्यूटी एंड द पावर सप्लाई, और हमें जो वोल्टेज मेजर करना होता है इन टर्मिनल से मेजर करना होता है। तो आप 1000 वोल्ट यहाँ दे रहे हैं और आपको यहाँ पे 1 वोल्ट मिलेगा, 2000 वोल्ट देंगे यहाँ 2 वोल्ट मिलेगा। जो डिफरेंट टर्मिनल्स हैं वो हम मेजर करके भी दिखाएंगे आपको। उसके लिए आपको टीडब्ल्यूटी का हाई वोल्टेज सेक्शन खोलना पड़ेगा। तो हम पहले इसको आरएफ सेक्शन वाले जो केबल हैं वो डिस्टर्ब करता है, तो इसको खोल लेते हैं। उसके बाद इसका हाई वोल्टेज केबल, ये लाल डब्बा जो है दिस इज टीडब्ल्यूटी, तो इसका ये कन्वर्टर खोलना पड़ेगा, कनेक्टर। ये कनेक्टर हाई वोल्टेज मॉड्यूल से आ रहा है, और इसी में हम लगाते हैं अपने हाई वोल्टेज ब्रेकआउट बॉक्स को कनेक्ट करने के लिए इसका एक्सटेंशन केबल है। सो दिस हैज टू गो टू द पावर सप्लाई सेक्शन। ये एक्चुअली पोलराइज्ड केबल है, तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी और तरीके से फिट होगा ही नहीं है। इसको आप थोड़ा सा घुमाएंगे, ये टाइट हो गया। उसके बाद आप इसको इसमें लगा लें, ये दोनों में से किसी भी तरफ आप लगा सकते हैं। मैं यहीं पे कनेक्ट करता हूँ इसको। टाइट प्रॉपरली करना है, क्योंकि हाई वोल्टेज के साथ हम डील कर रहे हैं, तो थोड़ा लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए। इसका ग्राउंड वायर है, वो ग्राउंड वायर बॉडी में कहीं पे लगा दें, और उसके बाद उसको ऑन करेंगे। इसके साथ एक बिकॉज दिस इज नथिंग बट सिमुलेशन ऑफ टीडब्ल्यूटी, तो टीडब्ल्यूटी के लिए जितना उसके फिलामेंट का रेजिस्टेंस होगा वो इसके थ्रू लगाते हैं। दिस इज अ डमी लोड, इसको बोलते हैं। बेसिकली जो फिलामेंट का लोड उसका है रेजिस्टेंस, उतना ही रेजिस्टेंस इस डमी लोड में होता है। तो दूसरे एंड पे इस ब्रेकआउट बॉक्स के हम लगा देते हैं इसको। सब ठीक है ना पावर सप्लाई? तो
मल्टीमीटर हमने HPA को ब्रेकआउट बॉक्स के साथ लगा दिया, ऑन कर दिया, स्टैंड बाई आने तक वेट किया इसका। अब स्टैंड बाई जब आ गया तो हमने यहाँ से ट्रांसमिट प्रेस कर दिया। यू कैन सी दैट द हेलिक्स वोल्टेज इज बिल्डिंग 8.87 वोल्ट ऑन द डिस्प्ले। अब इसको वेरीफाई करना है कि ये सच में उतना ही दे रहा है या कुछ ऊपर नीचे है। तो आप यहाँ आप लगाए हेलिक्स 1 और कैथोड दोनों के बीच पे जो वोल्टेज बन रहा है 8.85, वहाँ पे हमारे को दिखा रहा है डिस्प्ले में। नहीं वो ठीक है, मल्टीमीटर दिख रहा है ना आपको। This is what you are telling, right? So you have to see that helix and cathode इन दोनों टर्मिनल के बीच में आपको मल्टीमीटर लगाना है। मल्टीमीटर हैज टू बी इन DC वोल्टेज मोड। आप देख सकते हैं 8.86 आ रहा है वोल्टेज। इसका लेबल वोल्टेज जो है 8.88 है, अंदर लिखा हुआ है इसमें। इसके नीचे लेबल लगा होता है इसके वोल्टेज पे। तो आप चाहें तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं आपको एडजस्ट करके भी दिखा देता हूँ। पहले इसको स्टैंड बाई कर लें। बड़ी सावधानी से इसको खोलना है कवर को। देन यू टू यूज अ स्मॉल स्क्रू ड्राइवर। आप देखिए ये मल्टीमीटर यहाँ रख दिया हमने। इसमें जो प्रॉपर यूज करते हैं तो इसके साथ बनाना प्लग आता है, वो लगा दीजिए तो ये इसमें चिपक जाएगा। तो यू डोंट हैव एम्बिग्यूटी फॉर चेकिंग द वोल्टेजेस। बट चूँकि मैं थोड़ा प्रैक्टिस में हूँ इसलिए मैंने कर दिया इसको। नाउ यू प्रेस ट्रांसमिट। ओके 8.87 है। अब इसका वोल्टेज कम करना है थोड़ा सा। आप इस पोटेंशियोमीटर पे जा करके आप देख सकते हैं 8.80 लाना है मुझे, बड़े सावधानी से, क्योंकि अगर स्क्रू ड्राइवर आपका नीचे टच हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। अब देख सकते हैं वोल्टेज घट रहा है। तो दिस इज योर 8800 वोल्ट्स DC। मैंने पहले कहा था ये 1:1000 डिवाइडर है। तो एक्चुअल वोल्टेज आप जो हैंडल कर रहे हैं वो है 8800 वोल्ट्स। अब डिस्प्ले पे देखिए कितना आ रहा है वोल्टेज, 8.80, लगभग उतना आ रहा है जितना होना चाहिए। ठीक है। सो यू कैन ऑलवेज हैव दिस इन माइंड। इसको बहुत ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर सकते आप। एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे जो पोटेंशियोमीटर है इसमें से आप एडजस्ट करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा एरर होता तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको ज़्यादा आप छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ मैटर ऑफ ओनली 10 वोल्ट्स। ओके। अब इसके बाद इसको आप स्टैंड बाई कर दीजिए। अब आप इसको लगा सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमने ये करके क्यों दिखाया। ये तब ज़रूरत पड़ती है आपको करने की जब आप इनमें से कोई बोर्ड, एक पावर प्रोसेसर है, हाई वोल्टेज मॉड्यूल है या पावर फैक्टर मॉड्यूल है, इन तीनों में से किसी को चेंज करते हैं तो आपको ये वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि TWT में ऊपर या नीचे मतलब द प्रॉपर वोल्टेज इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड। अगर वोल्टेज प्रॉपर नहीं हुआ तो दिक्कत होगी आपको। ट्यूब कैन लूज इट्स ओन एम्पलीफाइंग क्राइटेरिया, एम्पलीफाइंग परफॉर्मेंस। तो उसको इंश्योर करने के लिए दैट ट्यूब शुड नॉट गो डैमेज, ये एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। एक बोर्ड और है जिसको चेंज करने के बाद भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ मेन कंट्रोलर बोर्ड। कंट्रोलर बोर्ड यहाँ लगा हुआ है जो फ्रंट पैनल के दूसरा बोर्ड है। फ्रंट पैनल हो गया,
डिस्प्ले बोर्ड हो गया एंड देन द कंट्रोलर बोर्ड. सो दिस कंट्रोलर बोर्ड, दिस इज गॉट अबाउट 6 पोटेंशियोमीटर्स. वो पता लग जाता है कि यहाँ कंट्रोलर कौन सा है. ठीक है, उसके बाद हम इसको ऑफ करेंगे. फिर मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा आपको कि ब्लोअर वगैरह कैसे क्लीन रखना है, उसके इफेक्ट्स क्या हैं. अब इसको आप पहले तो बंद कर लीजिए. बंद करने के बाद इसको निकाल दीजिए. एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जब आप मेजरमेंट कर रहे हैं, ये ब्रेकआउट बॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें जो डमी लगा हुआ है, दिस डमी लोड इज नॉट कैपेबल एज गुड एज TWT. सो ये 24/7 बेसिस पे नहीं चल सकता है. इसको थोड़ी देर के लिए लगाना होता है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे तक आप लगाइए. आप फील करेंगे कभी कभी ये गर्म भी हो जाता है, तो इसलिए इसका ध्यान रखेंगे. और इसको हटा दीजिए, इसको डिसमेंटल कर दो. ये तीनों चीज़ें जो हैं, ये डमी लोड, ये केबल और ये बॉक्स, तीनों को अलग अलग करके नाइसली पैक करके रखिए. ये आप हमेशा काम आता है. वी आर यूजिंग दिस सिंस लास्ट 20 ईयर्स. उसके बाद इसको एज इट इज लगा दिया जाए. इसको चूंकि हाई वोल्टेज है, इसलिए प्रॉपरली लगा के प्रॉपर टाइट कर दें अप टू द मैक्सिमम थ्रेड विथ योर हैंड्स. अब इसमें जैसे मैंने बताया था, फैन, एक फैन तो ये है, हमने दिखा दिया, डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कैसे क्लीन करना है. इसके साथ इसका फिल्टर. दूसरा फैन यहाँ लगा हुआ है. ये फैन यहाँ से कोल्ड एयर सक करके इसको कंसंट्रेट करता है हॉट स्पॉट पे, जो हॉटेस्ट पॉइंट है ऑफ द एम्पलीफायर, उस पर फोकस करता है, सो दैट द कूलिंग बिकम्स मैक्सिमम. अब ये पूरा एरिया जो है आपका, दिस इज एल्युमिनियम असेंबली, नथिंग बट हीट डिसिपेटिंग मैकेनिज्म, और यू कैन से दैट दिस इज द हीट सिंक फॉर द कूलिंग ऑफ दिस TWT. तो इस पैसेज को क्लीन रखना है. कई बार क्या होता है कि डस्ट वस्ट अगर ज़्यादा है तो इसके अंदर घुस जाते हैं, तो फेदर्स एंड फॉरेन पार्टिकल एंड डस्ट. तो उसको क्लीन रखने के लिए once in a while, maybe twice, once in 2 years, you have to remove the fan and blow it. आप चाहें तो इसको खोल सकते हैं नीचे से. ये जैसे यहाँ माउंट किया उसी तरह से इसके नीचे माउंट किया हुआ है. देयर आर स्क्रूज एट द बॉटम. इन स्क्रूज को खोल करके आप साफ कर सकते हैं, तो ये पूरा हट जाएगा. बट यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन यू रिमूव दिस, बिकॉज ये पूरा RF असेंबली है आपकी. RF असेंबली में अगर जंपर्स, जॉइंट्स ठीक से टाइट नहीं होंगे तो आपको RF लॉसेस दिखने लगेंगे. सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट. With this, I think we have completed the repairing. There is another potentiometer for adjusting the filament voltage. वो filament voltage इन दोनों FET के, इन दोनों रेगुलेटर के बीच में है. तो you have to use this. Actually ये वाला खतरनाक होएगा आपको स्क्रू ड्राइवर यूज करना. इसकी जगह प्लास्टिक का यूज करें ताकि ये किसी फॉरेन दूसरे कंपोनेंट में टच ना करे. एक वोल्टेज और आप चेक कर सकते हैं इन दोनों के बीच में. दिस इज ऑन द पावर प्रोसेसर बोर्ड. एक कंपोनेंट, एक वोल्टेज और है जो आप मेजर कर सकते हैं मल्टीमीटर से. वो है टेस्ट पॉइंट है वो. दिस इज अ DC वोल्टेज. मैं इसको ऑन कर रहा हूं. आप देख सकते हैं एक टेस्ट पॉइंट यहाँ है और दूसरा यहाँ है. दोनों के बीच का वोल्टेज इट्स अबाउट 380 वोल्ट्स. ये DC है. एक टेस्ट पॉइंट ये हो गया लाल वाला केबल और दूसरा उसके नीचे वाला. अब देख लो वही वोल्टेज आ रहा है. ठीक है,
बट ये करते वक्त यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, क्योंकि ये ऊपर से नीचे हो गया तो इट विल टच एंड डैमेज अदर कंपोनेंट्स. सो दिस इज द इनिशियल सेक्शन. जब आप 230 वोल्ट AC देते हैं तो ये DC में कन्वर्ट करता है. ठीक है, ये 2-3 पॉइंट हो गए. और उसके बाद उसके बाद 5-6 आई मीन इन टोटल देयर आर 6 पोटेंशियोमीटर्स meant for RF forward power, reflected power, attenuator, helix voltage, heater voltage and helix voltage and the collector voltages. I mean, there are 6 potentiometer. This is just to match and calibrate your display. तो ये एक्चुअली होता है, ये दिस इज द कोर्स एंड दीज आर द फाइन एक्चुअली. मतलब कोर्स के लिए क्या है कि एक्चुअल वोल्टेज आपको यहाँ से एडजस्ट करना है. डिस्प्ले मैच करने के लिए इन पोटेंशियोमीटर्स को आप ट्यून कर सकते हो. तो दीज आर गिवन इवन इन द इंस्टॉलेशन मैनुअल ऑल्सो. अगर आपको ट्यून करना कर सकते हैं, इससे कोई ज़्यादा खतरा नहीं है. बट मेरा सजेशन ये रहता है बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस कि यू नीड नॉट टच इट. अगर 5-10 वोल्ट ऊपर नीचे भी है तो आप उसको छोड़ सकते हो उसी तरह से. जी अभी 2 वीडियो और रहेंगे अपने. रिकॉर्डिंग बंद सर. रिकॉर्डिंग तो वैसे बंद चल रही है. नहीं ऊपर ऑन है, उधर से बंद तो नहीं होगी. तो यहाँ भी आ जाएगा. ऐसा ना हो रिकॉर्ड को. Thank you friends. So this was our last video. We have shown all the video related to HPA, up converter and modulator. You can collect your queries and we will come up online with Rahul at 11:30. Our tomorrow class will start at 10 AM. जैसे कि usually हम लोग 10 AM पर शुरू करते हैं. तो CY and नॉट मेजरमेंट की ऊपर क्लास रहेगी. टुमारो देयर विल बी क्लास ऑफ CY and नॉट मेजरमेंट्स एंड कैलकुलेशंस. ठीक है. हेलो, इज इट ओके? यस सर, आपकी आवाज आ रही है. हाँ ठीक है. Thank you. ओके, थैंक यू. तो टुडे वी आर क्लोजिंग दिस सेशन. देयर वाज ए एलोबरेट सेशन इज टेकन प्लेस. दोनों सेशन हमने ले लिए, फर्स्ट एंड हाफ सेशन. ठीक है. नाउ फ्रेंड वी आर क्लोजिंग द सेशन. टुमारो विल मीट एट 10 AM. थैंक यू.